WTR लैब बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट इनाम 0.2% #76 अध्याय 76 अमर जड़ लौटाओ आधे घंटे पहले जियांग फैंग के टूटे हुए ढांचे से सफलतापूर्वक गुजरने के बाद लियू संप्रदाय की कई महिला शिष्याएं शांत नहीं बैठ सकी। उनके द्वारा लाया गया 7वां स्तरीय आध्यात्मिक खजाना फ्लाइंग क्लाउड शटल तैयार था। फ्लाइंग क्लाउड शटल का आकार उड़ने वाली नाव जैसा है, लेकिन यह उड़ने वाली नाव से बहुत संकरी है। इसमें एक बार में केवल 2 लोग ही बैठ सकते हैं। इसलिए लियू संप्रदाय के नेता येलिंग शान और यून मिन फ्लाइंग क्लाउड शटल को चलाने और टूटी हुई संरचना से गुजरने के लिए जिम्मेदार थे। वे लियू संप्रदाय पीछे नहीं रहना चाहिए। वरिष्ठ बहन यून और कनिष्ठ बहन ये आपको जीवित वापस आना होगा। हाँ, अवसर आपके अपने जीवन से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। दोनों महिलाओं के जाने से पहले लियू संप्रदाय की अन्य महिला साधक अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। येलिंग शान कुछ कहने ही वाला था, लेकिन यून मिन ने पहले बोल दिया, ठीक है सिस्टर, ये और मैं सुरक्षा पर ध्यान देंगे, इसलिए हमें शाप मत दो। चल दर। उसके बाद यून मिन ने सीधे आध्यात्मिक खजाने फ्लाइंग क्लाउड शटल को सक्रिय कर दिया। सभी की निगाहों के सामने 10 मीटर लंबा फ्लाइंग क्लाउड शटल अत्यंत तेज गति से संरचना में घुस गया और वास्तव में इस नियम की अनदेखी कर दी कि वह उड़ नहीं सकता। कई किसान भावना से भरे हुए थे। जैसा कि 3 प्रमुख संप्रदायों में से एक लियू संप्रदाय से अपेक्षा की जाती है, अकेले इसकी नींव हमारे छोटे संप्रदायों के साथ तुलनीय नहीं है। यह अफसोस की बात है, काश मैं लियू संप्रदाय में शामिल हो पाता। मेरे साथी ताओवादी, आप एक पुरुष हैं और आप लियू संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं जो महिला साधकों से भरा है। आपका इरादा क्या है? मैं बस लियू संप्रदाय की परियों के साथ महान तरीके पर चर्चा करना चाहता हूं। मेरे जैसे साधक दूसरों की आंखों की परवाह कैसे कर सकते हैं? दूसरी ओर येलिंग शान और यूमिन के गठन में प्रवेश करने के बाद उनकी गति धीमी और धीमी हो गई। अनगिनत स्वर्ण तलवार क्यूई ने उड़ते बादल शटल पर जबरदस्त तरीके से हमला किया और पूरा आध्यात्मिक खजाना घनी ध्वनियों से भर गया। इसके बाद हर कुछ मीटर आगे फ्लाइंग क्लाउड शटल पर संरचना अवरोध का महान परीक्षण किया गया। वरिष्ठ बहन यून, प्राचीन काल से बची हुई यह संरचना वस्तु के प्रवेश करने पर अधिक प्रतिकर्षण उत्पन्न करती प्रतीत होती है। हम अब और नहीं रुक सकते। आधे रास्ते में ही येलिंग शान को लगा कि वह अब और सहन नहीं कर सकती। उसने अपने होठों को कसकर दबाया, फ्लाइंग क्लाउड शटल के हल्के पर्दे को सहारा दिया। भयंकर टक्कर से उसका शरीर थोड़ा कांप उठा और ऐसा लग रहा था कि वह मरने वाली है। जूनियर बहन, आप रुकें, हम जल्द ही आ जाएंगे। यून मिन का चेहरा भी पीला पड़ गया था। वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर वे यहां नहीं टिके तो दोनों को दफनाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। हालांकि इसका एक बड़ा प्रभाव भी हुआ। फ्लाइंग क्लाउड शटल पर लगी फिल्म अंततः टिक नहीं सकी और फट गई। अनगिनत स्वर्ण तलवार क्यूई समुद्र में प्रवेश करने वाले ड्रैगन की तरह 2 महिलाओं की ओर बढ़ी। प्रत्येक तलवार क्यूई में जिंदन काल में एक चरम हमले के बराबर शक्ति थी। सब खत्म हो गया। यह विचार येलिंग शान के दिमाग में कौन था? हास्यास्पद, वह अभी भी अमर जड़ को वापस करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह मर जाएगी। उसके दिल में पछतावा अचानक ज्वार की तरह बढ़ गया। यदि उसके पास चमकदार दिव्य शरीर और अमर जड़ भी हो तो भी इसे क्या फर्क पड़ता है? पूर्ण शक्ति के सामने सब कुछ हास्यास्पद लग रहा था। जब येलिंग शान हताश था, तभी एक लंबा व्यक्ति 7 रंगों वाली अमर तलवार पर कदम रखते हुए आया और सारी सुनहरी तलवार की ऊर्जा को खींच लिया। वह है जियांग फैंग। जब येलिंग शान ने सफेद कपड़ों में उस आकृति को देखा तो उसकी खूबसूरत आंखों में जीवित रहने की तीव्र इच्छा फूट पड़ी। उसने यून मिन की ओर से उड़ते हुए शटल को मोड़ दिया, जो पहले से ही बुरी तरह डरी हुई थी, और फिर सबसे तेज गति से टूटी हुई संरचना को छोड़ दिया। दृश्य बदल गया। जैसे ही जियांग फैंग पहाड़ से नीचे आया, उसने येलिंग शान और अन्य लोगों की शटल को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। हालांकि जब वे आधे रास्ते में पहुंचे तो उन्हें परेशानी होने लगी। येलिंग शान को देखकर जियांग फैंग ने स्वाभाविक रूप से तीसरी छोटी बहन की परी जड़ के बारे में सोचा, जिसे उसने छीन लिया था। हालांकि इस चरित्र को खेल में सफेद कर दिया गया था, लेकिन जियांग फैंग की राय में उसके मन में अभी भी येलिंग शान के लिए अच्छी भावनाएं नहीं थी। चूंकि वह याओ की परी जड़ को छीनना नहीं चाहता था, तो सीधे तौर पर मना क्यों नहीं कर दिया? क्या आपको अपने दादाजी की बात माननी होगी और बहनों के बीच मतभेद पैदा करना होगा? ये देखते हुए कि येलिंग शान गठन में तलवार की ऊर्जा से टुकड़े टुकड़े होने वाला था, जियांग फैंग ने फिर भी कार्रवाई की। उसके पास येलिंग शान के बारे में कोई विचार नहीं था, लेकिन वह तीसरी छोटी बहन की परी जड़ को वापस लेना चाहता था। तब तक परी और शैतान एक हो जाएंगे और ये याओ की ताकत निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। सुनहरी तलवार की ऊर्जा जियांग फैंग की रंगीन परी सोने की तलवार पर गिर गई और इसने बिल्कुल भी पानी नहीं छिड़का। जल्द ही यह सब गायब हो गया और जियांग फैंग भी कदम से कदम मिलाकर गठन से बाहर चला गया। संरचना के बाहर कई लोगों ने जियांग फैंग को लियू संप्रदाय की 2 परियों को बचाते हुए देखा और वे सभी खुश हुए। मैंने सुना है कि यद्यपि यह साथी ताओवादी जियांग फैंग एक उत्कृष्ट उपस्थिति रखता है, लेकिन उसकी ताकत केवल क्यूई प्रशिक्षण के तीसरे स्तर पर है। ऐसा लगता है कि यह सब बकवास है। वह स्पष्ट रूप से एक तलवारबाजी प्रतिभा है। हाँ, और उसने लियू संप्रदाय से 2 परियों को भी बचाया। उसका चरित्र भी निंदनीय है। ये साथी ताओवादी जियांग फैंग बहुत सुंदर है। मैं वास्तव में इसे निचोड़ना चाहता हूं। जब सब लोग बातें कर रहे थे, जियांग फैंग अंततः गठन से बाहर निकल गया और आसानी से बाहर लौट आया। जियो योरू और शांगुआन लिंग सीधे आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन जो रुक्सी ने उन्हें फिर से रोक दिया। वरिष्ठ बहन जो उद्धरण चिन्ह ... बड़ी बहन, दोनों महिलाओं ने जो रुक्सी को अजीब नजरों से देखा। जो रुक्सी ने जियांग फैंग को संकेत देने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल किया और अपने लाल होठों से कहा, जूनियर भाई जियांग को कुछ निपटना होगा, इसलिए हमारे लिए बेहतर है कि हम पहले वहां न जाएं। ये सुनने के बाद दोनों महिलाओं ने फिर से जियांग फैंग की ओर देखा और देखा कि जियांग फैंग येलिंग शान और अन्य लोगों की ओर चल रहा था जिन्हें अभी बचाया गया था। भैया, वह एहसान चुकाना तो नहीं चाहेगा, है ना? नहीं भाई, वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं है। जियो योरू ने अपने दिल में ऐसा सोचा और उसकी खूबसूरत आंखें जियांग फैंग की दिशा में घूरने लगी। दृश्य बदल गया। जियांग फैंग टूटे हुए गठन से बाहर निकलने के बाद वह अकेले लियू संप्रदाय के शिविर में आया। इस कदम ने स्वाभाविक रूप से अन्य संप्रदायों के साधकों का ध्यान आकर्षित किया और उन सभी ने अनुमान लगा लिया कि जियांग फैंग क्या करना चाहता था, क्योंकि उसके कार्य बहुत ही जानबूझकर किए गए थे। जब जियांग फैंग येलिंग शान और अन्य लोगों के सामने आया तो येलिंग शान ने पहल करते हुए कहा, साथी ताओवादी जियांग फैंग, इस बार मुझे और मेरी बहन को मुसीबत से बाहर निकालने के लिए धन्यवाद। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, जब तक लिंग शान कर सकती है, वह निश्चित रूप से करेगी। जैसे ही ये शब्द निकले, संप्रदायों के कई साधकों को तुरंत येलिंग शान के बारे में अच्छा महसूस हुआ। पर ये आप लियू संप्रदाय की प्रतिभा की नई पीढ़ी होने के योग्य हैं। आप जानते हैं कि दयालुता कैसे चुकानी है। वह जियांग फैंग वास्तव में कुछ खास है। वह परी के दिल में एक अच्छी छाप छोड़ सकता था, लेकिन वह सिर्फ इनाम मानने गया था। आप क्या जानते हैं भाई, जियांग फैंग और परी वे स्वर्ग में बनी एक आदर्श जोड़ी हैं। विभिन्न संप्रदायों के साधक इसके बारे में बात कर रहे थे और यह आवाज जियांग फैंग के कानों तक भी पहुंची। हालांकि उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। येलिंग शान द्वारा इनाम मानने की पहल करने के बाद जियांग फैंग बहुत उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया। चूंकि परी ये भुगतान करने को तैयार है, तो क्या आप अपने शरीर में परी की जड़ को इनाम के रूप में सौंप सकते हैं? आखिरकार यह मेरी छोटी बहन ये याओ का है। कच्चा https://www.chen-shu.com/txt/10982.com/txt/101587158613030366005। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA कुकी नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 75 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट इनाम 0.2% #77 अध्याय 77 ये याओ की हत्या का इरादा पर ये कृपया मेरी छोटी बहन की परी जड़ लौटा दो। जियांग फैंग येलिंग शान के सामने खड़ा था। उसके सफेद कपड़े बर्फ की तरह सफेद थे और वह जैक की तरह सुंदर था। उसके चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। हालांकि उनके मुंह से निकले शब्दों ने वहां उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया।
परी आत्मा जड़ जियान फैंग वास्तव में परी जड़ को इनाम के रूप में चाहता था। भले ही वह येलिंग शान का उद्धार करता हो, पर ये कि परी आध्यात्मिक जड़ों को छीनने की कोशिश करना बहुत ज्यादा है। आपको पता होना चाहिए कि आध्यात्मिक जड़ें एक भिक्षु की साधना की नींव है। यदि आप अपनी आध्यात्मिक जड़ें खो देते हैं तो आप जीवन भर अभ्यास करने में असमर्थ रहेंगे जब तक कि आप राक्षसी साधना का मार्ग नहीं अपना लेते। ये तो बहुत हो गया। मैंने शुरू में सोचा था कि जियान फैंग एक ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन ये पता चला कि परी को बचाने के पीछे उसका कोई छिपा हुआ मकसद था। हाँ, हो सकता है कि हुआ किंग संप्रदाय के साथी ताओवादियों का समूह भी मारा गया हो। एक मिनट रुको, जियान फैंग ने कहा कि परी आत्मा की जड़ उसकी छोटी बहन की है। क्या आपको लगता है कि इसमें कोई छिपा हुआ रहस्य है? ये सरासर बकवास है। परी ये कि परी जड़ के बारे में दुनिया को बहुत पहले ही पता चल चुका है। यह उसकी छोटी बहन की कैसे हो सकती है? मैं तो बस कोई बड़ा बहाना ढूंढ रही हूँ। अन्य संप्रदायों के भिक्षु, पुरुष और महिलाएं जियान फैंग के कार्यों से काफी घृणा करते थे। हालांकि चीजें सभी की उम्मीदों से परे हो गईं। जब जियान फैंग ने येलिंग शान से परी जड़ मांगने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो येलिंग शान ने खुद कुछ नहीं कहा, लेकिन लियू संप्रदाय की महिला शिष्याएं उसके सामने रुक गईं। युनमिन ने जियान फैंग को घूरते हुए कहा, जियान फैंग, हालांकि आपने मेरी और जूनियर सिस्टर येलिंग शान की जान बचाई है। हालांकि अमर आध्यात्मिक जड़ जूनियर बहन ये की साधना का आधार है, तो आप इसे किसी अन्य पुरस्कार के लिए क्यों नहीं बदल सकते? नहीं सकता। जियान फैंग ने शांति से अपना सिर हिलाया। उसकी गहरी निगाह अभी भी येलिंग शान पर टिकी थी। वह देखना चाहता था कि वह क्या चुनाव करेगी। जियान फैंग की दमनकारी निगाहों को देखकर येलिंग शान की सांस फूलने लगी। अभी उसे जियान फैंग के बारे में कुछ भ्रम था, लेकिन ये भ्रम एक पल में ही टूट गया। पता चला कि वह याओ का बड़ा भाई है। येलिंग शान अपने दिल में कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। आखिरकार यह सब उसकी गलती थी। अगर उसने परी की जड़ को स्वीकार नहीं किया होता तो उसके सामने वाले आदमी के साथ कुछ होने का मौका मिल सकता था। क्या तुम सचमुच याओ के वरिष्ठ भाई हो? येलिंग शान ने पहले ही अपने दिल में निर्णय ले लिया था, लेकिन फिर भी उसने आशा की एक किरण के साथ पूछा। ये सही है, याओ अब मेरी तीसरी छोटी बहन है। जब तुमने उसकी परी जड़ छीन ली तो उसे अभ्यास जारी रखने के लिए शैतान के रास्ते पर चलना पड़ा। उसने अपने अंदर शैतानी शक्ति भी विकसित कर ली। लियू संप्रदाय की परी के रूप में आप हमेशा अलग थलग रही हैं। मुझे डर है कि आप उस तरह का दर्द बिल्कुल महसूस नहीं कर सकती, है ना? जियान फैंग का स्वर धीमा था और उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। जब उसने ये याओ की पीड़ा के बारे में सोचा तो वह अपने सामने खड़ी महिला को माफ नहीं कर सका। अब वह बस अपनी छोटी बहन की चीजें वापस पाना चाहता था। जियान फैंग के शब्द सुनकर येलिंग शान का दिमाग खाली हो गया। क्या याओ वास्तव में अभ्यास करने के लिए शैतान के रास्ते पर चली गई थी? इसके अलावा यह आंतरिक राक्षसों को भी जन्म देता है। मेरे दिल में पश्चाताप की तीव्र भावना उभरी। हालांकि वह ये भी जानती थी कि अब वह इसकी भरपाई नहीं कर सकती और एकमात्र काम जो वह कर सकती थी वह था परी की जड़ को वापस करना। इस बारे में सोच रहा हूँ। येलिंग शान ने जियान फैंग की आंखों में गंभीरता से देखा, सिर हिलाया और कहा, मैं समझता हूँ, मैं अब याओ को परी की जड़ लौटा दूंगा, बस अपनी कुछ गलतियों की भरपाई करने के लिए। ऐसा कहकर येलिंग शान ने पहले ही अंतरिक्ष वलय से एक खंजर निकाल लिया था। उसने खंजर को अपने नंगे हाथ में पकड़ लिया और फिर उसे अपने दाने चेन में घुसा दिया। हालांकि जब खंजर पेट में घुसाने ही वाला था तो युनमिन ने उसे रोक दिया। छोटी बहन, ये क्या तुम पागल हो? युनमिन ने येलिंग शान की बांह कसकर पकड़ ली। यदि आप अपनी आध्यात्मिक जड़ें खो देंगे तो आप भविष्य में अभ्यास नहीं कर पाएंगे। येलिंग शान ने युनमिन के बंधनों को तोड़ दिया और उदास चेहरे के साथ कहा, वरिष्ठ बहन, अगर मैं परी जड़ को छोड़ दूं तो क्या होगा? मास्टर ने मुझे ऐसे काम नहीं करने के लिए कहा है जो आपके सच्चे दिल के खिलाफ हो। आज मैं येलिंग शान ये परी जड़ याओ को लौटा दूंगा। ऐसा कहने के बाद येलिंग शान ने दृढ़ निश्चय के साथ खंजर को अपने डेंटियन में डाला और फिर अपने दूसरे हाथ का उपयोग करके परी की जड़ को जीवित खोदकर बाहर निकाला। जैसे ही अमर आत्मा जड़ को खोदा गया उसमें से महान दाव की आभा निकली, मानो वह लोगों को तुरंत दाव का एहसास करा देगी। हालांकि येलिंग शान जिसने परी की जड़ को जबरन खोदा था उसकी अचानक सांस रुक गई और यहाँ तक कि उसका मूल रूप से क्रिस्टल स्पष्ट कांच का शरीर भी स्थायी रूप से अपनी चमक खो बैठा। इस प्रकार की कार्रवाई से संप्रदाय के सभी अनुयायियों की आंखें चौड़ी हो गईं। परी ये ने वास्तव में परी जड़ खो दी है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि परी जड़ वास्तव में उसकी छोटी बहन की आध्यात्मिक जड़ थी जैसा कि जियान फैंग ने कहा था? ऐसा लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि लियू संप्रदाय की मुख्य शिष्या जियान जी के शरीर में अन्य लोगों के शरीर से ली गई आध्यात्मिक जड़ें होंगी। ये पता चला है कि हम सभी ने गलत तरीके से वरिष्ठ भाई जियान फैंग को दोषी ठहराया है। विभिन्न प्रमुख संप्रदायों के लोगों ने जियान फैंग के बारे में अपने विचार पूरी तरह से बदल दिए थे। जियान फैंग को इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। येलिंग शान से परी जड़ लेने के बाद जब उसने परी जड़ को देखा जिससे एक रहस्यमय आभा निकल रही थी तो उसे राहत महसूस हुई। जब तक हम अवसर ढूंढते हैं और परी आत्मा की जड़ को तीसरी छोटी बहन को लौटा देते हैं तब तक उसके भीतर के राक्षसों का दमन अवश्य हो जाएगा, है ना? जब जियान फैंग दांतियान तलवार संप्रदाय शिविर में लौटने वाला था तो येलिंग शान ने अचानक उसे रोक दिया। वरिष्ठ भाई जियान फैंग, क्या आप मेरे लिए याओ से माफी मांग सकते हैं? मुझे पता है, मुझे उसके लिए दुख है। जियान फैंग ने रुककर पलट कर कहा, चूंकि आपको उसके लिए दुख है तो आप उसे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगिए। मुझे अपनी माफी बताने दीजिए, क्या यह अपने आप को धोखा देना नहीं है? जियान फैंग की अभिव्यक्ति अभी भी ठंडी थी। वह लंबे समय से यह मानता था कि चूंकि येलिंग शान जानती थी कि वह गलत थी, इसलिए उसे आध्यात्मिक जड़ को तीसरी बहन को वापस कर देना चाहिए था, बजाय इसके कि वह व्यक्तिगत रूप से इसके लिए पूछने का इंतजार करे। मैं समझता हूँ। येलिंग शान का खूबसूरत चेहरा थोड़ा अकेला था। जब सभी को लगा कि मामला खत्म हो गया है तो जियान फैंग मुड़कर चला गया। अचानक परिवर्तन अचानक बढ़ गया। एक छोटी सी आकृति एक काली तलवार पर कदम रखते हुए दूर से उड़ी और फिर सीधे लियू संप्रदाय के स्थान पर उतरी। यह आकृति ये याओ थी जो अभी यहाँ पहुंची थी। जियान फैंग ने इस हलचल को देखा। उसने पलटकर देखा कि ये याओ एक बड़ी तलवार पकड़े हुए येलिंग शान पर वार करने के लिए तैयार है। छोटी बहन, एक मिनट रुको, जियान फैंग जल्दी में चिल्लाया। येलिंग शान ने पहले ही अमर जड़ लौटा दी थी और वह ये याओ के परिवार के विनाश के पीछे की मास्टरमाइंड नहीं थी, इसलिए वह मौत की दोषी नहीं थी। हालांकि जियान फैंग की बातें सुनने के बाद ये याओ केवल एक पल के लिए रुकी और फिर अपने हाथ में तलवार घुमाना जारी रखा। उसका पूरा शरीर लाल दुष्टात्माओं से लिपटा हुआ था, मानो कोई नरक से लौटी हुई प्रेतात्मा हो। जियान फैंग ने भौहें सिकोड़ी। क्या ऐसा हो सकता है कि तीसरी छोटी बहन फिर से आंतरिक दानव द्वारा नियंत्रित हो गई हो? यदि येलिंग शान को अभी मार दिया गया तो उसका आंतरिक दानव और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, है ना? कम से कम छोटी बहन को तो पता चले कि येलिंग शान ने अमर जड़ लौटा दी है। अगर वह अभी येलिंग शान को मारना चाहती है तो वह उसे और नहीं रोकेगा। ये सोचते हुए जियान फैंग ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और लगभग तुरंत ही ये याओ को रोक दिया। यकीन से इस समय ये याओ की आंखें लाल हो गई थीं। कच्चा https://www.696.com/txt/109.67588303030060607 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com V1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 76 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट इनाम 0.2% #78 अध्याय 78 याओ को सीनियर ब्रदर सबसे ज्यादा पसंद है। रास्ते से अलग हटें। जियान फैंग स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था कि इस समय उसके शरीर को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति 10 साल बाद ये याओ था। उसने जियान फैंग पर हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि 10 साल बाद ये याओ को जियान फैंग के प्रति ज्यादा नाराजगी नहीं थी जो उस समय जादू का अभ्यास नहीं करता था। इसके अलावा उसने ये याओ से वादा किया था कि वह जियान फैंग को चोट नहीं पहुंचा सकती। छोटी बहन, जल्दी से उठो, अब तुम अपने भीतर के राक्षस के नियंत्रण में हो। जियान फैंग पीछे नहीं हटा बल्कि आगे बढ़ा और कदम दर कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखें बेहद दृढ़ थीं। वह पूरी तरह से रक्षाहीन था, मानो उसे इस बात की चिंता ही नहीं थी कि ये याओ अचानक उस पर हमला कर देगी। हाँ, मैं कोई आंतरिक राक्षस नहीं हूँ, ये याओ ने 10 साल बाद ठंडे स्वर में कहा।
लेकिन उसके हाथ में मौजूद बड़ी तलवार आज्ञा पालन में असमर्थ होकर धीरे धीरे गिर गई। चाहे उसने जो भी सोचा हो, कम से कम मूल शरीर के रूप में ये याओ निश्चित रूप से जियान फैंग को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। इस समय चेतना के सागर में दोनों ये याओ आपस में जमकर बहस कर रहे थे। मुझे दूसरा बनाओ, मुझे मेरा शरीर वापस दो। भाई तुम ये सब मेरी भलाई के लिए ही कर रहे होगे। चुप रहो याओ क्या तुम्हें नहीं पता कि उस तथाकथित चचेरे भाई ये लिंगशान ने तुम्हें कैसे चोट पहुंचाई? लेकिन अब वह बहुत कमजोर लग रही है। क्या ये बेहतर नहीं है? जब तक हम उसे मार देंगे हम अपना आधा बदला ले लेंगे। डॉट 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 जियान फैंग ने ये याओ के चेहरे पर उलझन देखी और सोचा कि वह अपने भीतर के राक्षसों से लड़ रही है। अब उसे बस किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसका साथ दे। ये सोचते हुए जियान फैंग ने संकोच नहीं किया और ये याओ के छोटे शरीर को गले लगाने के लिए दौड़ा। ये याओ जियान फैंग की अचानक कार्रवाई से हैरान रह गई और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। फिर उसकी आंखें धीरे धीरे साफ हो गईं। मूल शरीर के रूप में ये याओ ने सफलतापूर्वक अपने शरीर पर नियंत्रण हासिल कर लिया और उसके हाथ की तलवार नीचे खिसक कर लाल मिट्टी में जा धंसी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मास्टर जी भाई याओ रको भाई सबसे ज्यादा पसंद है। ये याओ ने जियान फैंग के आलिंगन और उसकी छाती की गर्मी को महसूस किया और उसका मूड स्पष्ट रूप से शांत हो गया। यहाँ तक कि बदला लेने की बात भी अस्थायी तौर पर भूल दी गई। जब जियान फैंग को पता चला कि ये याओ ठीक हो गई है तो उसने ये कहने का अवसर लिया, याओ आपके चचेरे भाई ये लिंगशान ने परी की जड़ वापस कर दी है। अब परी जड़ मेरे हाथ में है, क्या मैं बाद में इसे आपके शरीर में वापस डालने में आपकी मदद कर सकता हूँ? ये याओ थोड़ा चौंक गई। तो ये बात है। उसने ये लिंगशान की ओर देखा और निश्चय ही ये लिंगशान ने क्षमा याचना भरी नजर से उसकी ओर देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि जब उसने हमला किया तो ये लिंगशान ने विरोध नहीं किया। ये पता चला कि वह जानती थी कि वह गलत थी, लेकिन फिर भी उसे पता था कि वह गलत थी। उसके दादा और परिवार के अन्य सदस्य वापस नहीं आए। भाई चलो यहाँ से चलें। जब उसने ये कहा तो ये याओ की आवाज पहले से ही रोने जैसी थी। ये याओ जियान फैंग के श्रमसाध्य प्रयासों को समझती थी। वह जानती थी कि उसका भाई नहीं चाहता होगा कि उसके अंदर का शैतान बढ़ता रहे, इसलिए उसने उसके सामने खड़ा होना चुना। ठीक है, जियान फैंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह सीधे ये याओ को ले गया और दांतन तलवार संप्रदाय के शिविर में लौटने के लिए तैयार हो गया। अचानक ये लिंगशान की आवाज पीछे से आई, याओ मुझे माफ कर दो। जियान फैंग रुका नहीं बल्कि थोड़ा रुका और ये याओ को वापस दांतन तलवार संप्रदाय के शिविर में ले जाना जारी रखा। डॉट 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 भाई क्या तुम ठीक हो? जैसे ही वह दांतन तलवार संप्रदाय के शिविर में वापस आया, जियो उसके पास आया और चिंता से पूछा। जहां तक इस तथ्य का सवाल है कि ये याओ जियान फैंग पर लगी हुई थी, उसने इसे अनदेखा कर दिया। वह जियान फैंग की सुरक्षा के बारे में अधिक चिंतित थी। आखिरकार जियान फैंग ने अत्यंत शक्तिशाली टूटी तलवार संरचना को तोड़ दिया था। भले ही वह घायल हो गया था, ये सामान्य था। शांगुआन लिंग ने भी तुरंत पूछा, हाँ भाई जियान आप घायल नहीं है ना? आप अपने कपड़े क्यों नहीं उतारते और मुझे जांच करने देते हैं? लिंगर तुम किस बारे में बात कर रही हो? जो रुक्सी ने अपनी छोटी बहन को ये कहते हुए देखा और बोलने से खुद को रोक नहीं सकी। जूनियर भाई जियान फैंग को यहाँ अपने कपड़े उतारने दो। क्या यह अन्य महिलाओं द्वारा नहीं देखा जाएगा? वह नहीं चाहती थी कि जियान फैंग का शरीर अन्य महिलाओं को दिखे। तीनों लड़कियों को अपने प्रति इतना चिंतित देखकर जियान फैंग के दिल में एक गर्मजोशी भरी भावना उत्पन्न हुई। मैं ठीक हूँ, मैंने आपको चिंता में डाल दिया, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर तीनों लड़कियों को राहत मिली। इस समय जियान फैंग की बाहों में ये याओ शांत हो गई थी और उसकी नजर अन्य तीन लड़कियों पर पड़ी और अंत में जो रोक्सी पर टिक गई। कुछ गड़बड़ है। दूसरी वरिष्ठ बहन और शांगुआन लिंग के बारे में भूल जाओ। वरिष्ठ बहन जो अपने वरिष्ठ भाई को स्नेह से क्यों देखती है? जो रुक्सी की राशि जुड़वा चोटियों को देखकर ये याओ को दबाव का एहसास हुआ। अगर उसने अपने वरिष्ठ भाई का पीछा करने की पहल की तो क्या वह इसका सामना कर पाएगा? लेकिन फिलहाल तो ऐसा लगता है कि उसका और उसके बड़े भाई का रिश्ता सबसे करीबी है। वह उसकी बाहों में है, इस बारे में सोच रहा हूँ। ये याओ मुस्कुराई और जियान फैंग की बाहों में झुक गई और जियान फैंग पर अपना स्वामित्व घोषित कर दिया। वह निश्चित रूप से जीतेगी। इस तरह की हरकत से स्वाभाविक रूप से अन्य तीन लड़कियों के माथे पर बल पड़ गए। जियो योरू ने आकर ये याओ का हाथ पकड़ लिया। तीसरी जूनियर बहन वरिष्ठ भाई अभी टूटी हुई संरचना से बाहर आए हैं और वे थोड़े थके हुए होंगे। अगर आप ठीक हैं तो आपको पहले नीचे आना चाहिए। ये याओ ने अपनी जगह नहीं छोड़ी बल्कि उसे और भी कसकर गले लगा लिया। इस समय जियान फैंग मुस्कुराया और कहा, जूनियर बहन याओ को थोड़ी देर के लिए स्वेच्छाचारी होने दो, उसके लिए अपने आंतरिक राक्षसों को दबाना आसान नहीं है। जियान फैंग ने जो कहा उसे सुनकर जियो योरू को इतना गुस्सा आया कि उसकी छाती फटने वाली थी। धतेरी की, बड़ा भाई बहुत कोमल है, इसलिए वह तीसरी छोटी बहन के द्वारा इतनी आसानी से धोखा खा गया। देखो ये तीसरी छोटी बहन बड़े भाई की बाहों से चिपकी हुई है और लात टपका रही है। आप ये कहां देख सकते हैं कि आपके अंदर एक आंतरिक राक्षस मौजूद है। डॉट 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 एक ही समय पर इतने लंबे समय तक देखने के बाद अन्य संप्रदायों के साधकों को अंततः पूरी कहानी समझ में आ गई। जियान फैंग की आंखों में देखते हुए वे भी सम्मान से भर गए। किसी और के वरिष्ठ भाई से आपका क्या मतलब है? जियान फैंग यह है। हालांकि वर्तमान में केवल जियान फैंग ही टूटे हुए गठन से बाहर आया है और कई लोग संदिग्ध हो गए हैं। जूयू के नेतृत्व में हुआ किंग संप्रदाय के शिष्यों का समूह अभी तक बाहर क्यों नहीं आया है? प्रिय ताओवादी मित्रों, क्यों ना हम उस ताओवादी मित्र जियान फैंग से पूछें कि क्या उसे लाल पर्वत पर कुछ मिला है? लोंगडोंग संप्रदाय के एक शिष्य ने कहा। जल्द ही एक अन्य व्यक्ति ने भी सहमति जताते हुए कहा, हाँ मुझे भी लगता है कि हमें पूछना चाहिए। उनके विचार इस बात की पुष्टि करने के अलावा और कुछ नहीं थे कि क्या जियान फैंग को कोई खजाना मिला है और क्या हुआ किंग संप्रदाय के दर्जन भर अनुयायी जीवित हैं या मर चुके हैं। कौन सा ताओवादी साथी पूछने को तैयार है? वहां उपस्थित विभिन्न संप्रदायों के लोग एक दूसरे को देखने लगे और उनमें से कोई भी जियान फैंग को भड़काने की पहल नहीं करना चाहता था। आखिरकार वह आदमी अकेला था और उसने टूटी हुई संरचना को तोड़ दिया जिससे उसकी मृत्यु लगभग निश्चित हो गई। हालांकि वे उत्तर पाना बहुत अधिक चाहते थे, इसलिए कुछ आंतरिक संचार के बाद प्रत्येक संप्रदाय ने अंततः जियान फैंग से पूछने के लिए किसी को भेजा और उन सभी ने सतर्क रवैया अपनाया। कच्चा https://www.696.com/txt/1017581303036130661 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 77 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट नाम 0.2% #79 अध्याय 79 3 महान राक्षस संप्रदाय हुआ किंग संप्रदाय के शिष्य। ओह तुम्हारा मतलब उनसे है। मैंने उन्हें मार डाला क्योंकि उन्होंने मेरा मौका छीनने की कोशिश की थी। जियान फैंग ने दूसरे संप्रदाय के लोगों को मुस्कुराते हुए बताया कि लाल पहाड़ पर क्या हुआ था। वैसे भी डरने की कोई बात नहीं थी। उसके हाथ में 7 रंगों वाली अमर स्वर्ण तलवार थी। जो भी आता वह मर जाता, चाहे वह किसी भी संप्रदाय का क्यों न हो। जहां तक किले नंबर औषधि का प्रश्न है तो उसने उसे अस्थायी रूप से अपने अंतरिक्ष वलय में रख लिया और किसी को नहीं बताया। यह जवाब मिलने के बाद अन्य संप्रदायों के लोगों ने गहरी सांस ली। वह हुआ किंग संप्रदाय का शिष्य था। जूयू जो टीम का नेतृत्व करने के लिए प्रभारी था, के बारे में कहा जाता था कि वह जिंदन के 9वें स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन उसे जियान फैंग ने इतनी आसानी से मार डाला। ये दाववादी जियान फैंग वास्तव में एक निर्दयी व्यक्ति है जो ज्यादा बात नहीं करता है। हाँ मुझे बस यही संदेह था कि दाववादी जियान फैंग को हुआ किंग संप्रदाय के लोगों के समूह ने बाहर निकाल दिया था जिन्होंने अल्पसंख्यकों को धमकाया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अंधा था। वैसे वह ताओवादी कहाँ है जिसने कहा था कि वह जीवित आत्मा तलवार निगलना चाहता है? अब सीनियर भाई जियान फैंग न केवल अंदर गए बल्कि जीवित वापस भी आए। कृपया अपना प्रदर्शन शुरू करें। अच्छा आदमी, लगता है वह भाग गया। डॉट 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 जियान फैंग का जवाब जानने के बाद विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों ने जियान फैंग की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा।
वे यह नहीं भूले हैं कि हुआ किंग संप्रदाय के शिष्यों का समूह पहले कैसा दिखता था। अब ये लोग जियान फैंग के हाथों मारे गए, जो निश्चित रूप से अन्य संप्रदायों के लोगों के लिए खुशी की बात है। लियुए संप्रदाय शिविर की ओर ये लिंगशान ने अमर जड़ को खोदने की पहल करने के बाद उसकी आभा अचानक जिंदन के पहले स्तर के दायरे में गिर गई और यह अभी भी गिर रही थी। मुझे डर है कि अगर लियुली शेंती की विशेष काया का आशीर्वाद न होता तो वह एक बेकार व्यक्ति होती। जूनियर सिस्टर, ये क्या आपने सचमुच अपनी अमर आध्यात्मिक जड़ें चुरा ली हैं? युनमिंग को अब तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। ये लिंगशान, जो हमेशा से कमजोर रही थी, उसकी आध्यात्मिक जड़ें वास्तव में उसके चचेरे भाई से चुरा ली गई थी। उसके आसपास के अन्य लियू संप्रदाय के शिष्य भी स्वर्ग की इस गौरवशाली पुत्री को जटिल नजरों से देख रहे थे। ये लिंगशान ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, मैं अपने चचेरे भाई से माफी चाहता हूँ। इसके बाद लियू संप्रदाय के कई शिष्यों की आंखें घृणा में बदल गईं। दूसरे लोगों की आध्यात्मिक जड़ों को छीनना उनके माता-पिता को मारने के बराबर है। चाहे कारण जो भी हो, ये लिंगशान बहुत आगे निकल गया। ये लिंगशान जानती थी कि मामले को कबूल करने के बाद उसकी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से गिर जाएगी और उसे हजारों लोगों द्वारा शाप भी दिया जाएगा। लेकिन उसकी मनस्थिति में बहुत परिवर्तन आ गया है। गुप्त क्षेत्र छोड़ने के बाद अपनी आध्यात्मिक जड़ों को वापस पाने के लिए परिवार के पास वापस जाएं। एक ही समय पर डाउनटन गुप्त क्षेत्र के बाहर कहीं गठन बाधा के बगल में एक दर्जन से अधिक आकृतियां दिखाई दी और इन सभी लोगों की साधना नवजात आत्मा चरण से ऊपर थी। यदि जियान फैंग यहाँ होते तो वह निश्चित रूप से पहचान लेते कि नकाबपोशों में से एक लियू जुबान था, जिससे वह पहले भी एक बार मिल चुका था। उससे मत पूछो कि उसे कैसे पता चला। गुप्त तकनीक लोगों को उनकी छाती से आंकना। साधकों का ये समूह सभी दानव संप्रदाय से हैं और नेतृत्व में 3 बेपर्दा महिलाएं क्लेश के चरण तक पहुंच गई हैं। इस समय प्रमुख महिलाओं में से एक का शरीर आकर्षक है तथा उसकी बाहें दूर से काले रंग की हैं। उसकी मुस्कुराहट और भौहें और भी अधिक मार्मिक हैं। अब उसके हानिरहित रूप को मत देखो, उसकी असली पहचान वास्तव में रक्तदुष्ट संप्रदाय की नेता शाक्यानिक्सु है। शाक्यानिक्सु की प्रतिष्ठा चाहे धार्मिक साधकों के बीच हो या राक्षस संप्रदाय के साधकों के बीच एक बहुत बड़े शैतान की है। मुझे नहीं मालूम कि उसके कमजोर हाथों पर कितना खून लगा है। जैसे कि उसे लगा कि समय सही था, उसने पास ही खड़ी यान दीजियाओ से कहा, बहन दीजियाओ, क्या हमें चलना चाहिए? हेहुआन संप्रदाय की नेता यान दीजियाओ लाल कपड़े पहने हुए उसके हाथ में रखे चित्र को देख रही थी। समय समय पर अपनी जीभ चाटते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि उसने सुना ही नहीं कि शाक्यानिक्सु क्या कह रही थी। जब तक उसके पास खड़े एक शिष्य ने उसे याद नहीं दिलाया तब तक वह अचानक होश में नहीं आई। सिस्टर शाह, आप वास्तव में अधीर हैं, लेकिन समय लगभग समाप्त हो गया है। मुझे बस आश्चर्य है कि यिंग हुई जोंग की सिस्टर को कैसे तैयारी कर रही हैं। जैसे ही वह बोल रही थी, यान दीजियाओ की नजर बर्फ जैसी सफेद त्वचा वाली एक महिला पर पड़ी। ये कहने की बजाय कि यह बर्फ जैसा सफेद था, यह एक हल्के रंग जैसा था। यह महिला भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी और उसके कपड़े बहुत ही साधारण भूरे सफेद थे। हालांकि उसकी असली पहचान यिंग हुई जोंग की नेता गु मिंगयान थी। यान दे जियाओ की तरह वह भी क्लेश काल में एक शीर्ष शक्ति थी। क्लेश काल में यहाँ दिखाई देने वाले इन 3 शक्तिशाली लोगों का उद्देश्य दाओटियन गुप्त क्षेत्र के एक तरफ एक अंतर खोलना था और फिर लोगों को अवसर का लाभ उठाने के लिए भेजना था। गु मिंगयान अपनी पीठ पर एक काला ताबूत धो रही थी, जो उसके छोटे शरीर के अनुपात से बहुत अधिक था। जो लोग उसे जानते हैं, केवल वे ही जानते हैं कि उसकी पीठ पर रखे ताबूत में उसकी जंजाक कठपुतली है। यान दीजियाओ की बातें सुनने के बाद गु मिंगयान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चुपचाप ताबूत को अपने पीछे जमीन पर रख दिया। हर कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन उस ओर देखने लगा। यिंगुई संप्रदाय का नेता शायद ही कभी अपनी जंजाक कठपुतली को छोड़ता है और वहां उपस्थित कई लोगों ने कभी भी कठपुतली का असली चेहरा नहीं देखा है। जब काले ताबूत को जोर से जमीन पर रखा गया तो ताबूत का बोर्ड एक धमाके के साथ सीधे जमीन पर गिर गया। उसके बाद एक सुंदर आकृति ताबूत से बाहर निकली। आश्चर्य की बात यह है कि यह आकृति वास्तव में गु मिंगयान की तरह दिखती है और त्वचा का रंग सामान्य व्यक्ति जैसा है। हालांकि ये कठपुतली जो बिल्कुल गु मिंगयान की तरह दिखती है, उसकी आंखों में भी कोई आत्मा नहीं है। कठपुतली की ताकत भी क्रॉसिंग क्लेश स्टेज है। कुछ ही सांसों में इस कठपुतली की शक्ति अचानक नवजात आत्मा स्तर तक गिर गई। प्रिय ताओवादी मित्रों, मैं भी तैयार हूं। गु मिंगयान उदास भाव से खुद से बात करती हुई प्रतीत हो रही थी और उसकी नजर हमेशा अपनी कठपुतली पर ही टिकी रहती थी। चूंकि दोनों बहनें तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। शाक्यानिक्सु ने गु मिंगयान और उसकी कठपुतली की ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ा डर था और वह कुछ और कहना नहीं चाहती थी। ये सुनकर बाकी 2 लोगों ने अपने अपने जीवन के खजाने निकाल लिए। शाक्यानिक्सु का आध्यात्मिक खजाना एक रक्त रंग का तह वाला पंखा है, जो इस क्रॉसिंग क्लेश चरण अस्तित्व का प्रसिद्ध आध्यात्मिक खजाना भी है। इस फोल्डिंग पंखे को कम मत समझिए, यह 8वें स्तर का आध्यात्मिक खजाना है। यहाँ तक कि यह एक क्लेश पार विशेषज्ञ के खून से भी सना हुआ था। रक्त के रंग के पंखे से एक शक्तिशाली दुष्ट आत्मा निकली और पंखे पर मानना शब्द स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। यान दीजियाओ का आध्यात्मिक खजाना एक ज़ैद हरे रंग की बांसुरी थी। इस बांसुरी का उपयोग न केवल दुश्मनों को मारने के लिए किया जा सकता था, बल्कि कहा जाता था कि इसके कई जादुई उपयोग भी थे। गु मिंगयान का आध्यात्मिक खजाना सबसे सरल और भद्दा था, जो कि वह काली ताबूत थी जिसमें वह कठपुतलियां रखती थी। ये बहुत ही भयावह लग रहा था। उन तीनों ने मिलकर अपने हाथों में मौजूद आध्यात्मिक खजाने को सक्रिय करने का काम किया। क्लेश पार करने वाले विशेषज्ञ की आध्यात्मिक शक्ति ने एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक खजाने को सक्रिय कर दिया, जिससे आसपास की आध्यात्मिक शक्ति में दंगा भड़क उठा। बूम बूम, 3 शीर्ष आध्यात्मिक खजानों ने एक ही समय में दाउतन गुप्त क्षेत्र गठन पर बमबारी की और एक अंतराल जल्दी से बन गया। कच्चा https://www.690.com/txt/1051758/13030361306 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 78 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट इनाम 0.2% #80 अध्याय 80 भाई तुम बदल गए हो भाई याओ ए को बहुत दर्द हो रहा है। लड़की ने बेचैनी से अपना शरीर घुमाया। उसकी बड़ी और चतुर आंखों में आंसू थे और उसकी आंखें और भी लाल थीं और उसने अपने नाजुक गुलाबी होठों को कसकर काटा और कहा। और इस सब के आरंभकर्ता जियान फैंग ने भी भौहें से कुड़ी, लेकिन अपनी हरकतें नहीं रोकी। छोटी बहन कृपया धैर्य रखें, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सचमुच दर्दनाक है। वाह टिल्ड टिल्ड टिल्ड, अच्छा रहो, हिलना मत। अरे टिल्ड मुझे मत काटो। बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद जियान फैंग ने अंततः परी जड़ को याओ के शरीर में वापस डाल दिया। हालांकि ये प्रक्रिया थोड़ी अधिक कष्टदायक है। ये याओ ए को बहुत दर्द हो रहा था, इतना दर्द कि वह फूट-फूट कर रोने लगी। उन्हें अपनी गति भी धीमी करनी पड़ी तथा परी जड़ को सही स्थान पर डालने में उन्हें आधा घंटा लग गया। परी आत्मा की जड़ ये याओ र के शरीर में प्रवेश करने के बाद वह जल्दी से उसके शरीर में विलीन हो गई। आखिरकार ये याओ र की आध्यात्मिक जड़ थी। छोटी बहन, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? जियान फैंग ने चिंता के साथ पूछा, अपने हाथों पर ये याओ द्वारा काटे गए दांतों के निशानों को नजरअंदाज करते हुए। खैर, मेरे शरीर में अभी भी मेरे बड़े भाई की गर्माहट है। ये याओ ने जियान फैंग की बांह को गले लगाया, अपने दूसरे हाथ से अपने निचले पेट को छुआ और जियान फैंग को शर्म से देखा। ओह, मैं यह नहीं पूछ रहा हूँ। जियान फैंग कुछ और कहना चाहता था, लेकिन अचानक उसके पीछे एक ठंडी लहर दौड़ गई और वह जल्दी से पलट गया। इस समय ज़ियाओ योरू, जो कुछ ही दूरी पर कानून की रक्षा कर रही थी, उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं। हालांकि उसकी ठंडी आंखें स्पष्ट रूप से ये याओ पर लक्षित थीं और जियान फैंग केवल प्रभावित हुआ था। तीसरी जूनियर बहन, आप पहले से ही गोली निर्माण चरण में एक भिक्षु हैं, क्या आप अभी भी इस छोटे से दर्द से डरते हैं? जियो योरू ने आगे बढ़कर अपने चांदी के दांतों को काटते हुए कहा। बड़े भाई ने पहले भी प्राचीन खंडहर संरचना में घुसपैठ की थी और बहुत ऊर्जा खर्च की होगी। बेहतर होगा कि आप उसे अच्छी तरह आराम करने दें। ये कहकर जियो योरू ने जबरन ये याओ ए को उतार दिया, जो जियान फैंग के शरीर पर लटक रही थी। ये याओ ने बचाव करते हुए हाथ हिलाया। बड़ी बहन, लोगों की शारीरिक बनावट अलग अलग होती है, क्या आप नहीं जानती?
वह जियांग फैंग से चिपकना चाहती थी, लेकिन जियो योरू ने उसे रोक लिया, जिससे वह हिल नहीं सकी। बड़े भाई, बड़ी बहन, वह लोगों को धमकाती है। ये याओ ने रोने का नाटक किया और जियांग फैंग से मदद मांगी और वह और भी दयनीय लग रही थी। इस समय जियांग फैंग ने स्वाभाविक रूप से देखा कि ये याओ अभिनय कर रही थी और केवल असहाय होकर कह सका, आहम। जूनियर बहन, परेशानी खड़ी करना बंद करो। अरे बड़े भाई, आप तो बदल गए हैं, आप पहले जियांग जी नहीं थे। ये याओ पर नाटक की आत्मा सवार थी और वह जोर-जोर से रोने लगी, लेकिन उसकी आंखों के कोने में एक भी आंसू नहीं था। जियांग फैंग अंतरिक्ष वलय से उड़ने वाली नाव को बाहर निकालते समय कुछ समय के लिए याओ एक की चीखों को अनदेखा कर सकता था। ये कहते हुए, ठीक है, याओ एक, हमें अभी भी काम करना है। अब जब तुम ठीक हो गए हो, तो जल्दी से ऊपर आओ। इतना कहकर जियांग फैंग ने अगुवाई की और 10 मीटर लंबी उड़ने वाली नाव पर कूद गया। आधे घंटे पहले जियांग फैंग और अन्य लोग जो रूक्सी और अन्य लोगों से अलग हो गए। जियांग फैंग के ऐसा करने का कारण बहुत सरल था। उसे याद आया कि खेल की कहानी में दानव संप्रदाय के लोग केवल दानव सम्राट का हृदय प्राप्त करने के लिए दांतनगुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। परिणामस्वरूप निश्चित रूप से उसके और दानव संप्रदाय के बीच भयंकर युद्ध होगा। इसीलिए जियांग फैंग ने जो रूक्सी और शांगुआन लिंगर को उससे अलग होने और अन्य स्थानों पर जाकर अवसर तलाशने को कहा, इससे पहले कि सभी फिर से मिल सकें। जब शांगुआन लिंग ए अलग हुई, तब भी उसने जियांग फैंग को गले लगाया, पंजों पर खड़े होने की पूरी कोशिश की और उसके कान में फुसफुसाया, पति लिंग ए आपके वापस आने और मेरे लिए नए कपड़े पहनने का इंतजार करेगी। इन शब्दों से जियांग फैंग शर्मा गया। इस समय जियांग फैंग अपनी दो छोटी बहनों को लेकर उड़ती हुई नाव में सवार होकर दानव सम्राट की कब्र की ओर चला गया। जब वह आधी उड़ान भर चुका था, तो उसे अचानक महसूस हुआ कि अंतरिक्ष वलय में मौजूद छोटा सा प्राणी जाग गया है और इस बारे में सोचने के बाद उसने उसे बाहर निकाल दिया। वैसे भी अगर दानवपंथ से हर कोई आ जाए, तो भी कोई भी उसे हरा नहीं सकता। ये याओ ने छोटे किलिंग को जियांग फैंग के कंधे पर लेटा हुआ देखा और उसकी बड़ी आंखें लगभग तारों की रोशनी में बदल गईं। भाई, यह क्या है? ये बहुत प्यारा है। छोटी बहन, इसे मत छुओ, सावधान रहो, ये तुम्हें काट लेगा। जियो योरू ने समय रहते ये याओ के व्यवहार को रोक दिया और जियांग फैंग को भी थोड़े संदेह से देखा। जियांग फैंग मुस्कुराया और समझाया, मुझे इसे आपसे मिलवाने दो। ये छोटा सा लड़का किलिन अमृत है, मैं इसे पहले लाल पर्वत शिखर से नीचे लाया था। तो ये किलिन अमृत है, ये बहुत छोटा है। ये याओ ने उस हानि रहित छोटे लड़के को देखा और उसे चिढ़ाने के लिए अपना हाथ बढ़ाने से खुद को रोक नहीं सकी। परिणामस्वरूप उसे उस छोटे आदमी ने काट लिया, पलक झपकते ही। ये याओ की आंखें लाल हो गईं, उसका पूरा आभामंडल नाटकीय रूप से बदल गया और उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान आ गई। आह, कितना प्यारा खिलौना है। छोटा किलिन इतना डर गया कि वह लगभग पत्थर बन गया। उसने जल्दी से अपना मुंह खोला और अपनी दोनों छोटी टांगों से जियांग फैंग की गर्दन को जकड़ लिया। उसकी बड़ी गुलाबी नीली आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और वह विशेष रूप से प्यारा लग रहा था। भगवान मंडप मास्टर, ये औरत बहुत डरावनी है। छोटा लड़का स्वाभाविक रूप से अवाक था, लेकिन जियांग फैंग शायद अनुमान लगा सकता था कि ये याओ ने अभी जो कहा था उससे वह डर गया था। जब वह पलटा तो ये याओ पहले ही मोड़ बदल चुकी थी। जियांग फैंग को कुछ भी अजीब नहीं लगा और उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, जूनियर सिस्टर याओ, ये छोटा लड़का डरपोक है, इसलिए उसे डराओ मत। मुझे मालूम है, बड़े भाई। जियांग फैंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और उड़ने वाली नाव चलाना जारी रखा। जियो योरू ने हैरान होकर ये याओ के बदलावों को देखा। क्या तीसरी बहन अभी भी राक्षस के नियंत्रण में थी, लेकिन वह इतनी जल्दी वापस क्यों बदल गई? इस समय ये याओ का आध्यात्मिक सागर भी मंथन कर रहा था। एक और मैं, ये छोटा लड़का बहुत प्यारा है, कृपया इसे डराओ मत, ठीक है? याओ, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं उसे कैसे डरा सकता था? ये तो मजाक भी नहीं है। हाँ, मैं सचमुच तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कर सकता। दानव सम्राट का मकबरा अमर फीनिक्स पर्वत के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित यह एक बहुत बड़ा मकबरा है। यह इतना बड़ा है कि हजारों साल बाद भी कोई इसके सबसे गहरे हिस्से तक नहीं पहुंच पाया है। इतने बड़े पैमाने के मकबरे के लिए उस समय प्रयुक्त जनशक्ति बिल्कुल अकल्पनीय थी। हालांकि ये सब कुछ वर्षों में मिट गया। एकमात्र चीज जो ये साबित कर सकती है कि ये दानव सम्राट की कब्र है, वह कब्र के प्रवेश द्वार पर रखी एक पत्थर की पट्टिका है, जिस पर दानव सम्राट के कार्यों को विस्तार से लिखा गया है। इस दानव सम्राट को उसके जीवन काल में ब्लू लोर्ड्स दानव सम्राट कहा जाता था। वह एक आत्मा तालाब में पैदा हुआ एक कैस ब्लू लोर्ड्स था, जिसे बदलने में लाखों साल लगे। सम्राट बनने के अपने मार्ग में उसने अनगिनत प्रतिभाओं को पराजित किया और सभी राक्षसों द्वारा सम्मानित व्यक्ति बन गया। हालांकि वह जितना भी शक्तिशाली था, किसी समय वह अपने से अधिक शक्तिशाली प्राणी से हार गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर को राक्षसों द्वारा शव स्थापन भूमि में दफना दिया गया और बाद में एक अमर व्यक्ति ने महान जादुई शक्ति से उनके शरीर और मिट्टी को वहां से हटा दिया। ये दांतनगुप्त क्षेत्र में 10 सबसे खतरनाक स्थानों में से एक बन गया। कच्चा https://www.chennoshu.com/txt/109shu.15875813030630662 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v 1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 79 WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट इनाम 0.2% #81 अध्याय 81 दानव सम्राट का मकबरा। दानव सम्राट का मकबरा एक पर्वत श्रृंखला में स्थित है। मकबरे का प्रवेश द्वार एक कांस्य द्वार है जिस पर ड्रैगन और फीनिक्स की नक्काशी की गई है जो आज भी जीवंत लगती है। एक गंजा सिर वाला मोटा ताओवादी पुजारी एक बड़े नीले पत्थर पर लापरवाही से बैठा था, लगातार कुछ अजीब बातें कर रहा था और वे सभी कब्र में दानव सम्राट से संबंधित लग रहे थे। 10,000 वर्ष पलक झपकते ही बीत गए। पुराने मित्र, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि ये दिन आएगा जब मैं आपकी कब्र पर आऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इतना दुखी होने के लिए दोषी नहीं ठहराएंगे। मैं भी जीवित रहने की कोशिश कर रहा हूं। संप्रदाय के कई भिक्षुओं ने जब देखा कि यह मोटा ताओवादी पुजारी इतना अद्भुत है तो वे उपहास करने से खुद को नहीं रोक सके। अभी भी हजारों साल बाकी हैं। कीमिया के प्रथम स्तर वाला एक व्यक्ति वास्तव में किंगलियान दानव सम्राट का मित्र होने का दावा करने का साहस करता है। क्या यह एक कल्पना नहीं है? अरे पुजारी जी, आप किस संप्रदाय से हैं? भारी तलवार संप्रदाय का एक शिष्य जिज्ञासु था और वह इस ताओवादी पुजारी की उत्पत्ति जानना चाहता था। मैं एक गरीब ताओवादी हूं जिसका कोई परिवार या संप्रदाय नहीं है। वह तो बस एक साधारण साधक है जिसका नाम बुरे ताओवादी है। मोटे ताओवादी पुजारी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उसकी संकीर्ण आंखों से थोड़ी चालाकी झलक रही थी। ये किसी ताओवादी पुजारी जैसा नहीं लगता और शीर्षक भी बहुत गंभीर नहीं लगता। गुड, क्या घोड़े पर सवार होने का मतलब यह नहीं है कि कोई पुण्य नहीं है? भारी तलवार संप्रदाय के इस शिष्य ने सीधे तौर पर कहा। मैंने इस बेईमान ताओवादी दोस्त से कहा, क्या तुम एक नकली ताओवादी पुजारी हो? साथ ही ताओवादी, आप कैसे किसी पर बेगुनाही का आरोप हवा हवाई तरीके से लगा सकते हैं? मोटे ताओवादी पुजारी का चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखें घंटियों की तरह बड़ी हो गईं, मानो उसके साथ सचमुच अन्याय हुआ हो। उसके मुख से अनंत स्वर्गीय प्रभु और पाप ये शब्द निकले। अचानक ही वातावरण खुशियों से भर गया। अचानक दानव सम्राट के मकबरे के प्रवेश द्वार पर एक हलचल हुई जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया और किसी को भी मोटे ताओवादी पुजारी की उत्पत्ति की परवाह नहीं थी। सब लोग, ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ सामने आने वाला है। ये तो वही ताओवादी साथी होना चाहिए जो पहले अंदर गया था। मुझे नहीं पता कि वह कोई खजाना सफलतापूर्वक बाहर निकाल पाया या नहीं। ये वाकई हमें ईर्ष्यालु बनाता है। प्रवेश करने वाले लोग हुआ किंग संप्रदाय के अनुयायी प्रतीत होते थे और वे अपने साथ आध्यात्मिक खजाने लेकर आए थे जो सभी प्रकार की बुरी आत्माओं को नियंत्रित कर सकते थे। इससे कुछ तो हासिल होगा ही, लेकिन मुझे ठीक नहीं पता कि क्या हासिल होगा। विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों की आंखें बोलते समय आग से भरी हुई थी, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने दानव सम्राट की कब्र से खजाने निकाले हैं और यहां तक कि अमर हथियारों के टुकड़े भी निकाले हैं जिनका मूल्य था है। अंततः कोई व्यक्ति मकबरे से बाहर आया। निश्चित रूप से वे हुआ किंग संप्रदाय के दो अनुयायी थे और उनके शरीर पर मौजूद कपड़ों से उनकी पहचान की पुष्टि हुई। लेकिन जब सभी ने इन दो हुआ किंग संप्रदाय के शिष्यों की उपस्थिति देखी तो वे सभी चौंक गए।
उनमें से एक का आधा सिर किसी चीज से कट गया था, जिससे उसका केवल आधा चेहरा ही बचा था। चेहरे के इस आधे हिस्से पर अभी भी डर का भाव था, मानो वह अपनी शारीरिक स्थिति से पूरी तरह अनभिज्ञ हो और आगे की ओर भागता जा रहा हो। दूसरे व्यक्ति का एक हाथ गायब था, ऐसा लग रहा था कि उसकी कमर पर किसी चीज ने काट लिया है तथा उसकी आंतें बाहर निकल रही थीं। इस विस्मयकारी दृश्य से सभी लोग डर गए और जल्दी से पीछे हट गए। मोटे ताओवादी पुजारी ने तो यहाँ तक कहा, हे भगवान, उसकी दादी तो स्वर्गीय प्राणी है। वह तुरंत ही बड़े नीले पत्थर से कूदकर दूर छिप गया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह हुआकिंग संप्रदाय के दो शिष्यों से न टकरा जाए। उसके बड़े चमकदार चेहरे पर भय का भाव उभर आया। हुआकिंग संप्रदाय के दो विकलांग शिष्य कुछ ही दूरी पर भागने के बाद उनकी गति धीमी और धीमी हो गई और अंततः वे अपनी ताकत खो बैठे और जमीन पर गिर पड़े। लेकिन मरने से पहले वह अभी भी आंखें फाड़े देख रहा था और शांति से आराम करने से इनकार कर रहा था। वैसे वह ताओवादी साथी कहाँ है जिसने कहा था कि वह भी उनसे ईर्ष्या करता है? अब मुझे ईर्ष्या नहीं होती। हुआकिंग संप्रदाय के ये दो ताओवादी मित्र दोनों ही गोली निर्माण के स्तर पर हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दानव सम्राट के मकबरे में बुरी आत्माएं इतनी शक्तिशाली होंगी। जब हम अंदर गए तो वहां एक दर्जन से ज्यादा लोग थे और अब सिर्फ दो ही बाहर आए हैं। ये वाकई डरावना है। सबने मेरी ओर देखा और मैंने आपकी ओर देखा, लेकिन वे सब मकबरे के प्रवेश द्वार के पास जाने का साहस नहीं कर सके। मुझे डर था कि कहीं दानव सम्राट की कब्र से फिर कुछ न निकल आए। हुआकिंग संप्रदाय के लोग बुरी आत्माओं को नियंत्रित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए आध्यात्मिक खजाने लाए, लेकिन वे सभी नष्ट हो गए। इस समय कोई भी आत्महत्या करने और दानव सम्राट की कब्र में प्रवेश करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? बस इतना ही है कि बहादुर लोग थक कर मर जाएंगे और डरपोक लोग भूख से मर जाएंगे। केवल आधे घंटे बाद एक और समूह दानव सम्राट की कब्र में प्रवेश कर गया और यह कई संप्रदायों के लोगों का एक बहुत बड़ा समूह था। जल्द ही कुल 30 लोगों की संख्या वाले 6 प्रथम श्रेणी के संप्रदायों की एक टीम बनाई गई। जब पास ही में खड़े मोटे ताओवादी पुजारी ने यह दृश्य देखा तो उसकी नजर मृतकों पर पड़ी, मानो ये लोग समाधि में मरने वाले थे। साथी ताओवादी, क्या आप लोग साथ में अंदर जाना चाहेंगे? टीम के प्रमुख भिक्षु ने मोटे ताओवादी को अकेला देखा और उसे भी अपने साथ ले जाना चाहा। तब आगे का रास्ता तलाशना एक अच्छा विचार होगा। हालांकि उनकी यह इच्छा असफल हो गई। अतः स्वर्गीय प्रभु, मैं उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा हूं जिनका एक साथ अंदर जाना तय है। सभी लोग कृपया पहले अंदर जाएं। मोटे ताओवादी पुजारी ने अपनी घृणा भरी आंखों को रोकने की पूरी कोशिश की और उस आदमी को एक दयालु भाव से जवाब दिया, जैसे कि वह वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था जो उसके साथ रहने के लिए नियत था। इसके बाद 30 से अधिक लोगों की बड़ी टीम अंदर दाखिल हुई। मोटे ताओवादी पुजारी ने फिर मुंह में कफ थूका, बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे मुड़ा और बुदबुदाया, उसकी दादी अभी भी चाहती है कि दादाजी और मैं रास्ता तलाशें, जो कि काफी सुंदर विचार है। आधा घंटा और बीत गया। इस बार मकबरे से कोई बाहर नहीं आया। दूसरे संप्रदाय के लोग अपने सामने बने कांसे के दरवाजे को देखकर डर गए। इस बार किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अंदर जाए। यहाँ तक कि जो लोग विशेष रूप से यहाँ आए थे वे भी चले गए। आखिरकार इस मकबरे में अवसर चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह किसी के अपने जीवन जितना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक उसी समय मकबरे के पास लोगों की संख्या कम होती जा रही थी। अचानक 10 मीटर लंबी एक उड़न नाव बहुत ही प्रभावशाली तरीके से प्रमुख संप्रदायों के बीच खुले स्थान पर उतरी। एक सुंदर पुरुष साधक जिसकी आकृति जैसी थी उड़ती हुई नाव से नीचे उतरा, जिससे लोगों को शर्मिंदगी महसूस हुई। और उसके बगल में खड़ी दो लड़कियों के चेहरे भी परियों जैसे थे। हिस्टिल्ड, ये लोग दांतन तलवार संप्रदाय के साथी ताओवादी प्रतीत होते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में इतना सुंदर पुरुष साधक होगा। ये 3 प्रमुख संप्रदायों के नेता दांतन तलवार संप्रदाय होने के योग्य है। वे शायद दानव सम्राट की कब्र में खजाने के लिए यहाँ आए थे, है ना? जैसे ही जियांग फैंग और अन्य लोग सामने आए, उन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। क्योंकि वह जिस युद्ध देव उड़ान नाव को चला रहा था वह जिंदन चरण के साधक के लिए बहुत बड़ी थी और यहाँ तक कि कुछ महिला साधकों को चीखने का कारण भी बनी। अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए जियांग फैंग ने पहले ही छोटी किलिंग को अंतरिक्ष रिंग में वापस डाल दिया था। इस समय उसने उड़ने वाली नाव को एक तरफ रख दिया था और दानव सम्राट के मकबरे के प्रवेश द्वार पर कांस्य द्वार की ओर बढ़ गया था, जैसे कि वह मकबरे में चलने जा रहा था। जियो योरू और ये याओ ने भी जियांग फैंग के नक्शे कदम का बारीकी से पालन किया। यद्यपि अन्य संप्रदायों के साधक जियांग फैंग को याद दिलाना चाहते थे, लेकिन वे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि उन्होंने उसका स्वाभाविक निवासित अमर जैसा देखा था। हालांकि हमेशा अपवाद होते हैं। एक मोटा सा व्यक्ति लापरवाही से जियांग फैंग के सामने रुका। कच्चा https://www.692.com/txt/10175817588/130300662 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 A million in return, my senior brother so generous. Chapter 80 WTR lab. बदले में 1 मिलियन, मेरा बड़ा भाई कितना उदार है। #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट नाम 0.2% #82 अध्याय 82 मेरे ताओवादी दोस्त और मैं तुरंत ही घुल मिल गए। मेरे साथी ताओवादी, मैं ताओवादी बूढ़े हूँ, क्या आप मुझे दानव सम्राट की कब्र में ले जा सकते हैं? जियांग फैंग के पास चलने के बाद मोटा ताओवादी मुस्कुराया और उसकी संकीर्ण आंखें एक भट्ठा में सिकुड़ गईं। उसने मन ही मन सोचा, मुझे आखिरकार एक ऐसा आदमी मिल गया जो लड़ सकता है और मैं उसे किसी भी कीमत पर जाने नहीं दे सकता, अन्यथा मैं कब्र में मौजूद खजाने को नहीं पा सकता। जियांग फैंग के बोलने से पहले उसके बगल में खड़ी ये याओ ने कहा, भाई पहली नजर में तो ये ताओवादी अच्छा व्यक्ति नहीं लगता। भाई मुझे भी लगता है कि तीसरी बहन ने जो कहा वह सही है, चलो इस आदमी को नजरअंदाज करते हैं। जियो योरू शायद ही कभी ये याओ के शब्दों से सहमत थी। रास्ते को अवरुद्ध करने वाले मोटे ताओवादी को देखकर उसकी खूबसूरत आंखें सतर्कता से भरी थीं। इस समय आसपास के अन्य संप्रदायों के साधकों ने भी उन्हें विनम्रतापूर्वक स्मरण कराया। दांतन तलवार संप्रदाय के भाई, आपकी बहन सही कह रही है, यह मोटा ताओवादी एक पाखंडी है, उसके बहकावे में मत आना। इतने सारे लोगों को अपने बारे में बुरी बातें कहते हुए सुनकर मोटा ताओवादी चिंतित हो गया। बुलियान त्यानजुन, दाओयू, दूसरे लोगों की बकवास मत सुनो, मैं इस यात्रा में निश्चित रूप से तुम्हारी मदद कर सकता हूं। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि यह बयान लोगों को और अधिक संदिग्ध बना देगा, क्योंकि ऊपरी तौर पर देखा जाए तो इस मोटे ताओवादी पुजारी के पास कोई आध्यात्मिक खजाना नहीं था और यहाँ तक कि उसके कपड़े भी साधारण लिनन से बने थे। उसके हाथ में एक कटोरा था जिसका एक कोना गायब था। पूरा व्यक्ति एक सामान्य ताओवादी पुजारी की बजाय एक भिखारी जैसा लग रहा था। जियांग फैंग ने कुछ नहीं कहा और उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव दिखाई दिया। एक समय यात्री के रूप में जो खेल की साजिश को जानता था, वह स्वाभाविक रूप से अपने सामने मोटे ताओवादी पुजारी की पहचान जानता था। वह वास्तव में एक धोखेबाज था जो ठगी कर रहा था। बस बात यह है कि खेल में इस धोखेबाज की पहचान बहुत रहस्यमय है, क्योंकि इस आदमी ने जो चीजें निकाली थी वे अधिक प्राचीन थी और खेल में उसका अधिक वर्णन नहीं था। उसके हाथ में जो कटोरा था वह वास्तव में एक टूटा हुआ परी हथियार था, और उसके शरीर पर जो कपड़ा था जो जल और अग्नि से अप्रभावित था वह भी एक बहुत उच्च स्तरीय आध्यात्मिक खजाना था। अवसर ढूंढो और उसे पूरा करो, इस बारे में सोच रहा हूं। जियांग फैंग ने मोटे ताओवादी पुजारी के गोल चेहरे को देखा और कहा, मेरे साथी ताओवादी पुजारी, आप मुझे अपना नाम नहीं बताते बल्कि केवल एक ताओवादी नाम ही कहते हैं। लोगों के लिए आप पर विश्वास करना वास्तव में कठिन है। बोलते समय उसने खेद प्रकट करने का नाटक किया। ऐसा लग रहा था कि अगर मोटा ताओवादी पुजारी उसे उसका असली नाम बता देगा तो वह उसे दानव सम्राट की कब्र में ले जाने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके आसपास के सभी लोगों ने इस पर विश्वास कर लिया। मोटे ताओवादी पुजारी ने स्वाभाविक रूप से इस पर विश्वास कर लिया। दाउटियन तलवार संप्रदाय का ये साथी ताओवादी पुजारी इतना सुंदर था, उसे भिक्षुओं को धोखा नहीं देना चाहिए था, है ना? तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, मेरा सामान्य नाम फैंग यूडे है, मुझे आपको हंसाने के लिए खेद है। ये सचमुच वही था। नाम सुनने के बाद जियांग फैंग की मुस्कान और भी बड़ी हो गई और वह पहले से ही इस आदमी को कैसे धोखा देना है इस बारे में सोच रहा था। ये देखकर कि उसके वरिष्ठ भाई और मोटे ताओवादी पुजारी इतनी अच्छी तरह से बातचीत कर रहे थे, ये याओ शांत नहीं बैठ सका। उसने जियांग फैंग का हाथ पकड़ा, अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया और कहा, भाई तुम सच में इस ताओवादी पुजारी को अपने साथ नहीं ले जाओगे, है ना? वह एक अच्छा इंसान नहीं लगता।
छोटी बहन याओ ए, क्या मेरे भाई ने आपको नहीं बताया कि हम साधकों को लोगों का मूल्यांकन उनके दिखावे से नहीं करना चाहिए? जियान फैंग ने ये याओ ए के छोटे से सिर को छूते हुए कहा। यह मोटा, इस ताओवादी दोस्त फैंग का चेहरा गोल है और यह स्पष्ट है कि वह एक साधारण व्यक्ति नहीं है। ताओवादी मित्र फैंग और मैं पहली ही नजर में एक दूसरे से घुल मिल गए। यह अफसोस की बात है कि हमारी मुलाकात बहुत देर से हुई। जैसा कि उन्होंने कहा, जियान फैंग आगे बढ़ा और फैंग यूडे के मोटे हाथ को मिलाने की पहल की। जैसे किसी पुराने परिचित से मिलना, जिसके चेहरे पर मुस्कान हो और जो लोगों को वसंत की बयार का एहसास कराती हो। फैंग यूडे थोड़ा खुश हुआ। बुलियान की दादी त्यानजुन, दाओतन तलवार संप्रदाय के दाओवादी दोस्त, क्या वे सभी इतने उत्साही हैं? इससे गरीब ताओवादी डर गए। इस समय जियो योरू शांत नहीं बैठ सकती थी। भैया, उसे इस मोटे आदमी में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। नहीं, मुझे अपने भाई को सामान्य लोगों की श्रेणी में वापस जाने देना चाहिए, अन्यथा उसके पास रोने की कोई जगह नहीं होगी। रोने की एकमात्र जगह बड़े भाई की बाहें हैं। ये सोचते हुए जियो योरू ने आगे बढ़कर जियान फैंग की बाह को गले लगाया और धीरे से कहा, वरिष्ठ भाई, योरू का आपके साथ होना ठीक है ना? ये कहते हुए उसने चंचलता से अपनी आंखें भी झपकाईं, उसकी लंबी पलकें फैलाई तितली की तरह दिल को छू रही थी। जियान फैंग को लगा कि छोटी बहन को चिंता हो रही होगी कि उसके साथ धोखा हुआ है। कितनी अच्छी जूनियर बहन है। उसने शियाओ योरू के छोटे से सिर को भी छुआ और कहा, छोटी बहन, चिंता मत करो, ये ताओवादी दोस्त फैंग एक बुरा व्यक्ति नहीं है, क्या तुम्हें नहीं लगता? उसने मोटे ताओवादी पुजारी की ओर देखा। फैंग यूडे ने जल्दी से कहा, हाँ, ताओवादी दोस्त जियान फैंग सही कह रहा है। मैं एक भिक्षु कैसे कोई बुरा इरादा रख सकता हूँ? जियो योरू ने जियान फैंग और फिर मोटे ताओवादी पुजारी को संदेह से देखा। उसे हमेशा यह महसूस होता रहा कि वे दोनों को छिपा रहे हैं। जियान फैंग को चिंता थी कि फिर से कुछ हो सकता है, इसलिए उसने दोनों लड़कियों से कहा, योरो, याओ पहले बाहर मेरा इंतजार करो, मैं इस ताओवादी दोस्त फैंग के साथ जाऊंगा और जल्द ही वापस आ जाऊंगा। नहीं, नहीं, लगभग एक ही समय पर दो आवाजें गूंजी। भाई, इस मकबरे के अंदर बहुत खतरा होगा, कृपया जोखिम मत लीजिए, ठीक है? ये याओ ने उत्सुकता से जियान फैंग को देखा, उसकी बड़ी आंखें चिंता से भरी थीं। जियो योरू ने भी सहमति जताई, तीसरी जूनियर बहन सही कह रही है, तुम्हारा अकेले अंदर जाना बहुत खतरनाक है। जियान फैंग के दिल में गर्माहट महसूस हुई और उसने शियाओ योरू और ये याओ को गंभीरता से देखा। चिंता मत करो, भाई को कभी चोट नहीं पहुंचेगी, मैं वादा करता हूं। वादा करो, आज्ञाकारी होकर बाहर ही रहना, ठीक है? अगर तुम्हें चोट लग गई तो मैं, तुम्हारा बड़ा भाई, भी चिंतित हो जाऊंगा। जियान फैंग को ये कहते हुए सुनकर जियाओ योरू और ये याओ दोनों थोड़े स्तब्ध थे, उनके छोटे चेहरे थोड़े लाल थे। मैं घायल हूं और मेरा बड़ा भाई चिंतित होगा। खुशी की एक मधुर भावना अनायास ही उत्पन्न होती है। तो फिर बड़े भाई, आपको सावधान रहना होगा, ठीक है? हम तुम्हारे वापस आने का इंतजार करेंगे। ये कहकर दोनों लड़कियों ने आज्ञाकारी ढंग से अपने हाथ छोड़ दिए। जियान फैंग और मोटे ताओवादी पुजारी को एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखे दानव सम्राट के मकबरे के प्रवेश द्वार की ओर चलते हुए देखना। जियान फैंग ने फैंग यूडे के कंधे को पकड़ लिया और जब वह मकबरे के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा तो वह अचानक रुक गया। फैंग यूडे की ओर सीधे देखते हुए उसने चुपचाप अपना हाथ उसके सामने बढ़ाया, जैसे कुछ मांग रहा हो। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। फैंग यूडे दंग रह गया। साथी ताओवादी जियांग, आप क्या कर रहे हैं? जियान फैंग ने भौहें से कोड़ी उसकी ओर देखा और कहा, साथी ताओवादी फैंग, मेरे पास कोई अच्छा खजाना नहीं है, क्या आप कम से कम मुझे अपना बचाव करने के लिए कुछ आध्यात्मिक खजाने दे सकते हैं? फैंग यू ने इसके बारे में सोचा और उसका मोटा शरीर हिंसक रूप से कांप उठा और उसके चेहरे की चर्बी भी कांप उठी। लानत है, क्या ये सिर्फ लूटने की कोशिश नहीं है? दाऊतन तलवार संप्रदाय के एक शिष्य, एक भिक्षु ने वास्तव में उस पर अपनी नजरें गड़ा दी थी। क्या अभी राजा का कानून है? क्या अभी भी कानून मौजूद है? हालांकि जियान फैंग की ईमानदार नजर को देखते हुए उन्होंने वास्तव में इस पर थोड़ा विश्वास किया। खैर, इस बार तो उस पर विश्वास करो, इस बारे में सोच रहा हूं। फैंग यूडे ने अपने हाथ में लिया कटोरा पलटा, उसमें से एक मोटी और लंबी रस्सी निकाली और फिर उसे जियान फैंग के हाथ में दे दिया। उन्होंने कुछ पीड़ा के साथ कहा, साथी ताओवादी जियांग, इस चीज को अमर बंधन रस्सी कहा जाता है, जो 9वें स्तर का आध्यात्मिक खजाना है। ऐसा कहा जाता है कि अमर प्राणी भी बंधे होने पर मुक्त नहीं हो सकते। इसका उपयोग करने के बाद इसे मुझे वापस करना याद रखना। कच्चा https://www.6noshu.com/txt/10982685303030663 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 81 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट नाम 0.2% #83 अध्याय 83 कब्र में भित्ति चित्र अवश्य। जियान फैंग ने जवाब दिया। अमर बंधन सु को पकड़ लिया और इसे सीधे अंतरिक्ष में डाल दिया। जियान फैंग की शक्ल सूरत को देखते हुए फैंग यूडे को हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। क्या ये साथी ताओवादी जियान फैंग उसे अमर बंधन रस्सी वापस करने की योजना नहीं बना रहा है? ये भ्रम ही होगा। साथी ताओवादी जियान फैंग और उसके बीच पुराने दोस्तों की तरह दोस्ती थी, वह ऐसा कैसे कर सकता है? यद्यपि बच्चे को अस्थायी रूप से उधार दिया गया था, फिर भी यह सब इसके लायक था। उन दोनों के दानव सम्राट के मकबरे में प्रवेश करने के बाद वे जियान फैंग को उसके लिए रास्ता तलाशने दे सकते हैं। ये सोचकर फैंग यू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे अब जियान फैंग की बाहों से कोई परेशानी नहीं थी और उसने आगे बढ़कर जियान फैंग के कंधों पर अपनी बाहें रख दी। वह और जियान फैंग एक दूसरे की बाहों में हाथ डाले हुए थे, बिल्कुल सच्चे अच्छे भाइयों की तरह। लेकिन उसे यह नहीं पता था, इस समय जियान फैंग चुपके से सोच रहा था कि इस मोटे ताओवादी पुजारी को कैसे धोखा दिया जाए। उसे याद आया कि दानव सम्राट के मकबरे में कई खतरे थे। इस मोटे ताओवादी पुजारी के पास इतने सारे खजाने हैं कि उसे आगे से रोकने और पीछे से मछली पकड़ने के लिए काफी है। फैंग यूडे ने देखा कि जियान फैंग अचंभित था और वह उसे याद दिलाने से खुद को नहीं रोक सका। साथी ताओवादी जियान फैंग, मैंने आपको ये आध्यात्मिक खजाने दिए हैं, क्या हमें अंदर नहीं जाना चाहिए? बेशक मुझे अंदर जाना होगा। जियान फैंग ने फॉन्ग यूडे के कंधे को पकड़ा और दोनों एक साथ मकबरे में प्रवेश कर गए। दानव सम्राट के मकबरे का प्रवेश द्वार अंधकार में था और मकबरे के बाहर खड़े लोगों की नजर जल्द ही उन दोनों पर से हट गई और कोई आवाज भी सुनाई नहीं दी। मुझे कहना होगा कि दाऊतन तलवार संप्रदाय का ये साथी ताओवादी वास्तव में बहुत आवेगी है। क्या उसके पास कोई आध्यात्मिक खजाना है जो बुरी आत्माओं को नियंत्रित कर सके? आप ऐसा नहीं कह सकते। आखिरकार वह 3 प्रमुख संप्रदायों का नेता है। उसके गुरु को उसकी जान बचाने के लिए उसे कोई जादुई हथियार देना चाहिए। इस बार उम्मीद हो सकती है। वह मोटा ताओवादी पुजारी, मुझे हमेशा लगता है कि उसके इरादे बुरे हैं। साथी ताओवादी जियान फैंग धोखा नहीं खाएगा, है ना? दानव सम्राट के मकबरे के प्रवेश द्वार के आसपास अन्य संप्रदायों के भिक्षु चर्चा कर रहे थे और उन सभी को जियान फैंग और मोटे ताओवादी पुजारी के संयोजन से बहुत उम्मीदें थीं। बेशक कई लोगों को लगता है कि दोनों के बीच की यात्रा अभी भी दुर्भाग्य से भरी है। दूसरी ओर जियान फैंग को मकबरे में प्रवेश करते देख जियो योरू और ये याओ ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में चिंता भरी नजरें देखी। ऐसा लगता है कि अब वे इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। जियो योरू को देखने के बाद ये याओ के मन में उसके साथ 10 साल बाद की बातचीत हुई। दूसरा मैं, वरिष्ठ भाई ठीक रहेगा, है ना? मुझे कैसे पता? इसके अलावा क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वह मर जाए? आपको धोखा दिए जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बकवास बंद करो बड़े भाई, वह ठीक हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता है कि तुम उसे पसंद करती हो, तो क्यों ना मैं तुम्हें बताना बंद कर दूं। यद्यपि दानव सम्राट का मकबरा खतरनाक है, लेकिन जहां तक मुझे पता है आपका वरिष्ठ भाई जियान फैंग ठीक रहेगा। हाँ, धन्यवाद। दूसरा मैं, उद्धरण चिन्ह ... आपको मेरा किस बात के लिए धन्यवाद देना है? मैं आप हूं, सच में, मैं आराम करने जा रहा हूं। जियो योरू की आंखों में उसके बगल में बैठी तीसरी कनिष्ठ बहन कभी चिंतित भाव दिखाती तो कभी मूर्खतापूर्ण मुस्कान दिखाती। इससे वह थोड़ी चिंतित हो गई। क्या तीसरी छोटी बहन टूट गई है? सौभाग्य से ये याओ जल्द ही सामान्य हो गई और लगता है कि पूरा व्यक्ति पहले से ज्यादा शांत और आशावादी हो गया है। क्या उसे अब अपने बड़े भाई की चिंता नहीं है?
जब जियाओ योरू थोड़ा उलझन में थी तो याओ अचानक उसके पास आया और उससे कहा, बड़ी बहन, बड़े भाई, वह ठीक हो जाएगा, ज्यादा चिंता मत करो। जियो योरू, तीसरी जूनियर बहन, क्या आप मुझे सांत्वना देने की कोशिश कर रही हैं? क्या इसमें कोई साजिश हो सकती है? लेकिन उसके मूर्खतापूर्ण रूप को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसने कोई षड्यंत्र रचा है। जियो योरू ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराई और कहा, छोटी बहन, मेरी परवाह करने के लिए धन्यवाद। मुझे भी विश्वास है कि वरिष्ठ भाई निश्चित रूप से वापस आएंगे। दृश्य बदल जाता है। जियान फैंग और फोंग यूडे ने मकबरे में प्रवेश करने के बाद एक साथ अपने हाथ छोड़ दिए। ये देखकर कि जगह कितनी अंधेरी थी, जियान फैंग ने प्रकाश का मंत्र डालना चाहा, लेकिन उसके बगल में बैठे फोंग यूडे ने कहीं से एक तेल का दीपक निकाला और उसे जला दिया। आसपास का स्थान तुरंत उज्जवल हो गया। फिर जो कुछ दिखाई दिया वह एक सीधा मार्ग था। जमीन पर खून से लथपथ लाशें पड़ी थीं, जो ऐसी लग रही थी जैसे किसी राक्षस ने उन्हें खा लिया हो। उनकी मौत बेहद दयनीय थी। हे भगवान, उसकी दादी स्वर्ग की एक बूंद गिरा देंगी। फैंग यूडे डर के मारे चिल्लाया और सीधे जियान फैंग पर लटक गया। जियान फैंग, साथी दाओवादी फैंग, अगर आप नीचे नहीं जाएंगे तो मैं कार्रवाई करूंगा। क्या यह मोटा ताओवादी पुजारी बहुत डरपोक है? मुझे नहीं पता कि वह नाटक कर रहा है या नहीं। अगर ऐसा है तो यह आदमी बहुत डरावना है। ओह, मुझे खेद है, साथी दाओवादी जियान फैंग, मैं अभी नीचे आता हूं। फैंग यूडे वाकई डर गया था। वह इतने सालों से इंडस्ट्री में था और ऐसे खूनी दृश्य देखना दुर्लभ था। उनमें से ज्यादातर मौत के बाद मुरझाई हुई हड्डियां थीं। इनमें से अधिकांश लाशें ताजा हैं। वे विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी होंगे जो गुप्त क्षेत्र की इस यात्रा के दौरान यहां आए थे। फैंग यू के मोटे चेहरे पर कुछ गंभीरता दिख रही थी। जियान फैंग ने उसकी ओर देखा। क्या ये सब बकवास नहीं है? जियान फैंग की आंखों को देखकर फैंग यूडे थोड़ा शर्मिंदा हुआ और जल्दी से विषय बदल दिया। साथी दाओवादी जियान फैंग, चलो आगे बढ़ते रहें। मेरे हाथ में ये तेल का दीपक सरल नहीं है। ये कब्र में पैदा हुई बुरी आत्माओं को हमारे पास आने से रोक सकता है। चल दर, जियान फैंग ने सिर हिलाया, लेकिन बिना हिले वहीं खड़ा रहा। जाहिर है, वह चाहता था कि फैंग यूडे आगे चले। उसने आने से पहले ही तय कर लिया था कि उसे कोई रास्ता निकालना होगा ताकि फैंग यूडे आगे का रास्ता तलाश सके। फैंग यूडे उलझन में था। क्या ये सही नहीं है? साथी दाओवादी जियान, आप पहले मुझे क्यों नहीं आमंत्रित करते? मेरे हाथ में तेल का दीपक है। अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो दीपक बुझ गया तो बहुत परेशानी होगी। देखो, यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है। बिना दीपक के हम ये कैसे कर सकते हैं? ये शब्द उचित एवं युक्ति संगत हैं। यदि कोई और होता तो शायद वह आगे होता। लेकिन जियान फैंग स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं करेगा। उन्होंने एक उज्जवल मुस्कान दिखाते हुए कहा, साथी दाओवादी फैंग, यह आपकी गलती है। देखो, अगर तुम तेल का दीपक लेकर आगे चलोगे तो तुम्हें अपने पीछे क्या है इसकी चिंता करने का समय नहीं मिलेगा। अगर मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा तो तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ अर्थ है। फैंग यूडे को नजरअंदाज कर दिया गया और वह अवचेतन रूप से आगे चला गया। हालांकि उन्होंने जल्द ही प्रतिक्रिया व्यक्त की, अरे तुम अंततः पथ प्रदर्शक क्यों बन गए? ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि वह कितना उदास था। लेकिन अगर इसी तरह देरी होती रही तो जब तेल के दिए का तेल खत्म हो जाएगा तो दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। अंधेरे में छिपी विभिन्न बुरी आत्माएं उनके लिए एक घड़ा पीने के लिए पर्याप्त होंगी। दांत पीसते हुए फैंग यूड आगे बढ़ा। जियान फैंग ने उसकी ठोड़ी को छुआ, उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वह उसके पीछे पीछे चल रहा था। यह एक ऐसा मार्ग है जिसका कोई अंत नहीं दिखता। दोनों ओर पत्थर की ईंटों से बनी दीवारें थीं और जमीन भी उन्हीं पत्थर की ईंटों से पक्की थी, लेकिन अधिकांश पत्थर की ईंटें लाशों से अवरुद्ध थीं। कुछ शवों के कपड़े बहुत पुराने लग रहे थे। दोनों कुछ समय पहले ही चले गए थे। दीवारों पर भित्ति चित्र न जाने कब से दिखाई देने लगे हैं। जियान फैंग ने इसे दिलचस्पी से देखा। भित्ति चित्र किंग दानव सम्राट के जीवनकाल की कहानी बताता प्रतीत हुआ, जो एक आध्यात्मिक तालाब से शुरू हुआ था। कच्चा https://www.696.com/txt/109785863030635 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.8 A million in return my senior brother so generous chapter 82 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट इनाम 0.2% #84 अध्याय 84 3 चैनल पहला भित्ति चित्र ऊपर जो दर्शाया गया है वह आध्यात्मिक तालाब में उगता हुआ हरा कमल है जो स्वर्ग और पृथ्वी का सार अवशोषित कर रहा है। हरे कमल के चारों ओर सभी प्रकार की अद्भुत घटनाएं खिलती हैं। उनमें से भयानक दृश्य हैं जैसे अमर राजा का 9 स्वर्गों में आना, नीले आकाश में चमकते तारे, अमर फीनिक्स का चित्र आदि जो अस्त व्यस्त हरे कमल के चारों ओर दिखाई देते हैं। इन दृश्यों की पृष्ठभूमि में भित्ति चित्र के मध्य में अस्त व्यस्त हरा कमल अत्यंत आकर्षक प्रतीत होता है। दूसरा भित्ति चित्र एक व्यक्ति जो अमर के समान शुद्ध और परिष्कृत था पृथ्वी पर आया, आध्यात्मिक कुंड से बाहर आया। उसकी आंखों में दिव्य प्रकाश खिल उठा, मानो वह अनंत शून्यता के पार, समय और स्थान के पार भी देख सकता हो तथा भविष्य के अलौकिक कोने को देख सकता हो। जियान फैंग को तो ये भ्रम भी हो गया था कि भित्ति चित्र में राक्षस सम्राट उसे देख रहा है। इससे उसे थोड़ा डर लगा और उसकी गति थोड़ी धीमी हो गई। इसके तुरंत बाद तीसरे भित्ति चित्र में यह आदमी जिसे किंग दानव सम्राट होने का संदेह है, अकेला है, सभी प्रतिभाओं के खिलाफ लड़ रहा है और उसके चारों ओर भी अजीब घटनाएं हो रही हैं। उसके चारों ओर मौजूद प्रतिभाशाली लोगों में कुछ ऐसे प्राणी थे जिनकी पीठ पर पंख थे, कुछ के सिर बैल के थे और यहाँ तक कि मशालों जैसी आंखों वाले सुनहरे कवच पहने हुए डरावने दुश्मन भी थे। भित्ति चित्र में युद्ध के दृश्यों में किसी प्रकार की नियम शक्ति समाहित थी जिससे जियान फैंग का खून उत्तेजना से खौल उठा। हालांकि जब वह देखना जारी रखना चाहता था, लेकिन वह ये देखकर अवाक रह गया कि जिस स्थान पर भित्ति चित्र बनाया जाना था उसे किसी ने खोदा था और वहां उसने जो देखा वह गहरे लाल रंग की मिट्टी थी। यह एहसास काफी असहज करने वाला है, जैसे कोई उपन्यास आधा पढ़ते पढ़ते अचानक एक पीला बटन सामने आ जाए। वहां 3 जगहें खोदी गईं। दूसरे शब्दों में इस भित्ति चित्र में 6 भित्ति चित्र होने चाहिए थे, लेकिन पीछे के 3 भित्ति चित्र गायब हैं। बड़े अफसोस की बात है, जियान फैंग ने चुपके से आह भरी। खेल में किंग दानव सम्राट का बहुत कम वर्णन है। यदि वह भित्ति चित्रों से कुछ समझ सकता है तो उसे दुनिया की स्पष्ट समझ होगी और वह उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाल सकेगा। उदाहरण के लिए ऊपरी दुनिया में जीजीयू का शक्तिशाली दुश्मन कौन है? भित्ति चित्र पढ़ने के बाद जियान फैंग की नजर स्वाभाविक रूप से उसके सामने फैंग यूडे पर पड़ी, लेकिन मोटा ताओवादी पुजारी अचानक रुक गया। जियान फैंग को थोड़ा बुरा लगा और उसने पूछा, साथी ताओवादी फैंग, क्या बात है? यदि स्थिति खराब हुई तो वह किसी भी समय भागने के लिए गुप्त रूप से तैयार है। फैंग यूडे ने अपने दूसरे हाथ से उसके गंजे सिर को छुआ, फिर मुड़कर कहा, साथी ताओवादी जियान फैंग, आगे 3 मार्ग हैं, ये परेशानी भरा होने वाला है। ये कहते हुए वह रास्ते से हट गया ताकि जियान फैंग अपने सामने का दृश्य देख सके। वास्तव में आपके सामने एक बास्केटबॉल कोर्ट के आकार का स्थान दिखाई देता है। फिर अंतरिक्ष के दूसरी ओर 3 चैनल हैं जिनमें से प्रत्येक का आकार अलग अलग है। सबसे बाईं ओर का मार्ग बहुत संकरा है और इसमें केवल एक व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता है। बीच वाला थोड़ा बड़ा है। अंतिम मार्ग में यदि 2 लोग एक साथ भी चले जाएं तो कोई समस्या नहीं होगी। साथी ताओवादी जियान फैंग, आपके अनुसार कौन बेहतर है? फैंग यूडे ने जियान फैंग की ओर देखा, मानो वह उसकी राय सुनना चाहता हो। जियान फैंग ने सीधे सवाल किया, साथी ताओवादी फैंग, जो भी आपको बेहतर लगे, मैं आपके साथ चलूंगा। लेकिन उसे याद आया कि उसके सामने वाला आदमी इस काम में माहिर है। वह इस आम आदमी से पूछने आया था, शायद इसलिए कि वह उसे कुछ सम्मान देना चाहता था। पेंडाओ का मानना है कि सबसे बाईं ओर वाला मार्ग सबसे उपयुक्त है। फैंग यूडे ने अपना हाथ उठाया और चेहरे पर मुस्कान के साथ बाईं ओर सबसे संकरे रास्ते की ओर इशारा किया। हालांकि इस मुस्कान ने लोगों को थोड़ा अश्लील महसूस कराया, चाहे वह इसे कैसे भी देखे। जियान फैंग ने शांति से सिर हिलाया, तो सबसे बाईं ओर का रास्ता लो, तुम पहले ऊपर जाओ। फैंग यूडे के चेहरे की चर्बी हिल गई और उसका पूरा शरीर खराब महसूस करने लगा। हालांकि उसने अपने आसपास पड़ी लाशों पर नजर डाली। उसने फिर से अपने हाथ में रखे तेल के दीपक की ओर देखा और समझ गया कि अगर उसने देखी तो जरूर कुछ होगा।
तो उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं पहले जाऊंगा। ऐसा कहने के बाद फैंग यूडे ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे गुफा के द्वार की ओर दौड़ लगाई और फिर उसमें गोता लगा दिया। हालांकि आधे रास्ते तक पहुंचने के बाद भी वह आगे नहीं बढ़ सका। साथ ही दाववादी जियांग फैंग, मुझे पीछे से धक्का दो, छेद बहुत छोटा है और तुम अंदर नहीं जा सकते। ये सुनकर जियांग फैंग लगभग जोर से हंस पड़ा। उसने अपना सिर हिलाया, फॉन्ग यूडे के पीछे चला गया, उसे जोर से पीछे से धक्का दिया और वह आदमी अंततः अंदर आ गया। बाद में जियांग फैंग भी मार्ग में प्रवेश कर गया। मार्ग में प्रवेश करने के बाद जियांग फैंग को स्पष्ट रूप से कुछ सुनाई दे रहा था। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, फॉन्ग यूडे जो आगे चल रहा था बोला, साथी दाववादी जियांग फैंग, क्या तुमने आवाज सुनी? ठीक है, ये दिल की धड़कन की आवाज लगती है, लेकिन धड़कन की आवृत्ति बहुत धीमी है। हे तुम सही हो। अगर पिंडाओं ने सही अनुमान लगाया है तो ये ध्वनि दानव सम्राट के दिल की धड़कन की आवाज है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह पुराना दोस्त हजारों साल पहले मर चुका है, लेकिन उसका दिल अभी भी धड़क रहा है। फैंग यूड आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसकी गति पूरी तरह धीमी हो गई थी, मानो वह किसी अजीब चीज का सामना करने से डर रहा हो। मार्ग के दोनों ओर भी बलगम भरा हुआ था। पूरा मार्ग अत्यंत अंधकार में और नम लग रहा था, मानो किसी भी समय कोई चीज बाहर निकल आएगी। थोड़ी दूर चलने के बाद आखिरकार रास्ता साफ हो गया और यहाँ लाशें मिलना बहुत ही दुर्लभ हो गया। उन लाशों पर पड़े कपड़े बहुत ही पुराने थे। जियांग फैंग को गंभीरता से संदेह था कि अगर मोटे ताओवादी पुजारी के कांसे तेल के दीपक के बिना उन्हें बुरी आत्माओं का सामना करना पड़ता। अचानक फांग योडे फिर रुक गया। इस बार क्या हुआ? जियांग फैंग ने भौहें सिकोड़ ली। वह किसी भी समय भागने के लिए तैयार था। उन्होंने धीरे से फॉन्ग यूडे के कंधे को थपथपाया और पूछा, फॉन्ग दाओयुग, सामने क्या हुआ? फैंग यूडे भयभीत और कांप उठा। दाओयुग, जियांग फैंग, मुझे अभी एक काली छाया चमकती हुई दिखाई दी। इतना कहने के बाद उसने खुद को सांत्वना दी, शायद यह मेरा भ्रम है। आखिरकार उसके हाथ में कांसे तेल का दीपक एक बहुत शक्तिशाली अस्तित्व है जो सभी बुरी आत्माओं को दबाने के लिए जाना जाता है। ये बात उन्हें हजारों साल पहले अपने एक पुराने मित्र से मिली थी। जियांग फैंग, मोटे ताओवादी, मुझे मत डराओ। दाऊ जियांग फैंग, भिक्षु झूठ नहीं बोलते। फैंग यूडे शायद बहुत डर गया होगा। उसने उस दिशा की ओर देखा जहां अभी काली परछाई दिखाई दी थी और उसने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। ये काम नहीं करेगा। वह भी दानव सम्राट का हृदय शीघ्रता से प्राप्त करना चाहता है और फिर वापस जाना चाहता है। अगर उसे सही से याद है तो दानव पंथ के लोग आने वाले थे और वह नहीं चाहता था कि उसकी दो छोटी बहनों को कुछ हो। मोटे ताओवादी, तुम एक भिक्षु हो, तुम किस भूत से डरते हो? जियांग फैंग ने जानबूझकर कहा। हालांकि फैंग यूड ने उसे अनदेखा कर दिया और खुद से ही कुछ कहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि इस पुराने मित्र की कब्र में एक कांसे तेल का दीपक रखा हो जिसने इसे अनदेखा कर दिया हो? जियांग फैंग कुछ कहना चाहता था। अचानक परिवर्तन अचानक बढ़ गया। फैंग योडे के हाथ में रखा कांसे तेल का दीपक अचानक बुरी हवा के झोंके से बुझ गया। तभी एक समय ऐसा कुछ आया जिससे लोगों को ठंड का एहसास होने लगा। कच्चा https://www.6noshu.com/txt/1097858 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.8 A million in return my senior brother so generous chapter 83 WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट इनाम 0.2% #85 अध्याय 85 अजीब काली छाया हंसी अंधेरे में कुछ हंसा लेकिन ये हंसी रोने जैसी लग रही थी जो कि डरावनी थी। घना अंधेरा तो और भी अधिक भयानक था। जियांग फैंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अपनी आंखों में समेट लिया। घने अंधेरे में भी वह मुश्किल से एक काली छाया को फैंग यूडे की ओर बढ़ते हुए देख पा रहा था और काली छाया का लक्ष्य मोटे ताओवादी के हाथ में कांसे तेल का दीपक था। दाऊ जियांग फैंग, मुझे बचाओ। फैंग यूडे एक सुअर की तरह चिल्लाया जिसे काटा जा रहा था। उसे नहीं पता था कि वह डर गया था या नहीं और जल्दी से जियांग फैंग की ओर भागा। जियांग फैंग उसे लात मारकर दूर करना चाहता था। हालांकि इस बारे में सोचने के बाद उन्होंने काली छाया को दूर भगाने में उसकी मदद करने का फैसला किया। क्योंकि इस काली छाया की ताकत केवल नवजात आत्मा के चरम पर ही लगती थी। उसके हाथ में 7 रंगों वाली परिसोने की तलवार निश्चित रूप से एक ही झटके में उस पर जोरदार वार कर सकती थी। रास्ते से अलग हटें। जियांग फैंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को रंगीन परिसोने की तलवार में डाला और फिर तलवार को मोटे ताओवादी पुजारी की दिशा में घुमाया। रंगीन तलवार की ऊर्जा ने लगभग पूरे मार्ग को रोशन कर दिया। फैंग यूडे ने तलवार की ऊर्जा देखी और जल्दी से रास्ते से हट गया। उसका मोटा शरीर बहुत लचीला था। क्लैंग, रंग बिरंगी तलवार की ऊर्जा किसी धातु की वस्तु को काटने जैसी थी जिससे बहुत कर्कश ध्वनि निकल रही थी। फिर काली छाया को बाहर निकाल दिया गया। टकराना। एक धीमी सी आवाज आई। काली छाया दीवार से टकराई फिर जमीन पर फिसल गई और स्थिर हो गई। हालांकि जब दोनों ने सोचा कि मामला खत्म हो गया है तो काली छाया फिर से खड़ी हो गई और मोटे ताओवादी पुजारी की ओर दौड़ना जारी रखा। गति अत्यंत अद्भुत थी। फैंग यूडे का चेहरा हरा हो गया और वह उसने से खुद को रोक नहीं सका। बुलियान की दादी त्यानजुन, ये बुरी आत्मा हमेशा मेरा पीछा क्यों करती है? मेरा मांस स्वादिष्ट नहीं है। जियांग फैंग और भी अधिक भौचक्का हो गया। इस दुष्ट आत्मा ने रंगीन परिसोने की तलवार से उत्सर्जित तलवार ऊर्जा का भी प्रतिरोध किया। इसके अलावा इसकी ताकत केवल नवजात आत्मा चरण के चरम पर ही प्रतीत होती है। क्या हमें यह कहना चाहिए कि ये दानव सम्राट की कब्र में दुष्ट आत्मा होने के योग्य है? क्या नवजात आत्मा अवस्था के शिखर की शक्ति से ही वह हमारे अस्त्र के हमले का सामना कर सकता है? जब वह सोच रहा था फैंग यूडे पहले ही जियांग फैंग के पीछे छिप गया था। दाऊ जियांग फैंग, कृपया पहले इसे रोकने में मेरी मदद करें। जब मैं कांसे तेल का दीपक फिर से जलाऊंगा तो हमें इस आदमी से डरने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। जियांग फैंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने अपने हाथ में पकड़ी रंगीन परी जैसी सोने की तलवार को उठाया और तलवार की ऊर्जा की एक धारा ने काली छाया पर हमला कर उसे पीछे धकेल दिया। संकीर्ण स्थान में काली छाया के लिए रंगीन तलवार की ऊर्जा को चकमा देना मुश्किल था, लेकिन चाहे उसे कैसे भी काटा जाए वह नीचे नहीं गिरती थी, मानो उसे चोट नहीं लगेगी। सौभाग्यवश कुछ ही क्षण बाद कांसे का तेल का दीपक पुनः जलाया गया और पूरा मार्ग पुनः प्रकाशित हो गया। और रहस्यमय काली छाया तेल के दीपक की रोशनी से प्रकाशित होकर उसके शरीर से सफेद धुआं निकला और वह घबराकर मार्ग के सबसे गहरे हिस्से की ओर भाग गया। काली छाया बहुत तेजी से भाग गई और जियांग फैंग को केवल एक नजर डालने का समय ही मिला। रहस्यमय काली छाया पर पड़े कपड़े उसे परिचित लग रहे थे, जैसे उसने उन्हें पहले कहीं देखा हो। इस समय फैंग यू जमीन पर बैठकर हौंट रहा था। उसने बुदबुदाया, हे भगवान, मैं तो डर के मारे मर गया। अभी जो चीज देख रही है उसका शरीर बहुत शक्तिशाली होगा। सौभाग्य से आपने ताओवादी साथी जियांग फैंग ने उसे रोकने में मदद की। फैंग यूडे ने अपने माथे से पसीना पोंछा और जियांग फैंग की ओर देखा। जब उसने जियांग फैंग के हाथ में 7 रंगों वाली परी सोने की तलवार देखी तो उसका चेहरा हरा हो गया। अरे, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए कोई आध्यात्मिक खजाना नहीं है? तो फिर आपके हाथ में परी तलवार क्या है? फैंग यूडे को अपने हाथ में परी तलवार दिखाई दी, जिसे देखकर जियांग फैंग ने शांतिपूर्वक 7 रंगों वाली परी सोने की तलवार को दूर रख दिया। दाओवादी साथी फैंग, चूंकि बुरी आत्मा को भगा दिया गया है तो चलिए आगे बढ़ते रहें। मैं महसूस कर सकता हूं कि खजाना हमसे ज्यादा दूर नहीं है। जब जियांग फैंग बोला तो मार्ग की गहराई में स्थित राक्षस सम्राट का दिल फिर से धड़कने लगा। इस बार पिटाई पहले से भी अधिक तीव्र थी। एक भयावह लहर आई, मानो यदि वे थोड़ा और आगे चले तो ये शक्तिशाली लहर उन्हें टुकड़े-टुकड़े कर देगी। हालांकि जियांग फैंग जो इस साजिश को जानता था, इसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। दानव सम्राट के हृदय के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखना पहले से ही कठिन था। इसलिए उन्हें दानव सम्राट के हृदय की शक्ति से टुकड़े-टुकड़े हो जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। फैंग यूडे ने भी स्वाभाविक रूप से इस लहर को महसूस किया और अपने गोल चेहरे पर उम्मीद की एक झलक के साथ वह तुरंत जमीन से उछल पड़ा। दाऊ जियांग फैंग, पहले ये स्पष्ट कर दें कि दानव सम्राट का दिल मेरा है और बाकी सब तुम्हारा है। जियांग फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा नहीं होगा मोटे ताओवादी, मैं यहाँ दानव सम्राट के दिल के लिए आया हूँ और मैं दानव सम्राट का दिल पाने के लिए दृढ़ संकल्प हूँ।
बुलियान की दादी तियानजुन, दाओ जियान फैंग, पहले मुझे अमर बंधन रस्सी वापस दो। यदि जियान फैंग इतना शक्तिशाली नहीं होता तो फैंग यूरी सीधे उसका चेहरा फाड़ देना चाहता। वह इतना धोखेबाज कैसे हो सकता है? मोटे ताओवादी पुजारी, चिंता मत करो, दानव सम्राट की कब्र से निकलने के बाद मैं तुम्हें अमर बंधन रस्सी अवश्य लौटा दूंगा। जियान फैंग ने उसकी छाती थपथपाई और वादा किया। फैंग यूरी ने जियान फैंग को संदेह से देखा और कहा, सच में? पुनर्तः सत्य। फिर दानव सम्राट का हृदय, ये काम नहीं करेगा। जियान फैंग 2 कदम आगे बढ़ा, फैंग यूरी के कंधे पर हाथ रखा और गंभीरता से कहा, फैंग दाओ, आप देखते हैं, दानव सम्राट का दिल वास्तव में दानव कबीले के लोगों के लिए सबसे उपयोगी है और इसे लेना आपके लिए बेकार है। इसके अलावा इस मकबरे में बहुत सारी अच्छी चीजें होनी चाहिए। दानव सम्राट के दिल को छोड़कर बाकी सब कुछ तुम्हारा है। तुम क्या सोचते हो? जियान फैंग भावनाओं से चीजों को समझता है और तर्क से चीजों को आगे बढ़ाता है। यहाँ तक कि फोंग योरे भी थोड़ा भावुक हो गया। तुम्हें पता है, दानव सम्राट की कब्र में दानव सम्राट के दिल के अलावा संभवतः कुछ अमर हथियार और तकनीकें भी हैं जो दानव सम्राट ने अपने जीवनकाल के दौरान छोड़ी थी। ये खजाने निश्चित रूप से अच्छी चीजें हैं, इस बारे में सोच रहा हूँ। फैंग यूरे ने अपने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, दानव सम्राट का दिल तुम्हारा है, अगर कोई और खजाना है तो तुम अब मुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। अवश्य। कुछ देर मोलभाव के बाद दोनों आगे बढ़ गए। इस समय अंधेरा मार्ग अधिक से अधिक आर्द्र होता जा रहा था और तापमान भी अधिक से अधिक बढ़ता जा रहा था। जियान फैंग को ठीक से याद नहीं था कि वे कितनी दूर गए थे। मैं बस इतना जानता हूं कि जमीन पर लाशें कम होती जा रही हैं और कुछ लाशों की हड्डियों में हल्की सुनहरी रोशनी भी है। प्रकाश की ये सुनहरी किरणें नवजात आत्मा अवस्था में एक मजबूत व्यक्ति का संकेत हैं। बंद करना, करीब आ रहे हैं। दानव सम्राट के हृदय से आने वाले उतार चढ़ाव को केवल एक दीवार द्वारा अलग किया गया प्रतीत होता था। डोंग 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 डोंग, ऐसा लग रहा था कि कोई आ रहा है और दानव सम्राट के हृदय की धड़कन की आवृत्ति काफी अधिक थी, लगभग एक सामान्य मानव हृदय के स्तर तक पहुंच रही थी। इससे उत्पन्न दबाव भी अत्यंत भयावह है। 7 रंगों वाली अमर स्वर्ण तलवार ने प्रकाश के 7 रंगों का उत्सर्जन किया, जिससे प्रकाश का एक कोकून बन गया, जिसने जियान फैंग को उतार चढ़ाव की इस लहर से बचाया। और फैंग यूरी के शरीर पर ग्रे कपड़े ने भी एक ग्रे प्रकाश उत्सर्जित किया, जो स्वचालित रूप से मालिक की रक्षा कर रहा था। 2 या 3 मील और चलने के बाद जियान फैंग और दोनों एक बहुत ही विस्तृत स्थान पर आ गए और उनकी दृष्टि अचानक स्पष्ट हो गई। कच्चा https://www.692.com/txt/109785873030643 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 84 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट इनाम 0.2% #86 अध्याय 86 दानव सम्राट का दिल कितनी समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा है। जियान फैंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और खुद से बुदबुदाया। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा बाकी दुनिया की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। फैंग यूरी ने उसकी ओर देखा और अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, मैंने इसे अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा वाला स्थान कभी नहीं देखा। जियान फैंग ने उसे अनदेखा कर दिया और उस स्थान की हर चीज को मंदरोशनी में देखने लगा। यह एक बहुत बड़ा स्थान है, एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे ऊंचे गुंबद पर तारे लटक रहे हों। ध्यान से महसूस करने पर मुझे एहसास हुआ कि वे तथाकथित तारे आध्यात्मिक पत्थरों से बने थे। उनके ठीक सामने एक विशाल पत्थर का मंच था, जिस पर एक जेड जैसा क्रिस्टल साफ ताबूत रखा हुआ था। यदि जियान फैंग ने सही अनुमान लगाया है, तो ये ताबूत अमर स्रोत के एक पूरे टुकड़े से बना था। अमर स्रोत आध्यात्मिक पत्थर की तुलना में उच्च स्तरीय साधना संसाधन है, जो अत्यंत समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा वाले स्थानों में उत्पन्न होता है। इसे सीधे शरीर में अवशोषित करके शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति में भी बदला जा सकता है। जियान युवान ताबूत के ऊपर एक सियान रंग का दिल चुपचाप लटका हुआ था। राक्षस सम्राट का हृदय। हालांकि जियान फैंग उत्साहित था, उसने जल्दबाजी में काम नहीं किया, क्योंकि दानव सम्राट का दिल प्राप्त करना इतना आसान नहीं था, जैसा कि पत्थर के मंच के चारों ओर लाशों से देखा जा सकता था। ये सभी शब्द, जिनकी उत्पत्ति अज्ञात थी, पत्थर के मंच के सामने गिरे। लाश के साथ आए आध्यात्मिक खजाने कई वर्षों तक जंग खाकर नष्ट हो गए हैं। पत्थर के मंच से दूर देखने पर जियान फैंग ने एक और परिस्रोत को देखा, जो एक व्यक्ति जितना लंबा था, लगभग पत्थर के मंच के ठीक बगल में जहां ताबूत खड़ा था। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इस परिस्रोत में वास्तव में एक सुंदर स्त्री बंद थी। परिस्रोत में महिला पानी से निकलने वाले हिबिस्कस की तरह है, शुद्ध और परिष्कृत, बिल्कुल 9 स्वर्गों की रहस्यमय देवी की तरह। लोग अपनी आंखें से हटा नहीं सकते। बिंकी जी की उपस्थिति उसके गुरु जी के समान स्तर की है। बहुत सुंदर। जियान फैंग कुछ कहे बिना न रह सका। एक तरफ खड़े फैंग यूरी ने उसकी ओर आंखें घुमाते हुए कहा, इसके बारे में और मत सोचो। वह दानव सम्राट की पत्नी है और हजारों साल पहले मर चुकी है। क्या तुम उसे पहचानते हो? बेशक मैं इसे पहचानता हूं। नहीं, क्या आप मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? फैंग यूरी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और जियान फैंग की ओर देखा। जियान फैंग ने उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन परिस्रोत को सोच समझकर देखा। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ सोच रहा था, पर तब भी उसे यह भ्रम भी था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति उसके मूल स्थान को जानता है। हे अनंत स्वर्गीय प्रभु, ये बच्चा बहुत दुष्ट है। फैंग यूरी ने मन ही मन सोचा। इस समय जियान फैंग ने पलटकर कहा, साथी ताओवादी फैंग, आप क्यों नहीं जाते और पहले ये देखने की कोशिश करते कि क्या आप ताबूत खोल सकते हैं और मुझे दानव सम्राट का हृदय यहाँ लाने में मदद कर सकते हैं? मत जाओ। फैंग यूरी को पता था कि जियान फैंग क्या सोच रहा था। क्या आप चाहते हैं कि वह सड़क का पता लगाए? बिल्कुल असंभव। उसने शुरू में जियान फैंग पर भरोसा किया था कि वह उसके लिए रास्ता तलाशेगा, लेकिन अब जब वह यहाँ है, तो वह भी चाहता है कि वह आगे चले। ये बहुत ज्यादा है। अप्रत्याशित रूप से जियान फैंग ने आह भरते हुए कहा, ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि भले ही हम यहाँ हैं, हम पीछे रह जाएंगे। बेटा, तुम्हारा क्या मतलब है? फैंग यूरी ने उसे साथी ताओवादी कहने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि जियान फैंग बहुत परेशान करने वाला था। जियान फैंग को गुस्सा नहीं आया और उसने शांति से कहा, मेरे पास आत्मरक्षा के लिए कोई आध्यात्मिक खजाना नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वे चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास बहुत सारे आध्यात्मिक खजाने होंगे, साथी ताओवादी फैंग, है ना? तो यह आपके लिए बेहतर है, साथी ताओवादी फैंग, पहले ऊपर जाओ और मैं तुम्हें कवर करूंगा। जियान फैंग को इस निष्कर्ष पर पहुंचते देख फैंग यूरी गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने जियान फैंग का अनुसरण करने और जोकर बनने की हिम्मत कैसे की? लेकिन जब मैं इसके बारे में ध्यान से सोचता हूं, तो मुझे लगता है कि मेरे शरीर पर बहुत सारे आध्यात्मिक खजाने हैं। रुको, उसे कैसे पता चला? फैंग यूरी ने जियान फैंग को देखा और उसका संदेह बढ़ता गया। जैसे ही वे दोनों इस बात पर विचार कर रहे थे कि पहले कौन जाएगा, रहस्यमय काली छाया सामने आ गई। अचानक फिर प्रकट हो गया और एक अप्रत्याशित कोण से बिना अधिक बचाव के आक्रमण करने का एकमात्र तरीका सदाचारी होना है। कांसे के तेल के दीपक ने वास्तव में अपना कार्य खो दिया। आप सफल होने वाले हैं। बिजली और चकमक पत्थर के बीच एक तलवार की ऊर्जा ने उसे दूर धकेल दिया। टकराना, काली छाया चट्टान की दीवार से टकरा गई और अस्थायी रूप से हिलने डुलने की क्षमता खो बैठी। आखिरकार उसकी शक्ल नंगी आंखों से कैद हो गई। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो मम्मी जैसा दिखता है, जिसकी हड्डियों पर केवल त्वचा की एक पतली परत है तथा घने बुरे बाल हैं जो लगभग पूरे चेहरे को ढके हुए हैं। उसके शरीर पर पहने कपड़े और भी अधिक प्राचीन और डरावने हैं। उसके रूप और डील डॉल को देखकर लगता है कि यह आदमी बुरा होगा। उसका मुंह और हाथ खून से सने हुए थे और उसके शरीर के कपड़ों पर तलवारों के अनगिनत निशान थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कपड़े के कारण वे पूरी तरह क्षतिग्रस्त नहीं हुए थे। जियान फैंग ने जब काली छाया देखी तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने उसे पहले भी कहीं देखा हो। उसके बगल में बैठे फैंग यूरी ने भी कहा, बुलियान की दादी एक दिव्य प्राणी है। कोई आश्चर्य नहीं कि परी तलवार भी उन्हें काट नहीं सकती। मुझे उम्मीद नहीं थी कि काली छाया वही होगी। कौन है ये लड़के? वह तुम्हारे दांतियान तलवार संप्रदाय का संस्थापक है, चेन दांतियान। जैसे ही ये शब्द निकले, जियान फैंग हैरान था। जो बुरा आदमी उसके सामने मम्मी की तरह दिख रहा था, वह वास्तव में उनके दांतियान तलवार संप्रदाय का संस्थापक था।
क्या पर्वत के संस्थापक चेन दाओतियान पहले ही क्लेश से गुजरकर ऊपरी क्षेत्र में नहीं पहुंच गए थे? हालांकि अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचें तो क्या गेम में पृष्ठभूमि सेटिंग्स वास्तव में विश्वसनीय है? हो सकता है कि दाउतन गुप्त क्षेत्र के 10 सबसे खतरनाक स्थान मूल रूप से ऊपरी क्षेत्र से लाए गए हों। इस पर विचार करें। जियांग फैंग को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई, उसमें निहित जानकारी बहुत चौंकाने वाली थी। हे, एक और काली छाया ने हमला किया और इस बार हमलावर अभी भी मोटा ताओवादी पुजारी था। अरे तुम सब मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आप एक बड़ा लक्ष्य हैं। जियांग फैंग ने बेरहमी से चाकू को खत्म कर दिया। हालांकि उसके हाथ पहले ही चल चुके थे और एक रंगीन तलवार की ऊर्जा पहले की तरह नहीं दिखाई देने वाली काली छाया की ओर उड़ गई। डैंग, अप्रत्याशित रूप से इस बार दिखाई देने वाली काली छाया में वास्तव में एक हथियार था। यह अपमानजनक था। काली छाया द्वारा एक स्वर्ण कांस्य घंटी की बलि दे दी गई, जिसने जियांग फैंग की तलवार की ऊर्जा को अवरुद्ध कर दिया, लेकिन स्वर्ण कांस्य घंटी पर एक गहरी दरार छोड़ दी गई। काली छाया ने फिर से हमला किया और जो आदमी अभी जमीन पर गिरा था, उसके दांतन सुशी होने का संदेह था। उसने नई काली छाया के साथ जियांग फैंग और अन्य लोगों पर आगे और पीछे से हमला किया। बेटा, ये दोनों लोग अब लाश की कठपुतली बन गए हैं, तुम्हें दया नहीं दिखानी चाहिए। फैंग योरे ने याद दिलाया। वह चिंतित था कि जियांग फैंग चेन दाओटियन को मारने में सक्षम नहीं होगा और वह भी बर्बाद हो जाएगा। मुझे पता है, जियांग फैंग ने हल्का सा सिर हिलाया। यहां तक कि यदि लाश की कठपुतलियों में से एक दाउतन कुलपति भी था, तो भी उसका उससे कोई खास संबंध नहीं था। वैसे भी वह सिर्फ एक समय यात्री था और उस पर कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं था। दो लाशों वाली कठपुतलियों के एक साथ आने से जियांग फैंग, जो बड़ी तलवार पकड़े हुए था, को भी थोड़ी परेशानी महसूस हुई। आखिरकार इन दोनों लोगों के शरीर अमर स्तर के थे। यद्यपि हजारों वर्षों तक उसकी मृत्यु के कारण उसकी शक्ति नवजात आत्मा अवस्था तक पतित हो गई थी, फिर भी इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इस समय जियांग फैंग ने दूसरी लाश कठपुतली की उपस्थिति को भी स्पष्ट रूप से देखा। ये वास्तव में एक महिला थी और जब वह जीवित थी तो उसका रूप निश्चित रूप से कम नहीं था। मोटे ताओवादी पुजारी, तुम दाउतन कुलपति से निपटो और मैं इस महिला लाश कठपुतली से निपटूंगा। उसके बाद जियांग फैंग को इस बात की परवाह नहीं थी कि फैंग यूरे इसे संभाल सकता है या नहीं, और सीधे महिला लाश कठपुतली के पास पहुंचा और उसके साथ लड़ाई की। कच्चा https://www.696.com/txt/100155871303036130667। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v 1.5.8 A million in return, my senior brother so generous. Chapter 85 WTR lab. बदले में 1 मिलियन, मेरा बड़ा भाई कितना उदार है। #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट इनाम 0.2%। #87 पुराना दोस्त, बहुत समय हो गया मुलाकात नहीं हुई। लानत है, मैं तुमसे लड़ने जा रहा हूं। फैंग यूरे ने कुछ नहीं कहा, अपने हाथ में कटोरा पकड़ा और चेन दाओटियन के सिर पर दे मारा। लेकिन उसकी गति स्पष्टतः लाश वाली कठपुतली जितनी तेज नहीं थी। भले ही उसका क्षेत्र नवजात आत्मा चरण में गिर गया, चेन दाओटियन की गति अभी भी कोर गठन चरण में एक साधक की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। हमला विफल हुआ। फैंग यू को अचानक अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई और वह सहज ही एक ओर हट गया। अगले ही पल चेन दाओटियन की पतली हथेली पहले वाली स्थिति में आ गई। शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह कुछ ही दूरी पर पत्थर की दीवार से टकराया, जिससे कई मीटर लंबे पंजे के निशान रह गए। यदि यह हमला शरीर पर होता तो संभवतः ये सीधे तौर पर हड्डियां और टेंडन तोड़ देता। ऐसा लग रहा था कि फैंग यूरे एक भयंकर युद्ध में उलझा हुआ है। दूसरी ओर महिला शव कठपुतली का सामना करते हुए जियांग फैंग को अचानक अमरबंधन रस्सी याद आई जो फैंग यूरे ने उसे दी थी, और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे निकाल लिया, जब तक कि उसने इसे सक्रिय करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति और विचारों का उपयोग नहीं किया। उसे बांध दो। वह रस्सी जो पहले बहुत साधारण सी दिखती थी, आध्यात्मिक शक्ति के संचार के कारण अचानक सोने की हो गई और उसने स्त्री शव कठपुतली को व्यवस्था की जंजीर की तरह कसकर बांध दिया। हालांकि ये बंधनकारी मुद्रा थोड़ी अनुचित क्यों है? ये कुछ कछुए के खोल जैसा है। इसके अलावा हालांकि यह महिला शव कठपुतली न जाने कितने वर्षों से मृत है, उसकी त्वचा अच्छी तरह से बनाए रखी गई है और उसका आंकड़ा भी आंखों बहुत भाता है। यदि वह जीवित होती तो संभवतः वह एक खूबसूरत महिला होती जो पूरे देश पर छा जाती। महिला शव कठपुतली अपने मुंह से अजीब सी आवाज निकाल रही थी, बिल्कुल फिल्म के ज़ॉम्बी की तरह। वह उन्मत्तता से संघर्ष कर रही थी तथा उस रस्सी से मुक्त होने की कोशिश कर रही थी जिसने उसे बांध रखा था। हालांकि जितना अधिक वह ऐसा करता, उतना ही अधिक वह बंधता जाता। ये कितना अच्छा खजाना है, ये तो नवजात आत्मा अवस्था में एक लाश की कठपुतली को भी बांध सकता है। जियांग फैंग ने राहत की सांस ली, ऐसा लग रहा था कि उसने ये कर दिखाया है। जब उसने पलट कर देखा तो पाया कि फैंग यूरे ने चेन दाओटियन द्वारा रूपांतरित शव कठपुतली को भी सफलतापूर्वक वश में कर लिया था और यहां तक कि उसका सिर भी काट दिया था। इस मोटे ताओवादी पुजारी के पास सचमुच बहुत सारा खजाना है। ऐसा सोचते हुए जियांग फैंग मोटे ताओवादी पुजारी से और अधिक खजाने प्राप्त करने के लिए और अधिक दृढ़ हो गया। मोटे ताओवादी पुजारी, आपने अभी इस लाश की कठपुतली का सिर काटने के लिए किस जादुई खजाने का इस्तेमाल किया? अरे क्या तुम बच्चे अभी भी मेरा खजाना लेना चाहते हो? फैंग यूरे ने जियांग फैंग को सतर्कता से देखा। उसके बड़े हाथ कटोरे को कसकर पकड़े हुए थे। उसे लग रहा था कि वह सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहा है। जियांग फैंग मुस्कुराया और कहा, आप इतने विनम्र क्यों हैं? अच्छी चीजें एक साथ साझा की जानी चाहिए। बुलियान की दादी की त्यानजुन, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। फैंग यूरे स्पष्ट रूप से जियांग फैंग पर ध्यान नहीं देना चाहता था और अमर रस्सी से बंधी महिला शव कठपुतली की ओर चला गया। तब वह दंग रह गया। आखिर यह रूप लियू संप्रदाय के संस्थापक जैसा कैसे है? हे भगवान, आज तो सचमुच अजीब दिन है। उसके गंभीर भाव को देखकर जियांग फैंग ने पूछा, फैंग दाओयू, मुझे मत बताओ, तुम भी इस महिला शव कठपुतली को पहचानते हो, है ना? कौन जानता है? फैंग यूरे ने वास्तव में सिर हिलाया और कहा, हाँ, वह लियू संप्रदाय की संस्थापक हैं और मैं उनसे एक बार मिल चुका हूं। शायद अगर कोई और यहाँ होता तो वह फैंग यूरे की बकवास पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। लेकिन जियांग फैंग ने इस पर विश्वास किया। यह महिला लाश कठपुतली लियू संप्रदाय की संस्थापक निकली। इसके पीछे जो छिपा है वह वाकई दिलचस्प है। क्योंकि शव कठपुतलियों का शोधन कोई सरल बात नहीं है। सिर्फ इन दो लाशों की कठपुतलियों ने हजारों सालों तक विभिन्न संप्रदायों के सभी भिक्षुओं को मार डाला। अगर जियांग फैंग और अन्य लोगों के पास कांस्य तेल के दीपक और शक्तिशाली जादुई हथियार नहीं होते तो वे बहुत पहले ही मर गए होते। बस इसी क्षण पत्थर के मंच पर हलचल हुई। जियान युवान से बने ताबूत को वास्तव में सीधे खोला गया था और फिर राक्षस सम्राट का दिल जो हवा में तैर रहा था वास्तव में बहुत ही जादुई तरीके से ताबूत में गिर गया। मोटे ताओवादी पुजारी, क्या हो रहा है? जियांग फैंग ने जल्दी से अपने बगल में फैंग यूरे से पूछा, क्योंकि खेल में इस भाग का कोई परिचय नहीं था। फैंग यूरे असमंजस में दिखे और कड़वे चेहरे के साथ बोले, मुझे कैसे पता, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे पुराने दोस्त को कोई बैकअप योजना तैयार करनी चाहिए थी। जैसे ही आवाज गिरी, ताबूत में पहले से भी अधिक तेज दिल की धड़कन निकली, जिससे आसपास की चट्टानी दीवारों पर मलबा हिल गया और सब नीचे लुढ़क गया। ऐसा लग रहा था मानो किंगलियान दानव सम्राट पुनर्जीवित होने वाला था। डोंग 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 डोंग, जैसे ही दिल की धड़कन तेज हुई, पूरा मकबरा हिल गया। कुछ समय बाद जियान युवान प्राचीन ताबूत से एक व्यक्ति बाहर निकला जिसके शरीर के चारों ओर और चेन लिपटी हुई थी। जब फैंग यूरे ने यह आकृति देखी तो वह खुद को रोक नहीं सका और बोल पड़ा, बुलियान की दादी का त्यानजुन, मेरे पुराने दोस्त की बैकअप योजना वह खुद ही निकला। इस समय चाहे वह कितना भी अविश्वसनीय क्यों न हो, जियांग फैंग केवल इस पर विश्वास कर सकता था। प्राचीन ताबूत से बाहर निकली आकृति निश्चित रूप से किंगलियान दानव सम्राट थी जिसने दुनिया को चौंका दिया था। इस आकृति को देखकर जियांग फैंग और फैंग यूरे, जो किंग सम्राट के पुराने मित्र होने का दावा करते थे, दोनों हैरान और अवाक रह गए। चूंकि यह व्यक्ति हजारों साल पहले मर चुका था तो उसे कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता था? भले ही वह अमर था, लेकिन मृत्यु के बाद वह पीली मिट्टी में बदल जाएगा। हालांकि जियांग फैंग को जल्द ही कुछ गड़बड़ लग गई। किंगलियान दानव सम्राट का शरीर बेहद भ्रामक लग रहा था। जब दोनों अपने सामने की स्थिति को लेकर अनिश्चित थे, तभी दानव सम्राट की छाया अचानक प्रकट हुई और पत्थर के मंच की सीढ़ियों से कदम दर कदम नीचे उतरती चली गई। दानव सम्राट हरे रंग के कपड़े पहनता था, उसका शरीर पतला था तथा उसके नैन नक्श बेहद सुंदर थे।
उनमें सम्राट स्तर के बलवान व्यक्ति जैसा दबाव नहीं था, बल्कि वे एक सुंदर जैद जैसे युवक की तरह दिखते थे, जिससे लोग उनके करीब आना चाहते थे। पुराने दोस्त, बहुत दिन हो गए मिलते हुए। पूरे मकबरे में कुछ तटस्थ आवाजें गूंज रही थीं। ये दानव सम्राट के प्रेत की आवाज थी, जिसमें एक विशेष जादू था जो लोगों को शांति का एहसास कराता था। भाई लियू, आप कैसे हैं? फैंग यूबे ने शांत रहने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वह यहाँ विशेष रूप से कब्र को लूटने के लिए आया था, लेकिन अंततः वह कब्र के मालिक से ही टकरा गया। हालांकि दानव सम्राट ने फैंग यूबे को नजरअंदाज कर दिया। एक जोड़ी भ्रामक आंखें जियान फैंग की दिशा में देख रही थी। जियान फैंग दंग रह गया। क्या यह मुझसे बात कर रहा है? क्या तुम मुझे जानते हो? जियान फैंग का दिल बड़ी लहरों से भर गया था, लेकिन इतने लंबे समय से उसने पहले से ही अपनी भावनाओं को न दिखाने का अभ्यास किया था। अभी फैंग यूबे के मुंह से उसने फिर से पुष्टि की कि उसके सामने वाला आदमी केनियन दानव सम्राट था, जो 10,000 साल पहले गिर गया था, और उसका असली नाम लियू क्यानियान था। हरे रंग के व्यक्ति ने अपनी आंखों में पुरानी यादें ताज़ा करते हुए सिर हिलाया। हाँ, ऐसा लगता है कि भाई जियान के आगमन ने मेरी इस अवशिष्ट चेतना को सक्रिय कर दिया है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पुनर्जन्म ने वास्तव में अपनी याददाश्त खो दी है, और भाई फैंग ने भी अपनी याददाश्त का कुछ हिस्सा खो दिया है। यह अफसोस की बात है कि मैं बहुत जल्दी मर गया, और मुझे नहीं पता कि बाद में क्या हुआ। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, भाई जियान, एक बात आपको याद रखनी होगी। हमारा शत्रु अनंत देव वंश है। अनंत देव वंश। जियान फैंग का दिमाग चौंक गया, मानो उसने अंधेरे में कुछ पकड़ लिया हो। लेकिन अंत में उसे कुछ भी याद नहीं रहा। कच्चा https://www.692.com/txt/10175813758/13030652। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 A million in return, my senior brother so generous. Chapter 86 WTR lab. बदले में 1 मिलियन, मेरा बड़ा भाई कितना उदार है। #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट इनाम। 0.2% #88 अध्याय 88 जियान फैंग का वादा। दानव सम्राट की कब्र के बाहर संपूर्ण पर्वत श्रृंखला अचानक हिंसक रूप से हिल उठी। यहाँ तक कि कब्र के बाहर खड़े लोग भी स्पष्ट रूप से दिल की धड़कन की आवाज सुन सकते थे, और कब्र से एक नीला प्रकाश उठकर विशाल आकाश की ओर बढ़ रहा था। इस नीले प्रकाश वाले स्तंभ में ऐसा लग रहा था मानो इसमें नीला कमल खिला हो। स्वर्ग और पृथ्वी में एक अजीब घटना। कब्र के बाहर विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी जब सियान प्रकाश स्तंभ को देखकर इतने स्तब्ध रह गए कि वे बोल नहीं सके। काफी देर बाद कुछ लोग अचंभित होकर होश में आए। साथ ही ताओवादी जियान फैंग जो कुछ समय पहले ही अंदर गए थे, और वह मोटा ताओवादी पुजारी, क्या वे वास्तव में दानव सम्राट की कब्र के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश कर गए और दानव सम्राट का हृदय खोज लिया? असंभव, बिल्कुल असंभव। इतने सारे साथी ताओवादी पहले भी अंदर गए थे और कोई हलचल नहीं हुई। वे दोनों दानव सम्राट की कब्र के सबसे गहरे हिस्से में कैसे प्रवेश कर सकते थे? यह असंभव क्यों है? दाउटियन तलवार संप्रदाय के वरिष्ठ भाई जियान फैंग एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। क्या आपने नहीं देखा कि वह पहले ही जिंदन क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच चुके हैं? विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों में इस बात पर अंतहीन बहस हुई कि क्या जियान फैंग और अन्य दो लोग दानव सम्राट की कब्र के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश कर चुके थे। एक ही समय पर जियाओ योरू और ये याओएं, जो कब्र के बाहर इंतजार कर रहे थे, वे भी घबराहट से अपने सामने का दृश्य देख रहे थे। उन्हें दुनिया की किसी भी अजीब घटना की परवाह नहीं थी, वे सिर्फ जियान फैंग की सुरक्षा के बारे में चिंतित थे। वरिष्ठ भाई, आपको जीवित वापस आना होगा। दोनों महिलाओं ने मन ही मन प्रार्थना की कि जियान फैंग सुरक्षित लौट आए। तथापि इस पल कुछ ही दूरी पर आकाश में अचानक एक दर्जन से अधिक अजीब आकृतियां दिखाई दी। इसके अलावा ये लोग न केवल विभिन्न आध्यात्मिक खजानों के साथ उड़ते हैं, बल्कि सभी घूंघट भी पहनते हैं, जिससे उनका असली रूप देखना असंभव हो जाता है। इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि इन लोगों की साधना लगभग सभी नवजात आत्मा अवस्था में होती है। वे किस संप्रदाय से हैं? क्या ये निर्धारित नहीं है कि केवल जिंदान अवस्था वाले साधक ही आ सकते हैं? हाँ, और उन्होंने घूंघट भी पहना हुआ है, जो वास्तव में अजीब है। अनेक संप्रदायों के अनुयायियों के हृदय संदेह से भरे हुए हैं। इस समय उन्हें खतरे के आगमन का आभास नहीं हुआ। जब जियाओ योरू ने देखा कि ये सभी लोग घूंघट पहने हुए हैं, तो वह अचानक सतर्क हो गई। ये लोग बुरे इरादों से यहाँ आए होंगे। दूरी ज्यादा दूर नहीं थी, और नवजात आत्मा अवस्था के साधक सड़क पर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। कुछ समय बाद एक दर्जन से अधिक नकाबपोश आवाजें दानव सम्राट की कब्र के सामने खुले स्थान पर उतरी। शियानजिन मंडप के एक शिष्य ने पहल करके इन नवजात आत्मा साधकों की उत्पत्ति के बारे में पूछना चाहा। उनके अनुसार ये लोग किसी खास धार्मिक संप्रदाय के साधक होंगे जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया होगा। साथ ही ताओवादी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? इससे पहले कि जियानजियान मंडप के शिष्य ने बोलना समाप्त किया, एक ठंडी रोशनी उसकी गर्दन पर चमकी और उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। एक बड़ा सिर जमीन पर गिर गया और अपने साथियों के पास भी लुढ़क गया। बेवकूफ, मेरे छोटे भाई को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह साधक जो कि शियानजियान मंडप का शिष्य भी था, उसने अपने कनिष्ठ भाई की दुखद मृत्यु देखी और तुरंत अपना जादुई हथियार, एक चौकोर खजाना मोहर दिखाया। अंततः अन्य संप्रदायों के लोगों को कुछ गड़बड़ नजर आई। ये नकाबपोश लोग राक्षस संप्रदाय के साधक लग रहे थे। इस समय कार्रवाई करने वाले राक्षस संप्रदाय के साधक ने ठंडी आंखों से शियानजिन मंडप के शिष्य को देखा और उपहास किया, क्या होगा अगर मैं उसे मार दूं? वह सिर्फ एक चीटी है। आज तुम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। जो नकाबपोश व्यक्ति बोल रहा था वह वास्तव में रक्तदुष्ट संप्रदाय का अनुयायी था। उसके हाथ में छोटी तलवार इस समय एक आकर्षक रक्त लाल प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी। ये वह छोटी तलवार थी जो अभी तलवार की ऊर्जा के साथ फूट पड़ी थी, जिसने एक तलवार से अप्रस्तुत शियानजिन मंडप शिष्य का सिर काट दिया। जाना, जैसे ही आवाज गिरी, पीछे रह गए दो लोगों को छोड़कर अन्य सभी राक्षस संप्रदाय के साधकों ने कार्रवाई की और आसपास के धार्मिक संप्रदाय के साधकों पर बवंडर की गति से हमला किया। केवल जिंदान के 9वें स्तर के उच्चतम साधना स्तर वाले धर्मी संप्रदाय के अनुयायी राक्षस संप्रदाय के उन साधकों को कैसे रोक सकते थे जिनका साधना स्तर नवजात आत्मा अवस्था में था? जिन शियानजियान मंडप के शिष्यों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, वे तुरंत ही मारे गए। हालांकि हर चीज में अपवाद होते ही हैं। विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों में से दो लड़कियों ने नवजात आत्मा अवस्था राक्षस साधक के आक्रमण को रोक दिया। ये दोनों लड़कियां स्वाभाविक रूप से जियाओ योरो और ये याओएं थीं। जियाओ योरो ने अजीब के आशीर्वाद और 9वें स्तर की टूटी हुई इंद्रधनुषी तलवार पर भरोसा करते हुए एक काले छोटे ब्लेड का उपयोग करके एक राक्षस साधक के साथ लड़ाई की। वह काला छोटा ब्लेड स्पष्टतः उच्च कोटि का आध्यात्मिक खजाना था। दोनों के बीच लड़ाई के दौरान जियाओ योरू को लगातार परेशान किया गया। अपनी नवजात आत्मा साधना के साथ जियाओ योरू जल्द ही निष्क्रिय स्थिति में आ गई। आखिरकार चाहे वह कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उसने अभी कोर फॉर्मेशन चरण में प्रवेश किया था। नवजात आत्मा के अस्तित्व का सामना करते हुए अजीबाग और 9वें स्तर की आत्मा तलवार के आशीर्वाद के साथ भी वह केवल मुश्किल से ही बराबरी तक लड़ सकती थी। ये याओ की तरफ भी स्थिति लगभग वैसी ही थी। इस समय ये याओ की आंखें पहले से ही खूनी लाल रंग में बदल चुकी थीं और उसकी लाल पुतलियां बेहद ठंडी थीं। उसके शरीर के चारों ओर लिपटी दुष्ट आत्मा विपरीत दिशा में नवजात आत्मा दानव साधक की तुलना में भी कमजोर नहीं थी। दो लोग आओ, पहले इन दो दांतन तलवार संप्रदाय के लोगों को मार डालो। रक्त दानव संप्रदाय के प्रमुख शिष्य ने ये देखा और सीधे आदेश दिया। फिर जियाओ योरू और ये याओ के प्रतिद्वंदी दो नवजात आत्मा दानव साधक बन गए और वे लगभग तुरंत एक भयंकर लड़ाई में पड़ गए। सौभाग्य से उन सभी के पास जियान फैंग द्वारा दिया गया अमृत था। लड़ते लड़ते उन्होंने अमृत ले लिया, लेकिन फिर भी वे लंबे समय तक टिक नहीं सके। दृश्य बदल गया। दानव सम्राट की कब्र में ग्रीन लॉर्ड्स दानव सम्राट ने जो कहा उसे सुनकर जियान फैंग संदेह से भर गया। उसने खुद को पुराना दोस्त बताया और उसने अपनी याददाश्त कब खो दी। शत्रु शाश्वत देव वंश है। संदेह की इस श्रृंखला ने जियान फैंग के सिर में झुंझुनी पैदा कर दी और वह तुरंत जवाब पाना चाहता था। हालांकि ग्रीन लॉर्ड्स दानव सम्राट ने उसे इस जानकारी को बचाने का समय नहीं दिया और सीधे कहा, पुराने दोस्त, आपकी याददाश्त जल्द या बाद में ठीक हो जाएगी और मैं इसे अभी आपको समझा नहीं सकता। मेरा वर्तमान शरीर अवशिष्ट चेतना का एक छोटा सा अंश मात्र है। मैं आपसे संवाद करने के लिए उस हृदय पर निर्भर करता हूं जिसे मैंने जीवित रहते हुए संकेंद्रित किया था। बस इतना याद रखो कि हमारा दुश्मन शाश्वत देव वंश है। बस इतना ही काफी है। मेरा दिल तुम्हारे काम आना चाहिए, है ना? बस इसे ले लो।
बस मुझे उम्मीद है कि अगर मौका मिला तो आप मेरी पत्नी एलियन को पुनर्जीवित करने में मदद कर सकते हैं। इस समय हरिकमल दानव सम्राट ने अपनी आंखों में सौम्यता के भाव के साथ अपने बगल में परिस्रोत में बैठी महिला की ओर देखा। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। जियान फैंग को समझ में नहीं आया कि उसने इतनी आसानी से वादा क्यों कर दिया, मानो उसने उनसे कुछ वादा किया था और उसे इस जीवन में उसे चुकाना था। जियान फैंग का सकारात्मक उत्तर प्राप्त करने के बाद ग्रीन लोर्ड्स दानव सम्राट के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान दिखी। फिर उसका शरीर पंखुड़ियों में बदल गया और समाधि में विलीन हो गया। एक नीला दिल जियान फैंग की दिशा में तैर गया। दानव सम्राट का हृदय। जियान फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सामने सियान दिल को रख दिया। जब वह दानव सम्राट ने जो कहा उसके बारे में सोच रहा था तो उसका दिल अचानक से भारी हो गया। क्या कुछ होगा? खेल की साजिश के बारे में सोचते हुए जियान फैंग ने अब और देरी करने की हिम्मत नहीं की और सीधे अमर बंधन रस्सी वापस ले ली। उसने नियंत्रण से बाहर निकली महिला शव कठपुतली को फोन यूडे को सौंप दिया और जिस दिशा से आया था उसी दिशा में भाग गया। कच्चा https://www.692.com/txt/109787584 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 87 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट नाम 0.2% #89 अध्याय 89 द्वार को मोड़ना दानव सम्राट की कब्र के बाहर संप्रदाय के कई अनुयायियों को राक्षस साधकों द्वारा मार डाला गया। यद्यपि उनमें से कई प्रथम श्रेणी के संप्रदायों के शिष्य हैं और अपने साथ जीवन रक्षक आध्यात्मिक खजाने रखते हैं, लेकिन जब उनका सामना नवजात आत्मा अवस्था के भिक्षुओं से होता है जो उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं तो वे मूलतः केवल पराजित होते हैं। केवल दो बेटियां शियाओ योरू और येयाओ जो कि भाग्य की बेटियां हैं, वे कम समय में ही ऐसी ताकत के साथ उभर सकती हैं जो कि नवजात आत्मा चरण की तुलना में कमजोर नहीं है। हालांकि दोनों महिलाओं को एक ही समय में दो नवजात आत्मा चरण भिक्षुओं की घेराबंदी का सामना करना पड़ रहा था। स्थिति बहुत गंभीर है। येयाओ के शरीर पर कई चोटें थीं। तीसरी जूनियर बहन येयाओ को घायल देखकर जियो योरू भी थोड़ा विचलित हो गई। दुर्घटनावश उसकी बांह पर एक काले रंग की छोटी ब्लेड से खरोंच लग गई और ऐसा लग रहा था कि उस छोटी ब्लेड में किसी प्रकार का तेज जहर है। यह जहर बहुत तेजी से फैला। बस एक पल में जियो योरू पसीने से लथपथ हो गई। हे ये परी, यह हजार आकर्षक सर्प का विष है। यहाँ तक कि अमृत बनाने वाली अवस्था में एक भिक्षु भी अगर इसके संपर्क में आ जाए तो आधे घंटे के भीतर ही वासना से जलने लगेगा। काले छोटे ब्लेड का उपयोग कर रहे नकाबपोश राक्षस साधक ने बड़ी दिलचस्पी के साथ कहा। हालांकि जियाओ योरू अचानक मुस्कुराई और बोली, सच में मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हारा जहर मेरे शरीर में लगी अजीब आग का सामना कर सकता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जलती हुई आकाशवन ड्रैगन ज्वाला ने जियो योरू के शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। हजार आकर्षण विषैले सांप का जहर कुछ ही क्षणों में पूरी तरह से खत्म हो गया। एक साथ आते हैं, ये स्थिति देखकर दोनों मुखौटाधारी राक्षस साधक पुनः आगे बढ़े। हालांकि शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थ समाप्त हो चुके हैं, लेकिन जियाओ योरू की हालत बद से बदतर होती जा रही है। शरीर की अधिकांश आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो चुकी है और जल्द ही या बाद में वह इसका समर्थन करने में असमर्थ हो जाएगी। वह जानती थी कि न केवल उसकी आध्यात्मिक शक्ति अपर्याप्त थी, बल्कि उसकी शारीरिक शक्ति भी कुछ हद तक समाप्त हो चुकी थी। बड़े भाई मुझे बचाने जरूर आएंगे, बस तब तक रुको। जियो योरू ने मन ही मन सोचा। उसके हाथ में इंद्रधनुषी तलवार दोनों राक्षस साधकों के हमलों का विरोध करती रही। दूसरी ओर येयाओ ने जिन राक्षस साधकों का सामना किया वे सभी रक्त संप्रदाय के सदस्य होने चाहिए। पुरुष के हाथ में आध्यात्मिक खजाना दो छोटे ब्लेड हैं जो उसे लगातार परेशान करते हैं, जबकि महिला दानव साधक के हाथ में आध्यात्मिक खजाना एक लंबा कोड़ा है और प्रत्येक प्रहार की शक्ति पहाड़ की चट्टानों को तोड़ सकती है। येयाओ को एक बार चाबुक के आकार के लिंबाओं ने मारा था और उसे अपनी कमर में तेज दर्द महसूस हुआ। यदि 10 साल बाद येयाओ की मजबूत आत्मा और दृढ़ संकल्प न होता जिसने उसे गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद लड़ाई जारी रखने की अनुमति दी, तो मुझे डर है कि वह दो राक्षस साधकों के हाथों मर जाती। याओ क्या हम मकबरे में छिप जाएं? येयाओ ने 10 साल बाद ये सुझाव दिया। परिणाम स्वरूप उसे येयाओ ने इस आधार पर तुरंत स्वीकार कर दिया कि इससे उसके वरिष्ठ भाई को परेशानी हो सकती है। स्विश स्विश येयाओ से बात करते समय दो छोटे ब्लेडों ने उसकी त्वचा को फिर से खरोंच दिया। सौभाग्यवश वह समय रहते बच गया और सौभाग्यवश उन दो छोटे ब्लेडों पर कोई जहर नहीं था। छोटी लड़की, मैं तुम्हें आज्ञाकारी होकर मरने की सलाह देता हूं। तुम्हारे जादू कौशल के अभ्यास के लिए हम तुम्हें एक सुखद मृत्यु देंगे। नकाबपोश महिला किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ही नरक के लायक हो। 10 साल बाद येयाओ की आवाज जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। यदि आप समय यात्रा से पहले रखे गए होते तो आप नवजात आत्मा चरण में ऐसे बदमाश को आसानी से मार सकते थे। दुर्भाग्य से आपका वर्तमान स्वखेती में बहुत कम है। इस समय आसपास के संप्रदायों के बड़ी संख्या में अन्य भिक्षुओं का वध कर दिया गया था। जब तक अन्य भिक्षुओं का पूरी तरह से वध नहीं हो जाता, तब तक जियो योरू और येयाओ निश्चित रूप से तब तक टिक नहीं पाएंगे जब एक दर्जन से अधिक नवजात आत्मा चरण विशेषज्ञ एक साथ आएंगे। एक ही समय पर दो नकाबपोश महिलाएं दूर से लड़ाई देख रही थीं। उनमें से एक व्यक्ति सुस्त आंखों से चुपचाप एक तरफा नरसंहार देख रहा था और दूसरा व्यक्ति हेहुआन संप्रदाय का ल्यू जुआनक्सुआन है। यहां पहुंचने के बाद से ही वह जियान फैंग को ढूंढ रही थी, लेकिन वह उसे नहीं ढूंढ पाई। मैं कुछ निराश हुए बिना नहीं रह सका और मुझे इस लड़ाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। एक तरफा लड़ाई ने शेष संप्रदाय के भिक्षुओं को निराशाजनक स्थिति में डाल दिया। उनकी एकमात्र आशा ये थी कि जियान फैंग, जो पहले दानव सम्राट की कब्र में प्रवेश कर चुका था, समय पर बाहर आ सके और उन्हें दानवपंथ भिक्षुओं से बचा सके। क्योंकि गुप्त क्षेत्र में बाहरी दुनिया से संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं है। एकमात्र व्यक्ति जिस पर वे भरोसा कर सकते हैं वह है जियान फैंग। हालांकि जियान फैंग की ताकत भी डैन जी के दायरे में है। भले ही वह डैन जी के 9वें स्तर के दायरे में हो, लेकिन एक दर्जन से अधिक नवजात आत्मा चरण के भिक्षुओं के खिलाफ उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है। अतः विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी निराशा से भर गए। नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहता। अरे राक्षस साधकों, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। ये भी एक तरफा नरसंहार था, लेकिन कुछ लोगों ने भागने की पूरी कोशिश की, जबकि अन्य लोग प्रतिरोध करने के लिए खड़े हो गए। जिन भिक्षुओं ने भागने की कोशिश की उन्हें पहले नवजात आत्मा चरण में राक्षस साधकों द्वारा निशाना बनाया गया और फिर उन्हें बेरहमी से मार डाला गया। जो भिक्षु विरोध करने के लिए उठ खड़े हुए उनसे आसानी से निपटा गया। तभी मकबरे के बाहर चीख पुकार मच गई। एक भयावह तेज छाया अचानक समाधि से बाहर निकली, एक भूत की तरह, और एक राक्षस साधक पर हमला कर दिया जो कुछ कर रहा था। ये राक्षस साधक शियानजिन मंडप की एक महिला शिष्या को मारने वाला था। अब महिला शिष्या के चेहरे पर निराशा के भाव थे। अचानक एक आकृति प्रकट हुई और तेज तलवार की ऊर्जा ने तुरंत राक्षस साधक को मार डाला। नवजात आत्मा चरण, यह आकृति कोई और नहीं बल्कि जियान फैंग है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बाहर की हलचल को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने सिस्टम को अर्चन को खोलने दिया और सीधे नवजात आत्मा चरण में पदोन्नत हो गए। इस समय एक शिशु की मुट्ठी के आकार की नवजात आत्मा पहले से ही उसके शरीर में आकार ले चुकी थी। उसके सामने राक्षस साधक को मारने के बाद जियान फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत ही कांपती हुई जियाओ योरू के पास जाकर उन दोनों राक्षस साधकों से निपटने के लिए दौड़ी। आप कौन हैं? जियाओ योरू के सामने एक छोटा ब्लेड पकड़े हुए आदमी ने जियान फैंग की आकृति को देखकर अपनी आंखों में डर का भाव दिखाया। उसकी गति बहुत तेज थी और उसके हाथ में जो तलवार थी वह निश्चित रूप से कोई साधारण वस्तु नहीं थी। मुझे डर है कि वहां उपस्थित सभी राक्षस साधक उसके हाथों मर जाएंगे। सिवाय उस वयस्क के, आप सभी मर रहे हैं, इसलिए ये जानने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं कौन हूं। जियान फैंग का चेहरा बेहद उदास था। वह बस इन राक्षस साधकों को अभी मारना चाहता था। नवजात आत्मा चरण की ताकत से संचालित अमर तलवार इस समय चलने के लिए तैयार थी। बड़े भाई जियो योरू ने जियान फैंग की पीठ की ओर देखा और उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू झलक पड़े। वह जानती थी कि जियान फैंग जरूर आएगा। जियान फैंग ने थोड़ा सा हिलाया, छोटी बहन आप पहले आराम कर लें, बाकी मुझ पर छोड़ दें।
और शब्द नहीं, जियांग फैंग दोनों राक्षस साधकों की ओर दौड़ा और उसके हाथ में अमर तलवार द्वारा संघनित तलवार ऊर्जा सैकड़ों मीटर लंबी थी, मानो वह दुनिया का निर्माण कर सकती हो। जब तक आप तलवार की ऊर्जा से प्रभावित हैं, या तो आप मर जाएंगे या घायल हो जाएंगे। केवल 2 चक्रों में दोनों राक्षस साधक रंगीन तलवार ऊर्जा के अधीन हो गए। 2 राक्षस साधकों को मारने के बाद जियांग फैंग नहीं रुका और सीधे याओ की ओर उड़ गया। उसकी स्थिति और भी खतरनाक थी। कच्चा https://www.692.com/txt/10015857830303659 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 88 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट नाम 0.2% #90 अध्याय 90 जो कोई भी मेरी छोटी बहन को छुएगा वह मर जाएगा। वह रहा है 10 साल बाद ये याओ ने जियांग फैंग को उसे बचाने के लिए दौड़ते हुए देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में चुपचाप कुछ बदल गया हो। ये याओ ए ने मन ही मन उत्साहित होकर कहा, धरती पर डटे रहो, दूसरा मैं, वरिष्ठ भाई हमें बचाने के लिए यहाँ है। हाँ, वह मुझे बचाने आया था। 10 साल बाद जब याओ युद्ध में अपनी तलवार चला रही थी, तो एक अन्य जियांग फैंग का चेहरा धीरे-धीरे उसके दिमाग में धुंधला हो गया। उसका शरीर अपनी सीमा तक पहुंच गया है। कियांग सामने खड़ी महिला दानव साधक ने अपने हाथ के कोड़े का इस्तेमाल ये याओ के हाथ की तलवार को गिराने के लिए किया और देखा कि कोड़ा फिर से ये याओ पर गिरने वाला था और 2 छोटे ब्लेड उसके कोमल पेट में डाले जाने वाले थे। एक ही समय पर जियांग फैंग की गति लगभग उस शिखर पर पहुंच गई है जिसे एक वार्निंग स्टेज भिक्षु प्राप्त कर सकता है। कोड़ा और छोटा ब्लेड जो ये याओ पर गिरने वाले थे, वास्तव में उसके द्वारा लाई गई तेज हवा से उड़ गए, यहां तक कि उसके कपड़ों के कोनों को भी नहीं छू पाए। याओ ए, मैं यहां हूं। शब्द पानी की तरह स्पष्ट थे, लेकिन ये याओ जो 10 साल बाद थी, हिल गई थी। उसने तुरंत अपना शरीर ये याओ को नहीं लौटाया, बल्कि जियांग फैंग को अपना शरीर सौंप दिया और साथ ही सुरक्षा की भावना महसूस की जो जियांग फैंग ने उसे पहली बार दी थी। यह अच्छा होगा यदि वरिष्ठ भाई अपने समय में जादू का अभ्यास न करें। उसने मन ही मन ये सोचा और फिर सो गई। इस समय जियांग फैंग ने स्वाभाविक रूप से यह नहीं देखा कि जिस याओ को उसने अपनी बाहों में पकड़ रखा था, वह वास्तव में वही थी जिसे वह आंतरिक दानव मानता था। उसका ज्यादातर ध्यान ये याओ के घावों पर था। लड़ाई के बाद ये याओ का शरीर घावों से भर गया था, विशेष रूप से उसकी कमर पर एक चाबुक की चोट जिसने लगभग मांस और खून का एक टुकड़ा फाड़ दिया था। चौंकाने वाला, जियांग फैंग के होठों पर अब कोई मुस्कान नहीं थी। जब उसने 2 नवजात आत्मा राक्षसी साधकों को देखा तो उसकी आंखों में क्रोध के अलावा एक अनियंत्रित हत्या की मंशा थी, जैसे एक जंगली जानवर अपने शिकार पर नजर गड़ाए हुए हो। लगभग तुरंत ही दोनों राक्षस साधकों को ऐसा महसूस हुआ मानो वे बर्फ के तहखाने में गिर गए हों। पलायन, ऐसा शब्द एक ही समय में 2 लोगों के मन में आया। हालांकि इससे पहले कि वे भागना शुरू कर पाते, जियांग फैंग पहले से ही एक तेज तीर की तरह था और आश्चर्यजनक गति से उनके भागने के मार्ग को अवरुद्ध कर रहा था। भागना चाहते हो? क्या तुमने मुझसे पूछा है? जियांग फैंग के सुंदर चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान दिख रही थी जो किसी दुष्ट भूत से भी अधिक भयानक थी। अगर ये याओ 10 साल बाद भी जाग रही है तो वह निश्चित रूप से जियांग फैंग की मुस्कान से बहुत परिचित होगी, क्योंकि जादू का अभ्यास करने के बाद वह ऐसा दिखता है। हालांकि जियांग फैंग अब जादू कौशल का अभ्यास नहीं करता है। झगड़ा करना, ये देखकर कि भागने की कोई संभावना नहीं है, दोनों राक्षस साधकों ने एक ही समय में जियांग फैंग के विरुद्ध आक्रमण शुरू कर दिया। बहुत धीमा, 2 प्रकार की दिव्य गतिविधियों से युक्त जियांग फैंग की गति निश्चित रूप से नवजात आत्मा के सभी भिक्षुओं के बीच शीर्ष स्तर पर है। एक क्षण में उसने 2 आध्यात्मिक खजानों के हमलों से बचकर सीधे 2 राक्षस साधकों की ओर दौड़ लगा दी। उनमें से पुरुष राक्षस साधक को जियांग फैंग की तलवार ने सीधे हृदय में छेद दिया। परी तलवार से बची हुई तलवार ऊर्जा के कारण उसका शरीर अत्यंत तीव्र गति से विघटित होने लगा और वह केवल अपने शरीर को शून्य में बदलते हुए देख सकता था। इस प्रकार की मृत्यु से उत्पन्न भय बिल्कुल अद्वितीय है। शेष बची महिला राक्षस साधक इतनी भयभीत हो गई कि उसने दया की भीख मांगी, साथ ही ताओवादी, मुझे मत मारो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं आपसे सिर्फ इतना कहती हूँ कि मुझे मत मारो। बोलते समय उसने साहपूर्वक अपने कुछ कपड़े खींचे जिससे 2 बर्फ सफेद चोटियां दिखाई दी जो अत्यंत चमकदार थी। हाँ, जियांग फैंग ने शांति से उसकी ओर देखा, ये देखकर कि आशा की किरण दिख रही है, महिला राक्षस साधिका ने अपनी कमर भी मोड़ ली। उन्होंने बार-बार से हिलाया और कहा, हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं निश्चित रूप से साथी ताओवादियों को संतुष्ट करने में सक्षम होऊंगा। हालांकि अगले ही पल वह निराशा में डूब गई। रंगीन तलवार की ऊर्जा गुजरी और महिला दानव साधक को सीधे जियांग फैंग ने मार डाला। यदि तुमने याओ ए को चोट पहुंचाई है तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जियांग फैंग ने लाश पर नजर डाली, फिर याओ ए को गले लगाया और जाने के लिए मुड़ गया। जियो योरू के पास लौटकर जियांग फैंग ने ये याओ ए को उसके हाथों में सौंप दिया और फिर धीरे से फुसफुसाया, योरो अपनी छोटी बहन की अच्छी देखभाल करना, मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आऊंगा। इसके तुरंत बाद जियांग फैंग ने युद्ध क्षेत्र को साफ करना शुरू कर दिया। उसने 12 राक्षस साधकों में से 4 को एक साथ मार डाला और शेष 8 राक्षस साधक एक साथ इकट्ठे हो गए। उन्होंने जियांग फैंग को सतर्कता से देखा और उसी समय वयस्क के करीब चले गए। जियांग फैंग, वह जियांग फैंग है, लियू जुआनिक्सुआन जो लड़ाई में शामिल नहीं थी, ने जियांग फैंग की लड़ाकू आकृति को देखा, उसकी खूबसूरत आंखों में खुशी थी, लेकिन ये जल्दी ही बुझ गई। अब तो ऐसा लगता है कि उनके बीच शत्रुतापूर्ण संबंध हो गए हैं। काश कि यह कोई अलग अवसर होता। लियू जुआनिक्सुआन अपने दिल में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। वह जियांग फैंग को कितना नीचे धकेलना चाहती थी। इस समय जियांग फैंग ने स्वाभाविक रूप से लियू जुआनिक्सुआन पर ध्यान दिया। हालांकि उसका हिवान संप्रदाय के संग पर कोई ध्यान देने का कोई इरादा नहीं था, कम से कम तब तक जब तक वह अपने सामने सभी दुश्मनों से निपट नहीं लेता। शीघ्र ही 3 तलवार ऊर्जाओं के सम्मिलन से निर्मित ताइक्सुआन तलवार तकनीक राक्षस साधकों के बीच फैल गई। जियांग फैंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी सुनसान जगह पर है। 1/4 घंटे से भी कम समय में शेष बचे सभी 8 राक्षस साधकों का वध कर दिया गया। शेष सभी प्रथम श्रेणी के पंथी शिष्य अचंभित रह गए। वरिष्ठ भाई जियांग फैंग बहुत शक्तिशाली हैं। मुझे लगा कि मैं मरने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दाओटियन तलवार संप्रदाय से भाई जियांग फैंग इस समय नवजात आत्मा चरण को तोड़ सकता है और वह इतना शक्तिशाली है। बहुत बढ़िया, इन कमीनों को मार डालो, भाई जियांग फैंग। ... इस समय जियांग फैंग की प्रतिष्ठा भयानक स्तर तक बढ़ गई। इस समय जियांग फैंग की नजर अभी भी लियू जुआनिक्सुआन पर नहीं थी, बल्कि उसके बगल में बैठी महिला पर थी। उसकी आंखों में एक गंभीर नजर थी। इस महिला के छोटे लाल होंठ, जैली जैसी नाक तथा स्याही से रंगी हुई 2 पुतलियां हैं जो किसी स्याही पेंटिंग की तरह हैं, जो आकर्षक है। 3000 काले बाल नीचे बिखरे हुए हैं और सफेद पोशाक शुद्ध और स्वच्छ है। एकमात्र दोष यह है कि उसकी आंखों में आत्मा का कोई निशान नहीं है, बिल्कुल भावनाहीन कठपुतली की तरह। हालांकि जियांग फैंग जानता है कि उसके सामने जो शरीर है वह कठपुतली नहीं है, बल्कि उसका असली शरीर है। यिंगुई संप्रदाय के नेता गु मिंग्यान, अपनी सेटिंग को याद करते हुए जियांग फैंग ने आह भरी। यह एक ऐसी लड़की है जिसका बचपन बहुत दुखों से गुजरा। उसके माता-पिता को दुश्मनों ने मार डाला था और वह खुद भी दुश्मनों के हाथों लगभग मर ही गई थी। अकेले रहने के बाद वह यिंगुई संप्रदाय में शामिल हो गई। उस समय के संप्रदाय गुरु ने उस पर कृपा की थी और उसने सभी कठिनाइयों को पार कर लिया और क्रॉसिंग स्टेज के दायरे में पहुंच गई। उसने अपने दुश्मनों को आसानी से हल कर दिया। लेकिन अब वह उसकी दुश्मन है। जियांग फैंग ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने दाहिने हाथ में 7 रंगों वाली परिसोने की तलवार को कसकर पकड़ लिया और अपने सामने खड़ी खूबसूरत महिला को घूरने लगा। किसी भी पक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की। जियांग फैंग ने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि वह जानता था कि उसके सामने गु मिंग्यान उसका असली शरीर था और वह निश्चित रूप से एक वास्तविक क्रॉसिंग ट्रिब्यूलेशन स्टेज विशेषज्ञ थी। और किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस समय गु मिंग्यान की आंखों में एक अदृश्य आत्मा का स्पर्श दिखाई दे रहा था। कच्चा https://www.692.com/txt/10051758130303664 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें।
कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com V1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 89 WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट इनाम 0.2% #91 अध्याय 91 छिपे हुए ये चरित्र 10 मिनट पहले दानव सम्राट की कब्र में फैंग यूबी ने जियान फैंग को अमर रस्सी लेने के बाद बिना किसी मार्शल नैतिकता के भागते हुए देखा। एक महिला लाश कठपुतली को मौके पर छोड़ दिया जो एक दूसरे को घूर रहे थे। बुलियन दादी त्यानजुन जियान फैंग मेरे लिए रुको। हे महिला शव कठपुतली की दहाड़ ने उसे जवाब दिया। सौभाग्य से फैंग यूबी के पास बहुत सारे आध्यात्मिक खजाने थे और उसने हरे रंग की छोटी तलवार को सक्रिय कर दिया जिसका उपयोग उसने पहले चेन दाउटियन से निपटने के लिए किया था। हरे प्रकाश की चमक के साथ महिला शव कठपुतली का सिर गिर गया। यह हरे रंग की छोटी तलवार एक निम्न श्रेणी का अमर हथियार निकला और इसका उपयोग विशेष रूप से बुरी आत्माओं से निपटने के लिए किया जाता था। महिला शव कठपुतली को मारने के बाद फैंग यूबी को राहत मिली। मेरे पास बहुत सारा खजाना है अन्यथा मुझे इस बच्चे से चोट लग जाती। सौभाग्य से इस तलवार को उस बच्चे ने निशाना नहीं बनाया। जब उसने सोचा कि उसकी अमर रस्सी जियान फैंग द्वारा छीन ली गई है तो उसे राहत मिली। फैंग यूबी को अपने दिल में बहुत परेशानी महसूस हुई। हालांकि पहले जो हुआ उसे याद करते हुए फैंग यूबी को लगा कि चीजें बहुत अजीब थीं। पुराने दोस्त किंग लियान दानव सम्राट जियान फैंग को क्यों जानते थे? इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने अपनी कुछ याददाश्त भी खो दी है। क्या हुआ? इसके बारे में सोचते ही फैंग यू को अपनी पीठ पर ठंडा पसीना महसूस हुआ और हमेशा ऐसा महसूस हुआ जैसे अंधेरे में उसे देखने वाली आंखों की एक जोड़ी है। लानत है, इसके बारे में मत सोचो। जिन बातों को वह समझ नहीं पा रहा था फैंग यूबी ने उन्हें छोड़ देने का निर्णय लिया। जहां तक अमरबंधन रस्सी की बात है अगर उसे वापस पाने का मौका है तो उसे जियान फैंग से वापस ले लो। यदि नहीं तो भूल जाओ। अनजाने में ही जियान फैंग के प्रति उसका रवैया बदल गया। हे पहले मैं देखूं कि मेरे पुराने दोस्त ने मेरे लिए कुछ और खजाने छोड़े हैं या नहीं, ये यात्रा व्यर्थ नहीं जा सकती। फैंग यूबी बहुत अश्लीलता से मुस्कुराया। फिर उसने किंग लियान दानव सम्राट द्वारा छोड़े गए खजाने को खोजने की उम्मीद में पत्थर के मंच के चारों ओर खोज की। एक चौथाई घंटे बाद फैंग यूबी सुन्न हो गया था। खजाने की तो बात ही छोड़िए, खजाने का एक टुकड़ा भी नहीं बचा था। राक्षस सम्राट का शाही हथियार जिसके बारे में वह सोच रहा था पूरी तरह से गायब हो चुका था। खाली मकबरा उसके घायल दिल की तरह था। पुराने दोस्त क्या तुम मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ सकते? फैंग यूबी ने परिस्रोत में बंद राक्षस सम्राट की पत्नी पर नजर डाली और उसकी आंखें धीरे-धीरे विकृत हो गईं। आप क्या सोच रहे हैं? एक गंभीर ताओवादी पुजारी के रूप में निश्चित रूप से उसे अपने पुराने मित्र की पत्नी के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। इसके बजाय उसकी नजर पत्थर के मंच पर परिस्रोत से बने ताबूत पर थी। परिस्रोत का इतना बड़ा टुकड़ा भी एक अच्छी फसल है, लेकिन यह अपने पुराने दोस्त के लिए थोड़ा खेद है। जब भी आपको ऐसा करने का विचार आए तो उसे करें। फैंग यूबी पत्थर के मंच की ओर दौड़ा, चुपचाप बुलियान त्यानजुन का जाप करते हुए और किंग लियान दानव सम्राट के परिस्रोत ताबूत को सीधे अपने साथ लाए कटोरे में डाल दिया। ये कटोरा एक अंतरिक्ष आध्यात्मिक खजाना है। फिर उसने परिस्रोत में राक्षस सम्राट की पत्नी को अलविदा कहा और यहां से चला गया। दृश्य बदल गया। यिंगुई संप्रदाय के नेता गु मिंगयांग का सामना करते समय जियान फैंग काफी दबाव में था। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि खेल में गु मिंगयांग एक छिपा हुआ पात्र था जिस पर विजय प्राप्त की जा सकती थी और उसे जीतना बहुत आसान था। हालांकि अगर वह थोड़ा भी विचलित हुआ तो उसे गु मिंगयांग द्वारा ही मार दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में यह एक छुपा हुआ यानी चरित्र था। गु मिंगयांग की अनुकूलता को देखते हुए जियान फैंग को थोड़ा सुन्न महसूस हुआ क्योंकि उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया था। यहां खड़े खड़े ही उसकी अनुकूलता बढ़ती गई। कुछ ही सेकंड में उसकी अनुकूलता बढ़कर 80 अंक तक पहुंच गई। क्या ऐसा हो सकता है कि वह बहुत सुंदर था? क्या ये गु मिंगयांग एक फेस कंट्रोल है? लेकिन भले ही वह एक फेस कंट्रोल थी फिर भी उसकी अनुकूलता इतने आश्चर्यजनक स्तर तक नहीं बढ़ सकती थी, है ना? जब जियान फैंग इसके बारे में सोच ही रहा था तो गु मिंगयांग ने अचानक कहा, भाई जियान फैंग क्या तुम वापस आ गए हो? यान ए सैकड़ों वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। जियान फैंग दंग रह गया। लड़की, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? सिस्टम, जल्दी से बाहर आओ, क्या हो रहा है? सिस्टम, मेजबान को बधाई, आपके पास हरम है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गंभीर रहो। सिस्टम, होस्ट, मुझे भी नहीं पता। सिस्टम, क्या आपको लगता है कि इसका मेरे पिछले जीवन से कुछ संबंध है? दानव सम्राट के मकबरे में जियान फैंग को दानव सम्राट से पता चला कि ऐसा लगता है कि उसका पिछला जीवन भी था। तो क्या गु मिंगयांग को उसके पिछले जीवन में छोड़े गए साधनों से बचाया जा सकता था? उदाहरण के लिए गु मिंगयांग को अचानक अपने पिछले जीवन से मुलाकात हुई और शक्तिशाली अवशिष्ट आत्मा पीछे रह गई। ये सबसे उचित स्पष्टीकरण भी है। आखिरकार जब वह दानव सम्राट की कब्र में था तो उसने और भी अधिक अपमानजनक बातें सुनी थी। इसलिए जियान फैंग ये स्वीकार कर सकता था कि गु मिंगयांग की मुलाकात उसके पिछले जीवन की अवशिष्ट आत्मा से हुई होगी। इस बारे में सोच रहा हूं, जियान फैंग ने पूरी ताकत से गु मिंगयांग से कहा जो उसके सामने आंसू बहा रही थी, यह मैं हूं, मैं वापस आ गया हूं। तब कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। यिंगुई संप्रदाय के नेता गु मिंगयांग का चेहरा सुंदर था और मुस्कान प्रसन्न थी। फिर वह सीधे जियान फैंग की ओर उड़ी और खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया। सच कहूं तो जियान फैंग बहुत घबराया हुआ था। उसे डर था कि अंधेरे गुणों वाली यह खूबसूरत महिला अचानक उसे चाकू मार देगी जैसे कि ये अवनीत में किया था। एक ही समय पर जियो योरू ये दृश्य देखकर दंग रह गई। वरिष्ठ भाई राक्षस संप्रदाय की एक महिला साधक को गले क्यों लगाएंगे? और वे इतने अंतरंग दिख रहे थे। उनके आसपास खड़े संप्रदाय के अन्य शिष्यों की भी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये पुष्टि करने के लिए कि क्या वे भ्रम थे, कई लोगों ने अपनी आंखें रगड़ी। क्या वरिष्ठ भाई जियान फैंग को दानव संप्रदाय की महिला साधक ने मोहित कर लिया है? मुझे लगता है कि यह संभव है। आखिरकार दानव संप्रदाय के लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमें किसी को वरिष्ठ भाई जियान फैंग को याद दिलाना होगा। क्या आपको लगता है कि दानव संप्रदाय की महिला साधक को भाई जियान फैंग से प्यार हो गया है? कई लोगों के शब्द स्वाभाविक रूप से जियान फैंग के कानों तक पहुंचे। हालांकि अब गु मिंगयांग की खुद को उसकी बाहों में डालने की पहल से थोड़ा विभूत था। उसे डर था कि वह गलती से सच्चाई का खुलासा कर देगा। गु मिंगयांग उसकी बाहों में धीरे से सिसकने लगी और उसने पुष्टि की कि यह एक परिचित गंध थी। ये वह व्यक्ति था जिसने उसे तब बचाया था जब वह अभी भी एक लड़की थी। जब उसके दुश्मन उसका पीछा कर रहे थे, उसे अभ्यास करने के लिए यिंगुई संप्रदाय में ले गया और फिर उसे छोड़ दिया। लेकिन अब जियान फैंग को स्वाभाविक रूप से नहीं पता था कि गु मिंगयांग क्या सोच रही थी। 80 के अनुकूल प्रभाव को देखते हुए जियान फैंग ने गु मिंगयांग को अपनी बाहों में लेकर संकोचपूर्वक कहा, यान ए, मैंने इन सभी वर्षों में तुम्हें निराश किया है। ये शब्द स्वाभाविक रूप से पिछले जीवन की शेष आत्मा की सीमा का परीक्षण करने के लिए हैं। यान ए नाम सुनकर गु मिंगयांग का नाजुक शरीर कांप उठा। उसने जियान फैंग को कसकर गले लगाया और कहा, वापस आकर अच्छा लगा भाई जियान फैंग, चलो फिर कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है? क्या ये सच है? गु मिंगयांग के मुंह से अपना नाम सुनकर जियान फैंग को और अधिक विश्वास हो गया कि यह उसका पिछला जीवन था जिसने उसके अतीत को बदल दिया। हालांकि इन कथानकों का खेल में उल्लेख नहीं किया गया है। गु मिंगयांग के विनती भरे शब्दों का सामना करते हुए जियान फैंग ने क्रूरता से अपना सिर हिलाया। नहीं यान ए, मुझे अभी भी गुप्त क्षेत्र में काम करना है। बाहर निकलने के बाद मैं तुम्हें खोजने के लिए यिंगुई ज़ोंग जाऊंगा। अब तुम पहले गुप्त क्षेत्र छोड़ो, ठीक है? ठीक है। अप्रत्याशित रूप से गु मिंगयांग ने मना नहीं किया। फिर उसने आगे कहा, यदि आप मेरे पास नहीं आते हैं तो मैं आपको खोजने के लिए दाउटियन तलवार संप्रदाय में जाने की पहल करूंगी। ये कहने के बाद गु मिंगयांग अनिच्छा से जियान फैंग से अलग हो गई, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखें भविष्य के लिए उम्मीदों से भरी थीं। लियू जुआनिक्सुआन के पक्ष में लौटने के बाद वह फिर से यिंगुई संप्रदाय की ठंडी नेता बन गई। चल दर, हालांकि लियू जुआनिक्सुआन भी जियान फैंग से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने गु मिंगयांग की इच्छा के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं की। थोड़ा सिर हिलाने के बाद उसने जियान फैंग को गहराई से देखा और उसके पीछे चली गई। कच्चा https://www.chenosu.com/txt/10051758/13030668
हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v 1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 90 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट नाम 0.2% #92 अध्याय 92 क्या वादा अंततः पूरा हुआ गुमिंग ज्ञान और लियू जुआनिक सुआन के चले जाने के बाद विभिन्न संप्रदायों के जीवित बचे शिष्यों को यह नहीं पता था कि वर्तमान जियांग फैंग का सामना करने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाए क्योंकि जियांग फैंग ने पहले भी उन्हें बचाया था लेकिन उसने दानव संप्रदाय की महिला साधकों के साथ सांठगांठ कर ली थी यद्यपि कई लोग सोचते हैं कि अभी जो महिला साधक दिख रही है वह संभवतः दांतन तलवार संप्रदाय द्वारा दानव संप्रदाय में स्थापित एक गुप्तचर हो सकती है हालांकि ऐसा कारण अभी भी बहुत दूर की कड़ी है भाई क्या तुम ठीक हो दानव संप्रदाय की दो महिला साधकों को जाते हुए देखने के बाद जियो योरू ने जल्दी से बेहोश याओ को गले लगाया और जियांग फैंग के पास उड़ गई जो आकाश में फंस गया था और जीवन के बारे में सोच रहा था अपनी छोटी बहन का सामना करते हुए जियांग फैंग मुस्कुराया और कहा मैं ठीक हूं पहले याओ को मेरे पास छोड़ दो और तुम्हें अपनी चोटों से जल्दी ठीक हो जाना चाहिए ठीक है जियांग फैंग की उसके प्रति चिंता को महसूस करना जियो योरू ने थोड़ा सा शर्माते हुए बेहोश याओ को जियांग फैंग को सौंप दिया और फिर एक उपचार की गोली निगल ली उसने सीधे तौर पर यह नहीं पूछा कि अभी क्या हुआ जियो योरू को विश्वास था कि इसके बाद जियांग फैंग उसे उचित स्पष्टीकरण देगा ये देखकर कि जियो योरू ने उसे कोई सवाल नहीं किया जियांग फैंग को राहत मिली इस तरह उसके पास ये सोचने के लिए अधिक समय था कि वह अपने व्यवहार को कैसे समझाए तुम्हें पता है अगर अभी दानव संप्रदाय की महिला साधिका को पकड़ने की खबर फैली तो यह निसंदेह दांतन तलवार संप्रदाय पर बहुत दबाव लाएगा हालांकि दांतन तलवार संप्रदाय का प्रभाव जी के पास है लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है हालांकि जितना संभव हो सके इससे बचना बेहतर है एक क्षण के लिए सोचा जियांग फैंग जमीन पर लौटाया और शोरगुल वाली आवाजों का सामना करते हुए शांति से कहा सभी लोग चुप हो जाओ जैसे ही आवाज गिरी सभी प्रकार की आवाजें गायब हो गईं अभी जो महिला साधक है वास्तव में जैसा कि सभी ने सोचा था वह दानव संप्रदाय में हमारे दांतन तलवार संप्रदाय की गुप्तचर है बहुत खूब ये कहते ही सभी लोग दंग रह गए मैंने तुमसे कहा था वरिष्ठ भाई जियांग फैंग दानव संप्रदाय की एक महिला साधक के साथ कैसे उलझ सकते हैं बहुत बढ़िया वरिष्ठ भाई जियांग फैंग निर्दोष हैं साथी दाववादी जियांग फैंग ने मेरी जान बचाई और मुझे वास्तव में उस पर शक था मैं कितना कमीना हूं अब से मैं हमेशा साथी दाववादी जियांग फैंग पर विश्वास रखूंगा विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों ने एक बार फिर जियांग फैंग के बारे में अपनी समझ को ताजा किया है कुछ महिला शिष्याएं भी गुमिंग ज्ञान की तरह खुद को जियांग फैंग की बाहों में फेंकना चाहती थी लेकिन यह अफसोस की बात थी कि जियो योरू उन्हें करीब से देख रही थी महिला साधकों की तो बात ही छोड़िए यहाँ तक कि पुरुष साधक भी उसके वरिष्ठ भाई के करीब आने के बारे में सोचते तक नहीं शियांजियान मंडप से एक महिला साधक ने जियांग फैंग को स्नेह से देखा और कहा वरिष्ठ भाई जियांग फैंग हमें बचाने के लिए धन्यवाद शियांजियान मंडप में हम आपका किसी भी समय हमारे पास आने का स्वागत करते हैं हम भी फेन्यांग घाटी में हैं जियांग जिया संप्रदाय वरिष्ठ भाई जियांग फैंग का किसी भी समय स्वागत करता है कई संप्रदायों के अनुयायी जियांग फैंग के प्रति आभारी हैं आखिरकार पानी की एक बूंद का बदला झरने से चुकाया जाना चाहिए और जियांग फैंग ने सभी की जान बचाई जियांग फैंग इतने सारे उत्साही ताओवादी मित्रों को देखकर थोड़ा अभिभूत हो गया उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा प्रिय ताओवादी मित्रों ये बताने लायक नहीं है कि मैं जियांग फैंग किसी और दिन आपके संप्रदाय का दौरा करूंगा फिर जियांग फैंग ने अपने दिल में कहा जहां तक जियांग जिया संप्रदाय की बात है उसे भूल जाओ वह अपने आसपास मानसल बाबी गुड़ियों का समूह नहीं देखना चाहता था ये कहने के बाद जियांग फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने 5वें स्तर के युद्ध देव फ्लाइंग बोर्ड को बुलाया और फिर ये याओ को पकड़कर 10 मीटर लंबी फ्लाइंग बोर्ड पर चढ़ गया जियाओ योरू ने उसका करीब से पीछा किया इस युद्ध में जियांग फैंग ने विभिन्न संप्रदायों के 100 से अधिक साधकों को बचाया और उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह स्थापित हो गई अब से चाहे कोई भी जियांग फैंग का उल्लेख करे वे 3 शब्द बिग ब्रदर लाएंगे गुप्त क्षेत्र की सीमा पर यहाँ 3 प्रमुख राक्षस संप्रदायों की सेनाएं तैनात हैं अनेक राक्षस साधकों की दृष्टि में गुप्त लोक में लोगों को पर्याप्त लाभ प्राप्त करने और फिर बाहर आने में कम से कम कुछ दिन लगेंगे हालांकि गुमिंग ज्ञान जो हमेशा से ही उदासीन रही है ने किसी को ये खबर देने के लिए भेजने की पहल की गुप्त क्षेत्र की यात्रा समाप्त हो गई है तुम्हें पता है अभी तो एक दिन से भी कम समय हुआ है समाचार प्राप्त करने के बाद 3 प्रमुख संप्रदायों के नेता गठन बाधा के बाहर हवा में फिर से एकत्र हुए बहन मिंग्यान क्या हो रहा है हेहुआन संप्रदाय के नेता के रूप में यान दीजियाओ ने हिमखंड जैसी गुमिंग ज्ञान को अजीब तरह से एक जोड़ी आंखों से देखा टीम का नेतृत्व करने के कारण कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए शाक्यानिक्सु ने सीधे पूछा अंदर क्या हुआ हेहुआन संप्रदाय के संत लियू जुआनिक सुआन को छोड़कर विभिन्न संप्रदायों के नवजात आत्माचरण में शामिल सभी साधक दाउटियन तलवार संप्रदाय के जियांग फैंग के हाथों मारे गए गुमिंग ज्ञान ने शांति से कहा जैसे वह कोई बहुत सामान्य बात कह रही हो हालांकि इन शब्दों ने 3 प्रमुख संप्रदायों के कई राक्षस साधकों के दिलों में खलबली मचा दी सब मर गए ये कैसे संभव है आपको ये जानना होगा कि राक्षस साधकों का जो समूह प्रवेश किया था वे सभी शक्तिशाली युवानिंग चरण योद्धा थे लेकिन अंत में वे सभी जियांग फैंग नामक एक व्यक्ति के हाथों मारे गए हालांकि ये शब्द गुमिंग ज्ञान ने स्वयं कहे थे इसलिए सभी के पास उन पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्या वे सभी जियांग फैंग के हाथों मारे गए ये शब्द सुनने के बाद यान देजियाओ की खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी उसे इस जियांग फैंग में और भी ज्यादा दिलचस्पी होने लगी ये खबर सुनने के बाद शाक्यानिक्सु की भावनाओं को कोई नहीं देख सका फिर उसने पूछा तो बहन मिंग्यान ने दानव सम्राट का हृदय प्राप्त कर लिया है गुमिंग ज्ञान ने कुछ नहीं कहा बस अपना सिर हिला दिया जब शाक्यानिक्सु ने पूछताछ जारी रखनी चाहिए तो गुमिंग ज्ञान ने धुंधली आंखों से गुप्त क्षेत्र की बाधा को देखा वे यहाँ हैं हम तीनों को गुप्त क्षेत्र को खोलने के लिए एक साथ काम करना चाहिए अच्छा पहले की तरह 3 उच्च स्तरीय आध्यात्मिक खजानों ने गुप्त क्षेत्र की बाधा पर हमला करने के लिए एक साथ काम किया अवरोध खुलने के बाद गुमिंग ज्ञान और लियू जुआनिक सुआन सफलतापूर्वक गुप्त क्षेत्र को छोड़कर बाहर लौट आए शाक्यानिक्सु को सबसे पहले एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है गुमिंग ज्ञान जिसे उसके सामने कठपुतली होना चाहिए था उसकी आंखों में बहुत अधिक चमक थी जैसे एक छोटी लड़की को कोई खुशी मिलती है ये दृश्य स्वाभाविक रूप से कई लोगों द्वारा खोजा गया था तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया गुमिंग ज्ञान जो अभी शाक्यानिक्सु और अन्य लोगों से बात कर रही थी वास्तव में अपनी पहल पर ताबूत में चली गई केवल गुमिंग ज्ञान को छोड़ दिया जो उसके सामने गुप्त क्षेत्र से बाहर आई थी बहन मिंग्यान क्या यह आपका असली शरीर है यान दीजियाओ ने अविश्वास से पूछा सबकी नजरें सामने खड़ी गुमिंग ज्ञान पर टिकी थी अप्रत्याशित रूप से हमेशा हिमखंड की तरह रहने वाली इस सुंदरी के चेहरे पर अचानक बर्फ और हिम पिघलने जैसी मुस्कान आ गई उसके लाल होंठ हल्के से खुले और उसने कहा अनुमान लगाओ ऐसा कहते हुए उसने यान दीजियाओ की ओर आंख मारी अगर उसके दिल में जियांग फैंग नहीं होता तो यान दीजियाओ को संदेह था कि वह टूट जाएगी गुमिंग ज्ञान जो अपने सामने गुस्से से भरी नजरों से देख रही है कितनी सुंदर है रक्त को युद्ध के मैदान 800 फुट ऊंचे विशालकाय शरीर पर विशालकाय के सिर पर एक भ्रामक आकृति खड़ी थी यदि कोई इसे ध्यान से पहचान सके तो उसे निश्चित रूप से पता चलेगा कि यह भ्रामक आकृति बिल्कुल उसके नीचे मौजूद विशालकाय आकृति जैसी दिखती है उसने दूर तक देखा और बुदबुदाया आखिरकार क्या भगवान किंग फैंग अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं कच्चा https://www.chenosu.com/txt/1095178/1030673 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 91 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट नाम 0.2% #93 अध्याय 93 भाग्य का पुत्र रक्त को है युद्ध के मैदान अपने नाम की तरह ही यह जगह पूरे साल लाल धुंध में लिपटी रहती है
ऐसा कहा जाता है कि यह जगह युद्ध में मारे गए शक्तिशाली लोगों के आक्रोश से बनी है। हजारों मील के दायरे में फैला क्षेत्र विभिन्न शक्तिशाली प्राणियों की लाशों से भरा पड़ा है। इसके अलावा इनमें से अधिकांश लाशें क्षत विक्षत थीं, जिससे पता चलता है कि उस वर्ष हुआ युद्ध काफी दुखद था। रक्तधुंध युद्ध के मैदान में कई आध्यात्मिक खजाने पीछे छूट जाते हैं। यहाँ तक कि अमर हथियार भी हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश क्षतिग्रस्त हैं। हालांकि फिर भी संप्रदाय के कई भिक्षु इसमें शामिल हो रहे हैं। भले ही यह एक अमर हथियार का टुकड़ा है, लेकिन इसमें निहित महान सिद्धांतों का मूल्य है। यदि इसे शोधन संप्रदाय के किसी शोधन गुरु को बेचा जाए तो निश्चित रूप से इसकी कीमत बहुत अधिक होगी। अब संप्रदाय के कई शिष्य रक्तधुंध युद्ध क्षेत्र के बाहर एकत्र हुए हैं। यद्यपि यहाँ प्रत्येक संप्रदाय से बहुत अधिक शिष्य नहीं है, फिर भी कुल मिलाकर उनकी संख्या सैकड़ों में है। अधिकांश भिक्षु कुछ छोटे संप्रदायों के शिष्य हैं। मैं इस जगह पर सिर्फ अपनी किस्मत आजमाने आया हूँ। आखिरकार यदि कोई भिक्षु अधिक शक्तिशाली बनना चाहता है तो उसे जितने प्रशिक्षण संसाधनों की आवश्यकता होगी वह निस्संदेह एक खगोलीय आंकड़ा है। निस्संदेह इन छोटे संप्रदायों के भिक्षुओं के लिए साधना संसाधनों के समर्थन के बिना अपनी शक्ति में और अधिक सुधार करना अत्यंत कठिन है। दाउतन गुप्त क्षेत्र में अन्य स्थानों में कई अवसर हैं। बड़े संप्रदायों के बहुत कम शिष्य हैं जो यहाँ समय बर्बाद करने को तैयार हैं। आखिरकार रक्तधुंध युद्ध के मैदान में यदि आप अच्छे खजाने प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बहुत भाग्य की आवश्यकता है। इस समय रक्तधुंध युद्ध के मैदान की परिधि पर एक नाजुक चेहरे वाली महिला अपनी खूबसूरत आंखों में गहरी चिंता के साथ रक्तधुंध में लिपटे गुप्त क्षेत्र की गहराई में देख रही थी। जूनियर भाई जीचेन, कृपया आपको कुछ न होने दें। महिला का नाम बाइलिंग है, जो युवा संप्रदाय की एक महिला अनुयायी है। तथाकथित युवा संप्रदाय एक छोटा और लोकप्रिय संप्रदाय है। इस बार दाउतन गुप्त क्षेत्र की यात्रा में भाग लेने के लिए भी बहुत पैसा खर्च करना पड़ा। बाइलिंग के अलावा गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले युवा संप्रदाय के भिक्षुओं में उसका कनिष्ठ भाई सुजीचेन भी था। आधे घंटे पहले सुजीचेन ने 100 जानवर संप्रदाय के कई शिष्यों का अनुसरण किया और भ्रामक अवसर प्राप्त करने के लिए रक्तधुंध युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। एक स्थूलकाय व्यक्ति उसके पास आया और उसे सांत्वना देते हुए कहा, बहन बाइलिंग, चिंता मत करो, तुम्हारा छोटा भाई हमारे लोगों द्वारा 100 जानवरों के संप्रदाय से सुरक्षित है और उसे कुछ नहीं होगा। ये बलिष्ठ व्यक्ति भी 100 पशु संप्रदाय का शिष्य है और उसका साधना स्तर केवल गोली निर्माण के तीसरे स्तर पर है। उसे सांत्वना देते हुए उसने शांति से बाइलिंग की उग्र आकृति को देखा। हालांकि बाइलिंग, जो अपने छोटे भाई के बारे में चिंतित था, ने उसकी आंखों में अजीबता नहीं देखी। उसने बस थोड़ा सा सिर हिलाया और कहा, ठीक है, धन्यवाद भाई पानयोंग, आपका स्वागत है। हाँ, हम सब जल्द ही एक परिवार बन जाएंगे। जैसे ही ये शब्द निकले, बाइलिंग, चाहे वह कितना भी धीमा था, उसने असमंजस में अपना सिर घुमाया और अपने सामने पानयोंग को देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में कुछ सतर्कता भरी नजर थी। पानयोंग को एहसास हुआ कि उसने कुछ तो बोल दिया है और जल्दी से उसे सुधारा। ओह बहन बाइलिंग, तुम देखो, मैं एक असभ्य आदमी हूं जो बोल नहीं सकता। मैंने कुछ समय के लिए लगभग गलत बात कह दी थी, इसलिए इसे दिल पर मत लेना। यद्यपि उसने ये कहा, लेकिन पानयोंग के दिल में एक और विचार था। जब साथी शिष्य वापस आएंगे तो देर सवेर वे अपने सामने ही हुआ जो की छोटी लड़की को खा जाएंगे। हालांकि बाइलिंग को नहीं पता था कि पानयोंग क्या सोच रहा था, फिर भी वह चेतन रूप से उससे दूर रहा। ठीक तभी एक भिक्षु जो रक्तधुंध युद्ध क्षेत्र के अपेक्षाकृत करीब था, उसने पाया कि ऐसा लग रहा था कि कोई रक्तधुंध युद्ध क्षेत्र से बाहर आ रहा है। बहुत उत्साह से चिल्लाया, साथी ताओवादियों, कोई बाहर आ रहा है, कोई बाहर आया। ये शब्द सुनकर बहुत से लोग साधु द्वारा बताई गई दिशा में देखने लगे। रक्तधुंध युद्ध के मैदान में खून से लथपथ एक युवक लड़खड़ाता हुआ बाहर आया। उसके सुंदर चेहरे पर थोड़ा ठंडा खून झलक रहा था। जूनियर भाई जीचेन, जब बाइलिंग ने इस आकृति को देखा तो वह सुंदर आकृति तुरंत उसकी ओर उड़ी। बाइलिंग को देखने के बाद युवक के मूल रूप से ठंडे चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी और कहा, वरिष्ठ बहन, मैं वापस आ गया हूं। अंत में बाइलिंग अपने कनिष्ठ भाई के पास आया और चिंतित होकर पूछा, कनिष्ठ भाई जीचेन, आप घायल हो गए होंगे, है ना? बड़ी बहन को देखने दो। बहन, मुझे कोई चोट नहीं लगी है। सुजीचेन ने अपना सिर धीरे से हिलाया और अपने सामने खड़ी महिला की ओर धीरे से देखा। वास्तव में गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि उसकी बड़ी बहन चिंतित हो, इसलिए उसने बाइलिंग को आश्वस्त करने के लिए कहा, यह अच्छा है, छोटे भाई, अगली बार ऐसा मत करना। अगर तुम वापस नहीं आए तो मुझे नहीं पता कि मास्टर को कैसे समझाऊं। बाइलिंग ने सुजीचेन को डांटा, वह बहुत गुस्से में दिख रही थी। ठीक तभी अत्यंत बलिष्ठ पानयोंग भी वहां आया। उसकी मोटी भौहें कसकर से कुड़ी हुई थी। अन्य संप्रदाय के सदस्य जो सुजीचेन के साथ रक्तधुंध युद्ध के मैदान में प्रवेश कर गए थे, वे बाहर नहीं आए। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी हत्या उसके सामने खड़े बच्चे ने की हो? मैंने पानयोंग को आते देखा। सुजीचेन ने बाइलिंग से कहा, बहन कृपया पहले रास्ते से हट जाओ। बाइलिंग थोड़ा चौंक गई, लेकिन फिर भी वह आज्ञाकारी ढंग से एक तरफ चली गई। उसने पाया कि वर्तमान छोटे भाई का स्वभाव अजीब लग रहा था। बेटे, हमारे 100 पशु संप्रदाय के अन्य सदस्य कहाँ हैं? पानयोंग ने अपनी बाहें पार की और सुजीचेन को कृपालुता से देखा, जैसे कोई विशालकाय चींटी को देख रहा हो। सुजीचेन की आंखें पानी की तरह शांत थीं और उसने न तो विनम्र और न ही अभिमानी स्वर में कहा, मृत। क्या? जब ये कहा गया तो न केवल पानयोंग बल्कि उसके आसपास के अन्य संप्रदायों के भिक्षु भी हैरान और अवाक रह गए। तुम्हें पता है, सुजीचेन की साधना का स्तर अभी जिंदन चरण में प्रवेश कर रहा है। 100 पशु संप्रदाय के जो शिष्य उसके साथ आए थे, वे सभी जिंदन के तीसरे स्तर के थे। उसके जीवित रहते हुए अन्य लोग क्यों मर गए? थोड़ा विचार करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि 100 जानवर संप्रदाय के उन शिष्यों की मृत्यु सुजीचेन के हाथों हुई होगी। लड़के, तुम मौत की तलाश में हो। जब पानयोंग को इसका मतलब समझ में आया तो उसने एक बड़ी कुल्हाड़ी निकाली और सुजीचेन पर भयंकर वार किया। सुजीचेन ने बाइलिंग को, जो भी अचंभित था, पानयोंग के हमले से बचने के लिए खींच लिया। कुल्हाड़ी सीधे एक विशाल पत्थर पर जा गिरी जिसका वजन 1000 पाउंड से भी ज्यादा था। बूम बूम, विशाल पत्थर टूट गया और भयानक आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव के कारण उसके आसपास के अन्य भिक्षु उससे दूर रहने लगे। सुजीचेन का दिल बैठ गया। अपने चरम अवस्था में पानयोंग से निपटना अभी भी उनके वर्तमान शरीर के लिए थोड़ा कठिन था। छोटे भाई, तुम पहले जाओ, मैं उसे रोकने में तुम्हारी मदद करूंगा। बाइलिंग, जो स्थिति को समझती थी, ने उत्सुकता से सुजीचेन की बांह खींची और कहा कि उसने अपने मालिक से अपने छोटे भाई की अच्छी देखभाल करने का वादा किया था। कोई भी नहीं जा सकता। पानयोंग ने कुछ गुप्त विधि का उपयोग किया और उसका शरीर बहुत तेज गति से सूज गया और उसका पूरा शरीर लगभग खून जैसा लाल हो गया। ये जानवर संप्रदाय का अद्वितीय कौशल है, जानवर हत्यारे का रास्ता। उपयोगकर्ता कम समय में कम से कम 3 स्तरों तक अपनी खेती में सुधार कर सकता है। इसे बहुत ही दबंग और भयंकर चाल कहा जा सकता है। पानयोंग ने इस जादुई शक्ति का उपयोग करने के बाद उसकी खेती का स्तर जिंदन के 6ठे स्तर के बराबर था। लड़के, मत जाओ। पानयोंग ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करने के बाद अपने हाथ में विशाल कुल्हाड़ी को जोर से घुमाया और उसे सुजीचेन की दिशा में पटक दिया। इतनी भयानक गति थी कि इससे बच पाना असंभव था। जब सभी ने सोचा कि युवा संप्रदाय के शिष्यों की यह जोड़ी पानयोंग के हाथों मर जाएगी, एक शक्तिशाली युद्धपोत बहुत तेज गति से रक्तधुंध युद्ध के मैदान की बाहरी सीमा पर आया और पानयोंग और सुजीचेन और अन्य को जबरन अलग कर दिया। एक सुंदर आदमी 2 सुंदर लड़कियों के साथ युद्धपोत से नीचे उतरा। ये वरिष्ठ भाई जियांग फैंग है। सबकी नजरें जियांग फैंग पर पड़ी जो अभी वहां आया था। लेकिन पानयोंग का चेहरा बदसूरत हो गया। दांतियान तलवार संप्रदाय का शिष्य जिसने अचानक उनकी लड़ाई में बाधा डाली, वह स्पष्ट रूप से युवा संप्रदाय के 2 शिष्यों के पक्ष में खड़ा था। कच्चा https://www.692.com/txt/1097858 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR yojakchinlab.com V1.5.8 A million in return, my senior brother so generous. Chapter 92 WTR Lab. बदले में 1 मिलियन, मेरा बड़ा भाई कितना उदार है। #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट इनाम 0.2%। #94 आप अभी भी युवा हैं, आप इसे नहीं देख सकते। साथी दाववादी जियांग फैंग, आपका क्या मतलब है? जब से जियांग फैंग द्वारा अपनी छोटी बहन के लिए परी जड़ वापस लाने की खबर फैली है,
दांतन गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लगभग सभी भिक्षुओं को इस बारे में पता था। पान योंग ने स्वाभाविक रूप से जियान फैंग का नाम सुना है। जियान फैंग ने युद्ध के देवता की उड़ने वाली नाव को दूर रखने के बाद उसने सू जीचेन और अन्य लोगों को सिर हिलाया और फिर वापस मुड़ गया। उसकी नजर पेन योंग पर पड़ी और उसने अपनी बाहें उठाई और कहा, ये दिलचस्प नहीं है, ये दो ताओवादी साथी मेरे दोस्त हैं। यदि आप उन्हें छूना चाहते हैं तो पहले मेरे साथ कुछ क्रियाएं कर लीजिए। इस बार चाहे वह जियाओ योरू हो, ये याओ जो जियान फैंग के साथ यहाँ आई थी, या सू जीचेन जो अभी खतरे में थी, वे सभी जियान फैंग को अजीब तरह से देख रहे थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जियान फैंग ने इस समय सू जीचेन की मदद क्यों की थी। ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि उसके सामने खड़ा ये साधारण सा युवक भविष्य में एक हथियारी संगठन का नेता बनेगा। और अगर जियान फैंग ने सही अनुमान लगाया तो इस बार सू जीचेन ने रक्तधुंध युद्ध के मैदान से जो कुछ निकाला वह एक शाही हथियार का टुकड़ा होना चाहिए। जंगली आकाश हरा ड्रैगन परशु, अन्यथा वह इस गंदगी की परवाह नहीं करता। वाइल्ड स्काई ग्रीन ड्रैगन हेल्बर एक शाही हथियार है जिसे किंग सम्राट ने खुद कई अमर स्वर्णों का उपयोग करके बनाया है। इसमें सर्वोच्च सिद्धांत शामिल हैं। इस तरह की कलाकृति अमर हथियार से भी अधिक भयानक है। सू जीचेन को बचाने में जियान फैंग के उद्देश्यों में से एक उसके हाथ में शाही हथियार के टुकड़े को वैध रूप से प्राप्त करना भी था। हालांकि जियान फैंग ने भी साहपूर्वक ऐसा कहा। पान योंग ने फिर भी हार नहीं मानी और गंभीर स्वर में कहा, साथी दाओवादी जियांग, इस लड़के ने मेरे साथी शिष्यों की हत्या कर दी, मैं निश्चित रूप से उसे जाने नहीं दूंगा। उसने सू जीचेन को मारने का मन बना लिया। वास्तव में अगर जियान फैंग नहीं आया होता तो भी सू जीचेन की मौत पान योंग के हाथों नहीं होती। इसके बजाय वह एक अत्यंत कठिन लड़ाई के बाद पेन योंग को मारने के लिए वापस लड़ेगा। इस सू जीचेन को इस दुनिया का किस्मत वाला बेटा कहा जा सकता है। जियान फैंग ने सिर्फ अपनी अनुकूलता बढ़ाने के लिए पहल की। ये देखते हुए कि युद्ध अपरिहार्य था, जियान फैंग ने बिना एक शब्द कहे अपना हथियार 7 रंगों वाली अमर स्वर्ण तलवार निकाली और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वार कर दिया। ये कार्य बहुत सरल और अपरिष्कृत है। पान योंग को जियान फैंग के ऑपरेशन से सीधा झटका लगा। अरे क्या दांतियान तलवार संप्रदाय के जियान फैंग ने एक अच्छा इंसान बनने का वादा नहीं किया था। वास्तव में उसने सैन्य नैतिकता का सम्मान नहीं किया और छिपकर हमला किया। हालांकि जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में उभरा, 100 मीटर लंबी एक तलवार की ऊर्जा उसे 100 जानवर संप्रदाय के पूर्वजों से मिलने के लिए ले गई। नवजात आत्मा चरण में डेंजी के छठे स्तर का सामना करते समय यही पूर्ण विनाशकारी इशारा था। भाई क्या ये व्यक्ति बुरा व्यक्ति है? ये देखकर कि लड़ाई खत्म हो गई है, ये और जियान फैंग के पास आई, उसकी आस्तीन खींची और पूछा। उसकी राय में जियान फैंग निश्चित रूप से अच्छे लोगों को नहीं मारेगा। ये सुनकर जियान फैंग ने स्वाभाविक रूप से सिर हिलाया और कहा, ये सही है। ये पान योंग 100 जानवरों के संप्रदाय का एक शिष्य है। जब वह बाहर होता है तो वह अक्सर पुरुषों को धमकाने और महिलाओं पर हावी होने के लिए अपनी साधना पर निर्भर करता है। उद्धरण चिन्ह। जियान फैंग ने जो कहा उसे सुनकर जियो योरू, जो अभी भी स्थिति के बारे में स्पष्ट नहीं थी, ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि उसका बड़ा भाई पागल है। सौभाग्य से बड़ा भाई पागल नहीं था और उसने 2 निर्दोष लोगों को बचा लिया। यह हुआ संप्रदाय सू जीचेन ताओवादी मित्र जियान फैंग को आपके जीवन रक्षक अनुग्रह के लिए धन्यवाद। ये कहा जा सकता है कि वह भाग्य का पुत्र होने के योग्य है। हालांकि सू जीचेन में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का आत्मसम्मान है, लेकिन वह उन तोप के चारे के पात्रों की तरह खुद के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचता है। इस समय बाइलिंग, जो प्रतिक्रिया करने में थोड़ा धीमा था, ने भी अपने कनिष्ठ भाई की नकल करते हुए जियान फैंग की ओर अपनी मुट्ठियां मोड़ी और कहा, युवा संप्रदाय बाइलिंग, मुझे बचाने के लिए साथी ताओवादी जियान फैंग को धन्यवाद। वे भिक्षुओं की अपेक्षा दुनिया के आम लोगों की तरह अधिक दिखते हैं। किसी ने ध्यान नहीं दिया। बाइलिंग की आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे तारे चमक रहे हों, जो सीधे जियान फैंग को देख रहे हों। उनकी आंखें सितारों का पीछा करने वाली लड़की की तरह ज्वलंत थीं। ये जियान फैंग दाओयू बहुत सुंदर है। उसने अपने छोटे भाई से अधिक सुंदर आदमी कभी नहीं देखा था, लेकिन आज जब उसने उसे देखा तो उसका दिल कामुकता से भर गया, लेकिन सौभाग्य से उसने अपना संयम नहीं खोया। तुम दोनों, यह एक आसान काम है, ज्यादा चिंता मत करो। जियान फैंग के सुंदर चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जिसे देखकर उसके आसपास के लोग, पुरुष और महिलाएं प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। इस दुनिया में इतना सुंदर व्यक्ति कैसे हो सकता है? नहीं, साथी ताओवादी जियान फैंग, गुप्त क्षेत्र छोड़ने के बाद आपको हमारे युवा संप्रदाय में आना होगा। जूनियर भाई, और मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। बात करते समय बाइलिंग ने उत्साह से जियान फैंग का हाथ भी पकड़ लिया। इस दृश्य ने सू जीचेन को उदास कर दिया। जियाओ योरू और ये याओ, जो जियान फैंग के बगल में थे, ने अपने दांतों को भींच लिया और लगभग अपने हाथों को अलग करने के लिए आगे बढ़े। मेरा यह मतलब नहीं था, साथी ताओवादी जियान फैंग। बाइलिंग को एहसास हुआ कि वह अपना संयम खो चुकी है और उसने तुरंत अपना हाथ वापस लेना चाहा, लेकिन इसके बजाय उसका हाथ जियान फैंग द्वारा कसकर पकड़ लिया गया था। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। साथी ताओवादी जियान फैंग, आप क्या कर रहे हैं? बाइलिंग के गाल शर्म से लाल हो गए, जबकि जूनियर भाई जिचेन अभी भी देख रहा था। यह बहुत शर्मनाक है। जिस क्षण जियान फैंग ने बाइलिंग का हाथ पकड़ा, उसने 3 ठंडी निगाहों को महसूस किया, जो सभी उसकी ओर निर्देशित थीं। कहने की जरूरत नहीं है कि इनमें से 2 निगाहें जियाओ योरू और ये याओ की होंगी। एक और नजरिया है सू जीचेन का। ये लड़का एक वरिष्ठ बहन नियंत्रण है। सौभाग्यवश उन्होंने ऐसा किसी कारण से किया। इस बाइलिंग का शरीर बहुत खास है। यह एक अत्यंत दुर्लभ जुबानीन शरीर है। यदि वह उचित कौशल का अभ्यास नहीं करता है तो वह अपने जीवन के बाकी समय में केवल गोली बनाने के दायरे में ही रह सकता है। हालांकि ये हाथ वास्तव में सुंदर हैं और वे बहुत चिकने और कोमल भी हैं। जियान फैंग को याद आया कि सीनियर सिस्टर जो के हाथ लगभग ऐसे ही थे। वह उन्हें कुछ और बात छूने से खुद को रोक नहीं सका और फिर बहुत गंभीरता से कहा, परी बाइलिंग, क्या आप जानती हैं कि आपका शरीर कैसा है? ये मैं भी नहीं जानता। बाइलिंग थोड़ा स्तब्ध थी और फिर उसने अपना सिर धीरे से हिलाया। उसकी खूबसूरत आंखें संदेह से भरी थी। उसकी आंखें झपक गईं और उसका सुंदर चेहरा थोड़ा शर्माते हुए जियान फैंग को देखने लगा। आपका शरीर बहुत ही विशेष जुबानीन शरीर है। आपको विशेष व्यायाम का अभ्यास करना चाहिए। कौन सा व्यायाम? बाइलिंग ने अवचेतन रूप से पूछा। जियान फैंग ने अस्थायी रूप से उसका हाथ छोड़ दिया और फिर अंतरिक्ष रिंग से अभ्यास का एक सेट निकाला और उसे बाइलिंग को सौंप दिया। बाइलिंग ने बस इसे संक्षेप में पलटा और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। ये वास्तव में दोहरी साधना के लिए अभ्यासों का एक सेट है। अभ्यासों में विभिन्न ज्ञान को पढ़ने के बाद बाइलिंग को लगा कि उसके मूल्य रहने वाले हैं। ये पता चला कि दोहरी साधना अभ्यास इतने रोमांचक थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक नई दुनिया का द्वार खोल दिया हो। इस समय सू जीचेन, जो किनारे से देख रहा था, अंततः मदद नहीं कर सका और बाइलिंग से मार्शल आर्ट छीनना चाहता था। अपनी वरिष्ठ बहन के चेहरे को देखकर वह ये समझ सकता था कि जियान फैंग ने अपनी वरिष्ठ बहन को जो मार्शल आर्ट सिखाया है वह अच्छी चीज नहीं होगी। हालांकि यह महसूस करते हुए कि सू जीचेन उसे मार्शल आर्ट छीनना चाहता था, बाइलिंग ने तुरंत मार्शल आर्ट को उसके अंतरिक्ष रिंग में डाल दिया। छोटे भाई, आप क्या करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं, बड़ी बहन, क्या आप मुझे मार्शल आर्ट की वह किताब दिखा सकती हैं? सू जीचेन को बुरा लगा और उसने मार्शल आर्ट देखने पर जोर दिया जो जियान फैंग ने अपनी वरिष्ठ बहन को दिया था, लेकिन बदले में उसे बाइलिंग ने स्वीकार कर दिया। नहीं, तुम अभी भी जवान हो, तुम यह नहीं देख सकते। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कच्चा https://www.696.com/txt/10151587153030636 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.8 A million in return, my senior brother is so generous. Chapter 93 WTR LAB WTR lab। बदले में 1 मिलियन, मेरा बड़ा भाई कितना उदार है। #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट इनाम 0.2%। #95 अध्याय 95 जियान फैंग की फसल। बाइलिंग ने देखा कि उसने जियान फैंग द्वारा दी गई अभ्यास पुस्तिका को दूर रख दिया था और उसके गाल लाल हो रहे थे। सू जीचेन को ऐसा लगा जैसे घर की गोभी किसी सुअर ने खाली हो। भले ही वह व्यक्ति बहुत अच्छा हो, यहाँ तक कि मुझसे भी अधिक अच्छा हो। सू जीचेन वरिष्ठ बहन को इस व्यक्ति के हाथों में नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि वह हमेशा वरिष्ठ बहन बाइलिंग को पसंद करता था।
ये केवल अफसोस की बात है कि बाइलिंग ने हमेशा उसे अपना छोटा भाई माना। इससे सू जीचेन बेहद व्यथित हो गया, ये सोचकर कि एक दिन जल्दी या बाद में वरिष्ठ बहन उसके बारे में अपना दृष्टिकोण बदल देगी। उस समय दोनों ताओवादी जोड़े बन सकते हैं। अब इससे पहले कि वह दिन आए, जियान फैंग अचानक प्रकट हुआ और महत्वपूर्ण क्षण में बचाव के लिए आया। और वह ताकत और रूप के मामले में मुझसे कहीं बेहतर है। उन्हें पहली नजर में ही सीनियर सिस्टर बाइलिंग से प्यार हो गया। जियान फैंग के प्रति सू जीचेन का रवैया स्वाभाविक रूप से नहीं सुधरा। जियान फैंग, आपने मेरी बड़ी बहन को कौन से कौशल दिए? सू जीचेन ने एक कदम आगे बढ़कर ऊंची आवाज में पूछा। जियान फैंग ने भौहें सिकोड़ी। उन्हें सू जीचेन का उद्धारकर्ता माना जाता था, फिर उनका मेरे प्रति ऐसा रवैया क्यों था? लेकिन जब उसकी नजर बाइलिंग पर पड़ी, तो जियान फैंग को तुरंत सब कुछ पता चल गया। ये सब इसलिए है क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ। खेल के कथानक में सू जीचेन को हमेशा बाइलिंग पसंद रहा है। ये सिर्फ इतना है कि बाइलिंग ने हमेशा सू जीचेन को अपने छोटे भाई के रूप में माना है, इसलिए दोनों लंबे समय तक एक साथ नहीं रहे हैं। बाद में जब बाइलिंग की हत्या हुई, तब सू जीचेन पूरी तरह से अंधेरे में चली गई और जागृत हो गई। जियान फैंग कुछ कहने ही वाला था। इस समय जियो योरू ने पहले कहा, आप बहुत अनुचित हैं। मेरे बड़े भाई ने अभी तुम्हें बचाया है, तुम अपने उद्धारकर्ता से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? ये आओ ए ने भी जियान फैंग का बचाव किया और अपनी छोटी मुट्ठी से सू जीचेन की ओर इशारा किया। हाँ, अगर मुझे ये पता होता तो मैं तुम्हें बचाता ही नहीं। जियान फैंग के दिल में गर्माहट महसूस हुई, ये सोचकर कि उसकी छोटी बहन के लिए अपने बड़े भाई के लिए बोलने की पहल करना बेहतर होगा। दूसरी ओर बाइलिंग, जिसने अभी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, ने शिकायत के भाव के साथ सू जीचेन से कहा, जूनियर भाई, आप अपने उपकारकर्ता से इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? आप जल्दी से माफी क्यों नहीं मांगते? मैं सू जीचेन इतना उदास था कि उसने लगभग अपना पूरा खून उल्टी करके उगल दिया। आसपास के दूसरे संप्रदाय के शिष्यों ने देखा कि यहाँ क्या हो रहा है और वे बहुत जोर से चर्चा करने लगे। हवा का रुख पूरी तरह से जियान फैंग की दिशा में था। पता चला कि वह एक छोटे संप्रदाय से है और अपने उद्धारकर्ता के प्रति उसका ऐसा रवैया है। हाँ, वरिष्ठ भाई जियान फैंग ने अभी अभी उन्हें बचाया है। मुझे लगता है कि यह बच्चा अभी पेंगोंग के हाथों मर गया होगा। यह आदमी तो बस एक सफेद आंखों वाला भेड़िया है। आसपास के शब्द सू जीचेन के कानों तक पहुंच गए। इससे जियान फैंग के प्रति उनका रवैया भी खराब हो गया। बाइलिंग ने स्वाभाविक रूप से सुना कि दूसरों ने क्या कहा और सू जीचेन से उत्सुकता से कहा, जूनियर भाई, अगर आप जल्दी से वरिष्ठ भाई जियान फैंग से माफी नहीं मांगते हैं, तो अगर आप फिर से ऐसा करते हैं तो सीनियर सिस्टर नाराज हो जाएंगी। हालांकि सू जीचेन को दुख हुआ, लेकिन वह एक ऐसा व्यक्ति था जो झुक सकता था और खींच सकता था, इसलिए वह पहले माफी मांगने के लिए तैयार था। हालांकि इस समय जियान फैंग ने धीरे से दो शब्द कहे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन दो शब्दों का अर्थ स्पष्ट था कि सू जीचेन को उसकी अशिष्टता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। जियान फैंग को ये कहते हुए सुनिए, बाइलिंग ने उसकी छाती को धीरे से थपथपाया, जाहिर तौर पर उसे राहत महसूस हुई। ये तो उसकी अनजाने में हुई हरकत थी जिससे अशांत लहर पैदा हो गई। बड़े भाई, वह बहुत सज्जन है। ऐसे शब्द जियाओ योरू और ये याओ के दिलों में एक ही समय में प्रकट हुए। ये देखकर कि दोनों पक्षों के बीच माहौल सुधर गया था, बाइलिंग ने खूबसूरत आंखों से जियान फैंग को देखा और कहा, वरिष्ठ भाई जियान फैंग, क्या आप भी इस रक्तधुंध युद्ध के मैदान में अवसर तलाशने आए हैं? अच्छा, जियान फैंग ने हल्का सा सिर हिलाया। फिर उन्होंने आगे कहा, मैंने अभी सुना है कि यह साथी ताओवादी सू जीचेन रक्तधुंध युद्ध के मैदान में प्रवेश कर गया है। मुझे आश्चर्य है कि वह क्या हासिल कर सकता है। कनिष्ठ भाई, वरिष्ठ भाई जियान फैंग आपसे कुछ पूछ रहे हैं। बाइलिंग ने सू जीचेन को देखा जो उसके बगल में नाखुश था और जल्दी से उसके कंधे को धीरे से धक्का दिया, ये संकेत देते हुए कि उसे जियान फैंग के सवाल का जवाब देना चाहिए। सू जीचेन ने कुछ देर सोचा। वह वास्तव में रक्तधुंध युद्ध क्षेत्र से दो चीजें वापस ले आया। उनमें से एक, वह निश्चित रूप से एक खजाना था। दूसरी चीज किसी आध्यात्मिक खजाने का टुकड़ा लगती है जिसका कोई खास उपयोग नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक खजाने का टुकड़ा क्यों न निकाल लें और सामने वाले को धोखा दें। जैसा उसने सोचा था वैसा ही करते हुए सू जीचेन ने पहले प्राप्त किए गए आध्यात्मिक खजाने के टुकड़े निकाले और उन्हें जियान फैंग के सामने दिखाया। वरिष्ठ भाई जियान फैंग, यह आध्यात्मिक खजाने का टुकड़ा है जो मुझे रक्तधुंध युद्ध क्षेत्र से मिला है। यदि आप इसे चाहते हैं तो मैं इसे आपको सस्ते दाम पर बेच सकता हूं। यह एक परशु का टुकड़ा है और ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई आध्यात्मिकता है। हालांकि जब जियान फैंग ने सू जीचेन द्वारा कहे गए आध्यात्मिक खजाने के टुकड़े देखे तो उसकी आंखें चमक उठी। जंगली आकाश हरे ड्रैगन परशु के टुकड़े, ये कहना है वर्तमान सू जीचेन माल को नहीं जानता है, अन्यथा वह निश्चित रूप से इस खजाने को बाहर नहीं निकालेगा। इस बारे में सोच रहा हूं। जियान फैंग ऊपर से शांत दिख रहे थे और उन्होंने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ पूछा, साथी ताओवादी सू, आप आध्यात्मिक खजाने के इस टुकड़े को बेचने की योजना कैसे बना रहे हैं? 1 लाख स्पिरिट स्टोन के बारे में क्या ख्याल है? सू जीचेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के बहुत ऊंची कीमत बताई। इसका कारण जियान फैंग को धोखा देना है। हालांकि जैसे ही ये शब्द निकले, न केवल शियाओ योरू और ये याओ बल्कि उनके चारों ओर मस्ती देख रहे भिक्षुओं ने भी सू जीचेन पर तिरस्कार भरी नजर डाली। कोई अपने उद्धारकर्ता के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? जूनियर भाई, बकवास मत करो। बाइलिंग के गाल गुस्से से लाल हो गए। वरिष्ठ भाई जियान फैंग हमारे उद्धारकर्ता हैं, आप उनसे आध्यात्मिक पत्थर कैसे मांग सकते हैं? मेरी बहन की बात सुनो, इस आध्यात्मिक खजाने के टुकड़े को वरिष्ठ भाई जियान फैंग को दे दो, बस उनके जीवन रक्षक अनुग्रह को चुकाने के तरीके के रूप में। बड़ी बहन, सू जीचेन और भी उदास हो गया। ऐसा लगता है कि जियान फैंग को धोखा देना आसान नहीं है और उसकी बहन की कोहनी बाहर की ओर मुड़ी हुई है। हालांकि यह मंदी जल्दी ही आई और चली गई। वैसे भी ये चीज अच्छी नहीं लगती, इसलिए इसे देने में बुरा महसूस करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी वह थोड़ा दुखी महसूस करता है। धन्यवाद साथी ताओवादी सू। जियान फैंग ने सू जीचेन द्वारा सौंपे गए टुकड़ों को देखा, इसे सीधे ले लिया और फिर इसे अंतरिक्ष में डाल दिया। जब सभी टुकड़े एकत्र हो जाएंगे तो उसके पास असली राक्षस सम्राट का हथियार हो सकता है। तब जियान फैंग ने अंतरिक्ष से तीसरे स्तर का आध्यात्मिक खजाना निकाला और उसे बाइलिंग को सौंप दिया। भाई जियान फैंग, आप क्या कर रहे हैं? मेरे पास कोई आध्यात्मिक पत्थर नहीं है। इस तीसरे स्तर के आध्यात्मिक खजाने का उपयोग इस आध्यात्मिक खजाने के टुकड़े के बदले में किया जा सकता है। दाउटियन तलवार संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में मैं आपका खजाना बिना किसी कीमत के नहीं ले सकता। जैसे ही ये शब्द निकले, वहां उपस्थित लगभग सभी लोग जियान फैंग की भावना से प्रभावित थे। भाई जियान फैंग, वह बहुत महान है। साथी ताओवादी जियान फैंग का कार्य वास्तव में धर्मी है। मैं अज्ञानी था और सोचता था कि बड़े संप्रदायों के सभी अन्यायी, निर्दयी और स्वार्थी लोग होते हैं। अब पता चला कि यह एक प्रसिद्ध और प्रामाणिक संप्रदाय का शिष्य है। जियान फैंग के कानों में प्रशंसा के कई शब्द पड़े। यहां तक कि जियान फैंग, जो हमेशा शांत रहता था, उसका बुरा चेहरा भी लाल हो गया। उसे लगा कि उसने बहुत बड़ा सौदा कर लिया है और उसे थोड़ा अफसोस हुआ, इसलिए उसने तीसरे स्तर का आध्यात्मिक खजाना दे दिया। हालांकि दूसरों की नजर में इस कार्य ने जियान फैंग को लगभग एक आदर्श संत बना दिया। कच्चा https://www.692.com/txt/109717588/130303687 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 94 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट इनाम 0.2% #96 अध्याय 96 मिनोटौर योद्धा वरिष्ठ भाई जियान फैंग ये तीसरे स्तर का आध्यात्मिक खजाना बहुत मूल्यवान है मैं इसे नहीं ले सकता परी बाइलिंग इसे रख लो तुम्हारे कनिष्ठ भाई के आध्यात्मिक खजाने का ये टुकड़ा मेरे बहुत काम आएगा जियान फैंग के अनुनय के बाद बाइलिंग ने अंततः लिंगबाओ को स्वीकार कर लिया लेकिन जिस तरह से वह जियान फैंग को देखती थी वह अधिक से अधिक गलत होती जा रही थी उसकी आंखें इतनी गर्म थी कि जियान फैंग को भी दबाव महसूस हुआ मेरे पास पीछे मुड़ने और मेरे बगल में बैठी दो छोटी बहनों से कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था यू रॉट याओ मैं अकेले ही रक्त युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने जा रही हूं क्या तुम लोग बाहर मेरा इंतजार कर सकती हो
ठीक है वरिष्ठ भाई, सावधान रहो। अप्रत्याशित रूप से जियो योरू और ये याओ ने जियांग फैंग के रक्तधुंध युद्ध के मैदान में प्रवेश करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। ये भी वैसा ही था जैसे जब जियांग फैंग नाव पर था तो उसने बार-बार उन पर जोर दिया था कि उसे कुछ नहीं होगा, इसलिए वे जियांग फैंग के जोखिम भरे कदम से इतनी जल्दी सहमत हो गए। इसी समय एक कमजोर आवाज सुनाई दी, वरिष्ठ भाई जियांग फैंग, आपको सावधान रहना होगा। ये नाजुक आवाज बाइलिंग की थी। जियांग फैंग के लिए उसकी चिंता सच्ची थी। धन्यवाद, जियांग फैंग ने जवाब दिया। उसने थोड़ा सिर हिलाया और सूजी चेन की दिशा में देखा। निश्चित रूप से भावी बॉस का चेहरा हरा हो गया। हालांकि उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। अगर सूजी चेन ने उसके साथ कुछ भी बुरा करने की हिम्मत की तो सबसे बुरी स्थिति में वह उसे पालने में ही गला घोंट देगा। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह संभवतः कोई अपमानजनक कार्य नहीं करेंगे। सबको समझाना खत्म करें। जियांग फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के परी तलवार को नियंत्रित किया और रक्तधुंध युद्ध के मैदान की ओर उड़ गया। जल्द ही उसका शरीर खूनी धुंध में गायब हो गया। एक ही समय पर, क्योंकि ये याओ जियांग फैंग की सुरक्षा के बारे में चिंतित थी, उसने सुरहे दूसरे व्यक्ति को जगा दिया। दूसरा मैं, वरिष्ठ भाई, क्या इस बार वह ठीक रहेगा? यद्यपि ये याओ 10 साल बाद अवाक थी, वह ये भी जानती थी कि अब ये याओ का मन वरिष्ठ भाई जियांग फैंग से भर गया था। इसलिए वह असहाय होकर केवल इतना ही उत्तर दे सकी, याओ उस आदमी की चिंता मत करो। गुप्त क्षेत्र की इस यात्रा के दौरान उसे कुछ नहीं होगा। क्यों? दूसरे में, क्या भविष्य जो तुम जानते हो वह नहीं बदला है? हाँ, ये सचमुच बदल गया है। जियांग फैंग ने जादू कौशल का अभ्यास नहीं किया है, लेकिन उसकी ताकत उस जियांग फैंग से 1.5 स्टार अधिक है जिसे मैं समय जानता हूँ। याओ क्या तुम समझ गए? ये याओ को इसे समझने में 10 साल लग गए, काफी प्रयास के बाद। जियांग फैंग की वर्तमान ताकत निश्चित रूप से जियांग फैंग की तुलना में कहीं बेहतर है, जो उसी समय शैतान के रास्ते में पड़ गया था। उसका आश्वासन पाकर ये याओ को फिर से राहत महसूस हुई। दो बड़ी चतुर आंखें रख के धुंध भरे युद्ध क्षेत्र की गहराइयों में चौकीदार के पत्थर की तरह निश्चल होकर घूर रही थी। जब जियो योरू ने तीसरी छोटी बहन को देखा तो वह भावुक हो गई। छोटी बहन, उसे भी बड़ा भाई बहुत पसंद होगा, है ना? लेकिन ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत सारे विरोधी हैं। ये सोचते हुए जियाओ योरू ने पास ही में बाइलिंग पर नजर डाली। एक नजर में ही वह बता सकती थी कि इस महीने हुआजों की महिला साधक को भी उसके बड़े भाई से प्यार हो गया होगा। ये सब मेरी गलती है, वरिष्ठ भाई, वह बहुत अच्छा है। दूसरी ओर बाइलिंग ने भी खून के धुंध के युद्ध क्षेत्र की दिशा में देखा। जब तक जियांग फैंग का आंकड़ा पूरी तरह से गायब नहीं हो गया तब तक वह अपने होश में नहीं आई। वरिष्ठ भाई जियांग फैंग निश्चित रूप से ठीक होंगे, है ना? जियांग फैंग द्वारा दी गई दोहरी साधना तकनीक को याद करते हुए बाइलिंग के गाल लाल हो गए और वह जियांग फैंग के साथ खुशी की बातें करने की कल्पना करने से खुद को रोक नहीं सका। जहां तक सूजी चेन की बात है, वह उसके साथ पूर्णतः छोटे भाई जैसा व्यवहार करती थी। वापस जाने के बाद मुझे उन तकनीकों का अभ्यास करना होगा जो वरिष्ठ भाई जियांग फैंग ने मुझे दी थी और उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। अपने दिल में ये सोचते हुए बाइलिंग के सुंदर चेहरे पर अनजाने में एक मुस्कान दिखाई दी, जो एक खिले हुए कमल की तरह शुद्ध और निर्दोष थी। इस समय जियांग फैंग, जो अभी रक्त धुंध में प्रवेश कर रहा था, ने तुरंत महसूस किया कि आसपास का धुंध सरल नहीं था। ये रक्त रंग की धुंध वास्तव में उसकी त्वचा पर झुनझुनी महसूस करा सकती है जब वह पहले से ही नवजात आत्मा चरण में है। ऐसा लग रहा था जैसे असंख्य छोटी-छोटी चांदी की सुइयां उसके शरीर में चुभ रही हों। जैसे ही जियांग फैंग खूनी धुंध का विरोध करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने वाला था, उसके पैरों के नीचे 7 रंगों वाली बड़ी सुनहरी तलवार ने अचानक एक हल्का प्रभामंडल उत्सर्जित किया, जिससे एक सुरक्षा कवच बन गया जो उसे अंदर से घेर सकता था। क्या मुझे ये कहना चाहिए कि यह प्रणाली द्वारा उत्पादित किए जाने योग्य है? जियांग फैंग के होठों पर एक प्रसन्न मुस्कान उभरी। इस परी तलवार द्वारा बनाई गई सुरक्षा कवच वास्तव में व्यवहारिक थी और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत को कम करती थी। और सुरक्षा आवरण लगभग पारदर्शी है, इसलिए वह आसानी से आसपास के दृश्य को स्पष्ट रूप से देख सकता है। रक्तधुंध युद्ध के मैदान के भीतर मानव हड्डियों के अलावा वहां विभिन्न शक्तिशाली विदेशी जानवरों की लाशें भी हैं और उनके जीवन काल के दौरान उनकी ताकत हास्यास्पद रूप से मजबूत रही होगी। जियांग फैंग के अनुमान के अनुसार ये लाशें अमरदेव फैंग पर्वत पर स्थित तियानजी मंडप जैसी ही होनी चाहिए, जो हजारों वर्षों से बनी हुई है। इतने लंबे समय के बाद भी यहाँ अधिकांश लाशें अभी भी बरकरार हैं। यहाँ तक कि कुछ लाशें ऐसी भी हैं जिन पर सड़न का कोई निशान नहीं है। जियांग फैंग ने जल्दबाजी में जमीन पर उतरना उचित नहीं समझा, क्योंकि जमीन पर अज्ञात खतरे हो सकते थे। वह यहाँ केवल एक ही उद्देश्य से आया था, वह है मास्टर जी ने जो कहा उसे ढूंढना, रक्तधुंध युद्ध के मैदान में सबसे बड़ी लाश और उसमें डाला गया अमर हथियार वापस लाना। वह लाश रक्तधुंध युद्ध के मैदान के केंद्र में होनी चाहिए। क्या तमाशा है! जियांग फैंग आसपास के दृश्य को देखते हुए हवा में चला गया। जहां से वह अभी गुजरा था, वहां लाल जमीन पर एक विशालकाय जानवर जैसा दिखने वाला शव पड़ा था। सिर्फ उसके दांत ही सैकड़ों फीट लंबे थे। इसका विशाल शरीर हजारों फीट लंबा था। यह एक लुढ़कती हुई पर्वत श्रृंखला की तरह था, जिससे लोगों को गहरा सदमा लगा। कोई भी कल्पना कर सकता है कि जब यह विशालकाय हाथी चलता होगा तो धरती हिलती होगी। दुर्भाग्य से ये लंबा विशालकाय हाथी हजारों साल पहले ही मर चुका था और उसके शरीर में मौजूद आंतरिक अमृत वर्षों में खत्म हो जाना चाहिए था। आगे बढ़ते रहें। जियांग फैंग ने फिर से मिनोटॉर योद्धा को भारी कवच पहने देखा। वह पहाड़ जितना लंबा था, एक हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए अपनी आंखें चौड़ी करके चुपचाप खड़ा था। दुर्भाग्यवश यह मिनोटॉर योद्धा पहले ही मर चुका था। यहाँ तक कि उसके हाथ में जो हथियार था वह भी बहुत पहले ही अपनी आध्यात्मिकता खो चुका था और एक अत्यंत साधारण धातु में बदल चुका था, जिस पर जंग के निशान थे। जियांग फैंग के बाद मिनोटॉर योद्धा अति उड़ान भरी। कुछ ही दूरी पर 6 पंखों और सुनहरे कवच वाला एक और विशालकाय दिखाई दिया, लेकिन यह विशालकाय जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और यहाँ तक कि उसके हथियार भी कहीं नहीं मिल रहे थे। उसकी छाती में एक बड़ा छेद था, जो संभवतः उसकी मौत का कारण बनी घातक चोट थी। पूरे रास्ते उड़ते हुए जियांग फैंग ने आगे बढ़ते हुए कई खतरों से बचाव किया और वह रक्तधुंध युद्ध क्षेत्र के केंद्र के करीब पहुंच रहा था। अंत में उसने वह सुनहरा बख्तरबंद विशालकाय जानवर देखा जिसका उल्लेख जीजीयू ने किया था, जो कम से कम 800 फीट ऊंचा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस विशालकाय व्यक्ति के सिर के ऊपर से उसे देख रहा है। कच्चा https://www.690.com/txt/10317588/1303066990। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 95 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट इनाम 0.2% #97 अध्याय 97 सफेद बालों वाली आत्मा। उसने अपने सामने एक विशालकाय प्राणी को देखा जो जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ भी 800 फीट ऊंचा था। वहां वह भाला भी था जो विशालकाय की छाती में घुस गया था। जियांग फैंग को पता था कि उसने सही जगह पाली है। ये लाश सुनहरे लोहे की खाल वाली वही विशालकाय लाश होनी चाहिए जिसका जीजीयू ने उल्लेख किया था। जैसे ही वह विशालकाय के सामने पहुंचा, जियांग फैंग को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। सावधानीपूर्वक अवलोकन के बाद निश्चय ही उस विशालकाय व्यक्ति के सिर के ऊपर एक भ्रामक आकृति उसे देख रही थी। जीजीयू ने उसे यह नहीं बताया कि विशालकाय के शरीर पर अभी भी कोई है। जियांग फैंग को तुरंत समझ आ गया, यह आदमी एक अवशेष आत्मा की अवस्था में होना चाहिए और वह मेरे प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं है। ऐसा लगता है कि वह इस लाश द्वारा छोड़ी गई अवशेष आत्मा होनी चाहिए। हालांकि उसका सस्ता मालिक बहुत अविश्वसनीय है, वह कम से कम यह विश्वास कर सकता है कि जीजीयू उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस बारे में सोच रहा हूं। जियांग फैंग ने ज्यादा संकोच नहीं किया और सीधे परी तलवार को नियंत्रित किया और विशालकाय के सिर की दिशा में उड़ गया। करीब पहुंचने पर जियांग फैंग को शेष आत्मा की आंखों में अत्यंत उत्साह दिखाई दिया। यह ऐसा है जैसे वुजुशान पर दबाव में आए संगोकों की मुलाकात तांगबोंग से हुई। भावनाएं होने का मतलब है कि आप संवाद कर सकते हैं। जियांग फैंग, मैं एक ताओवादी साथी से मिला हूं। जियांग फैंग ने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे अपना नाम बता दिया। बेंटियन, जो लंबे समय से उसका इंतजार कर रहा था, उसे जियांग फैंग के नाम की परवाह नहीं थी। उन्होंने सीधे पूछा, लड़के, मास्टर किंगफिंग के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है?
मास्टर जीजीयू, बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मेरे साथ आओ। वेंतियन ने कुछ नहीं कहा और सिर्फ जियान फैंग को खींचकर ले जाना चाहता था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वह केवल एक अवशिष्ट आत्मा की स्थिति में था और जियान फैंग को बिल्कुल भी छू नहीं सकता था। इस समय वेंतियन बहुत शर्मिंदा था। सौभाग्य से जियान फैंग ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और पूछा, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं अपने साथी ताओवादी का नाम जानता हूँ। जब आपने ये कहा तो मुझे याद आया कि नांगोंग वेंतियन अनंत देव कबीले के 4 जनरलों में से एक था और वह और आपके गुरुजी जीयू पुराने दोस्त हैं। अनंत प्रोटोस, जियान फैंग आश्चर्यचकित था, क्या ये स्क्रिप्ट से अलग नहीं है? इससे पहले किंगलियान दानव सम्राट की कब्र में उसने किंगलियान दानव सम्राट को स्वयं ये कहते हुए सुना था कि उनका दुश्मन शाश्वत देव कबीला था। लेकिन हमारे सामने जो स्थिति है उसके बारे में क्या? वेंतियन, जो अनंत देव वंश के 4 जनरलों में से एक होने का दावा करता है, उसका जीजीयू के साथ अच्छा संबंध है। साथ ही दाववादी वेंतियन, गुरु आपके शरीर से अमर हथियार निकालने में आपकी मदद करने के लिए मेरे पास आए हैं। ये कहते हुए वह शांतिपूर्वक कुछ कदम पीछे हट गया। हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे दूर रहना ही बेहतर है। आखिरकार किंगलियन दानव सम्राट के शब्द स्वाभाविक रूप से अधिक विश्वसनीय हैं। नांगोंग वेंतियन ने जियान फैंग की गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया। ये सही है, मेरे साथ आओ। इस बार उन्होंने जियान फैंग का हाथ नहीं पकड़ा, बल्कि सीधे नेतृत्व किया। बेशक ये फ्लोट्स के साथ बनाया गया है। कुछ ही देर बाद जियान फैंग नांगोंग वेंतियन का पीछा करते हुए लाश के पीछे पहुंच गया। विशाल भाला, जिसे केवल दर्जनों लोग ही घेर सकते थे, इसी स्थिति में डाला गया था। भाई जियान फैंग, ये है, कृपया। ऐसा कहने के बाद नांगोंग वेंतियन हाथ जोड़कर उसके पास खड़ा हो गया और जियान फैंग की हरकतों को उत्सुकता से देखने लगा। हालांकि लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी जियान फैंग स्थिर रहा। क्या गलत? जियान फैंग, हालांकि वह भी मीचेन का ये बक्सा रखकर सीधे निकल जाना चाहता था, लेकिन यह एक भाला है जो 1000 फुट से भी अधिक लंबा है। साथ ही दाववादी वेंतियन, क्या आप उसे छोटा करने में असमर्थ हैं? जियान फैंग ने पूछा। मास्टर किंग फेंग, क्या उन्होंने आपको यह नहीं सिखाया कि इसे कैसे छोटा किया जाए? दोनों ने एक दूसरे को घूरकर देखा और अंत में लगभग एक ही समय पर आंख भरी और फिर उनकी आंखों में सहानुभूति का भाव आ गया। यकीनन जीजीयू जहां भी है वह बहुत अविश्वसनीय है। सौभाग्य से नांगोंग वेंतियन को एक विचार आने में बस एक क्षण ही लगा। भाई जियान फैंग, अगर और कुछ नहीं हुआ तो इस जादुई हथियार में एक हथियार आत्मा होनी चाहिए। क्या आप हथियार आत्मा के साथ संवाद करने की कोशिश कर सकते हैं? ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। जियान फैंग ने बकवास नहीं की और सीधे अपना हाथ भाले पर रख दिया। शांत हो जाओ और ध्यान से महसूस करो। पागल, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। वैसे ये हथियार आत्मा कुछ ज्यादा ही रहस्यमय है ना? जब जियान फैंग अपनी आंखें खोलना चाहता था और अन्य तरीके आजमाना चाहता था तो अचानक उसके दिमाग से एक लड़की की आवाज आई, मास्टर क्या यह आप हैं? अवचेतन रूप से अपनी आंखें खोलें। जियान फैंग ने पाया कि उसकी चेतना एक शुद्ध श्वेत दुनिया में आ गई थी। कुछ ही दूरी पर चांदी जैसे रंग के बाल और नीली आंखों वाली एक लड़की सफेद स्कर्ट पहने खड़ी थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी बड़ी बड़ी घबराई हुई आंखों में कुछ अनिश्चितता सी झलक रही थी। क्या आप एक हथियार आत्मा हैं? नहीं, मैं जियाओली हूँ। ये नाम मुझे मेरे गुरु ने दिया है। ऐसा कहते हुए चांदी के बालों वाली छोटी लोली, जो खुद को शियाओली कहती थी, पहले ही जियान फैंग के पास आ गई थी और फिर अपना चेहरा जियान फैंग के करीब ले आई। उसकी नाक की नोक हल्की सी हिली, मानो वह उसकी खुशबू सूंघ रही हो। जियान फैंग कहने ही वाला था कि क्या तुम पिल्ला हो, तभी अचानक लड़की ने उसे गले लगा लिया। मास्टर, ये वास्तव में आप हैं? वो मुझे पता था कि आप वापस आएंगे। केवल तुम ही मुझे जगा सकते हो। क्या हथियार आत्माओं में भी भावनाएं होती हैं? जियान फैंग ने मन ही मन सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि छोटी किलिंग की तरह वह भी हजारों सालों से यही मेरा इंतजार कर रही हो? ये सोचकर जियान फैंग बहुत व्यथित हो गया, इसलिए उसने चांदी के बालों वाली लड़की को अपनी बाहों में तब तक रोने दिया जब तक वह पूरी तरह से शांत नहीं हो गई। अब मुझे आपके गुरु का पुनर्जन्म होना चाहिए और मुझे अपने पिछले जीवन की कोई याद नहीं है। क्या ये ठीक है? जियान फैंग ने वास्तविकता से भागने का विकल्प नहीं चुना। चूंकि ग्रीन लोट्स दानव सम्राट और उसके सामने हथियार की आत्मा ने उसके पिछले जीवन में उसकी पहचान की पुष्टि की थी, तो वह वास्तव में अपने पिछले जीवन में एक तथाकथित बड़ा आदमी हो सकता है। जियोली ने अपना चिकना सा चेहरा उठाया और कहा, मास्टर मास्टर है। जियोली कोई गलती नहीं करेगी। ये वैसे जियाओली, ये जगह कहाँ है? जियान फैंग को अचानक याद आया कि उसका मिशन जियाली मीचेन को ले जाना था और वह हर समय यहाँ नहीं रह सकता था। इस समय जियाओली काफी ठीक लग रही थी। उसने अपने हरे प्याज जैसे छोटे हाथों से अपने आंसू पोंछे और फिर उत्तर दिया, मास्टर, ये जियोली का आंतरिक स्थान है। मास्टर ने मेरे शरीर में प्रवेश किया है। जियान फैंग ने भौहें से कुड़ी, उसे ऐसा क्यों लगा कि यह गलत था? हालांकि उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। सीधे पूछा, जियोली, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ, क्या तुम तैयार हो? बेशक मैं हूँ। जियान फैंग अपने सामने खड़ी चांदी के बालों वाली लड़की को सिर थपथपाकर पुरस्कृत करने वाला था, लेकिन उसके अगले वाक्य ने उसे सीधे तौर पर फाड़ डाला। मालिक, आपकी माँ कहाँ है? चांदी के बालों वाली लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी नम आंखें झपकाईं और उत्सुकता से पूछा। जियान फैंग डॉट 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 एक ही समय पर लाखों मील दूर एक पवित्र पर्वत के ऊपर एक परी जैसी दिखने वाली लड़की ने एक पहाड़ को थप्पड़ से तोड़ दिया था और फिर उसने अपनी क्लीवेज से एक कागज का टुकड़ा निकाला जिस पर नाम लिखा था। कागज में अभी भी दुधिया गंध थी। बुरा नहीं है, एक और मार दो। जीजीयू ने संतोष के साथ एक नाम पर क्रॉस का निशान बनाया और खाली जगह को पार करके अगले स्थान की ओर भागने ही वाला था। अचानक उसकी नाक हिली और फिर वह जोर से चीखने लगी, अकीलू। होश में आने के बाद जीजीयू को थोड़ा उलझन महसूस हुई। वह जो संकट काल में एक मजबूत व्यक्ति थी, वास्तव में छीन गई। कौन इस पर विश्वास करने की हिम्मत करेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मुझे श्राप दे रहा है? जीजीयू ने इस बारे में ध्यान से सोचा और केवल इस निष्कर्ष पर पहुंची, जिसे उसने जल्दी से अपने दिमाग से निकाल दिया। वैसे भी अगर कोई उसे श्राप भी दे तो वह नहीं मरेगी। कच्चा https://www.chainoshu.com/txt/10305175813030669 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR yojackchinlab.com V1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 96 WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट नाम 0.2% #98 अध्याय 98 अनुबंध स्थापित आत्मा अंतरिक्ष के अंदर। जब जियान फैंग ने चांदी के बालों वाली लड़की को ये कहते सुना कि उसकी अभी भी मां है तो उसे तुरंत बुरा लगा। उसने जल्दी से उसके कंधों को पकड़ लिया और घबरा कर पूछा, जियोली, तुम्हारी मां कौन है? बेशक ये किंग फैंग की मां है। लानत है। जियान फैंग ने लगभग गंदी भाषा बोल दी। ये खबर उसके लिए बहुत विस्फोटक थी। जो कुछ वह जानता था उसके अनुसार मास्टर जीजीयू अपने पिछले जीवन में किंग फैंग सुप्रीम थी और उसने जो हथियार इस्तेमाल किया वह जियाली मीचेन था, जिसका मतलब है कि वह जियाली के मुंह में मां थी। तो फिर क्या पिछले जन्म में उसकी पहचान जीजीयू के ताओवादी साथी की नहीं होगी? जीजीयू के खूबसूरत चेहरे के साथ ऐसा लगता है कि यह उसके लिए कोई नुकसान नहीं है। हालांकि जब उसने दोनों के बीच ताकत के अंतर के बारे में सोचा तो जियान फैंग अपने मुंह को हिलाए बिना नहीं रह सका। ऐसा लगता है कि इस खबर को जीजीयू से छिपाना बेहतर है। अन्यथा जीजीयू के गुफा में रहने के चरित्र के साथ उसे डर है कि वह अपनी गुफा नहीं छोड़ सकता। इस बारे में सोच रहा हूं। जियान फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, जियोली, मेरी बात सुनो। जब मैं यहां से जाऊंगा तो मैं तुम्हें अस्थायी रूप से तुम्हारी मां को सौंप दूंगा, लेकिन तुम्हें उसे मां नहीं कहना चाहिए। मास्टर, क्यों? चांदी के बालों वाली लड़की की आंखों में उलझन भरी झलक दिखी। उनकी राय में जीजीयू को मां कहना स्वाभाविक बात है, क्योंकि अब वह जीजीयू के रूप में पुनर्जन्म ले चुकी है, इसलिए कुछ यादें खो गई हैं। अगर वह इन बातों को जल्दबाजी में जान गई तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा। संक्षेप में आपको उसे मां नहीं कहना चाहिए, ठीक है?
खैर जियोली समझती है, लड़की थोड़ी उदास लग रही थी और उसका नाजुक सा चेहरा मुरझा गया था। जियान फैंग को थोड़ा सा संकोच महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने उसकी छोटी सी परेशानी को छुआ और कहा, ठीक है, उदास मत हो, जियोली, जल्द ही या बाद में आप उसे खुले तौर पर मां कह सकते हैं। निश्चित रूप से जैसे ही ये शब्द निकले, छोटी लोली की मूलतः धुंधली नीली आंखें अचानक चमक उठी। गुरु आपका धन्यवाद, तो फिर तुम मुझे पहले बाहर भेज दोगे, फिर छोटे हो जाओगे और मैं तुम्हें यहाँ से ले जा सकता हूँ, समझे? जियान फैंग यह नहीं भूला कि वह यहाँ क्यों आया था। हालांकि जियान फैंग की बातें सुनने के बाद चांदी के बालों वाली लड़की के चेहरे पर कुछ कहना चाहने का भाव दिखा, लेकिन वह रुक गई। कोई प्रश्न? वह मास्टर और मेरे बीच अब कोई संवेदात्मक संबंध नहीं है और मैं अपना शरीर छोटा नहीं कर सकता। तो फिर यह कैसे किया जाए? जियान फैंग वास्तव में नहीं जानता था कि उस अमर हथियार के स्वामी को कैसे पहचाना जाए जिसने हथियार की आत्मा को जन्म दिया था। चांदी के बालों वाली लड़की के गाल लाल हो गए और वह थोड़ा शर्माते हुए बोली, मास्टर पहले अपना सिर नीचे करो। जियान फैंग अभी नीचे झुका ही था और चांदी के बालों वाली लड़की के छोटे हाथों ने उसकी गर्दन को लपेट लिया और फिर उसके होठों को पानी को छूने वाले ड्रैगनफ्लाई की तरह चुमा। जियान फैंग दंग रह गया। चांदी के बालों वाली लड़की ने अपने हाथ पीछे कर लिए, शर्म से उसकी ओर देखा और कहा, अनुबंध स्थापित हो गया है। फिर जियान फैंग की चेतना तुरंत उसके शरीर में लौट आई। भाई कैसा है? जैसे ही वह अपने शरीर में वापस आया, उसने नांगोंग विंतियन की आवाज सुनी। जियान फैंग ने कुछ समय के लिए इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन असंतोष की भावना महसूस करते हुए अपने होठों को छुआ, क्योंकि सफेद बाल वास्तव में उसके जीवित रहते हुए उसकी पसंद के अनुरूप थे। नांगोंग विंतियन ने देखा कि जियान फैंग ने कोई जवाब नहीं दिया और वह पूछना जारी रखने वाला था। इस पल अमर हथियार भाला, जो मूल रूप से हजारों फीट लंबा था, ने अचानक एक अत्यंत चमकदार सुनहरा प्रकाश उत्सर्जित किया और मजबूत सुनहरे प्रकाश ने आसपास के कोहरे को दूर कर दिया। यदि कोई अधिक ऊंचाई से देखे तो उसे पता चलेगा कि रक्त कोहरे के युद्ध क्षेत्र के केंद्र में 10,000 मीटर व्यास वाला एक विशाल वृत्त दिखाई दे रहा है। बूम बूम बूम, रक्त कोहरे के युद्ध क्षेत्र के बाहर भी अंदर के अद्भुत उतार चढ़ाव को महसूस किया जा सकता है। ये प्रक्रिया पूरे 10 मिनट तक चली, फिर भाला छोटा हो गया। यहाँ तक कि जियान फैंग, जो नवजात आत्मा चरण में था, को भी इसे अपने हाथ में पकड़ने में कोई कठिनाई नहीं हुई। ये गुरु को पहचानने के लाभों में से एक है और कोई भी साधना अमर अस्त्र का उपयोग कर सकती है। लेकिन अब वह अमर हथियार की पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। धन्यवाद भाई जियान फैंग, भविष्य में फिर मिलेंगे। नांगोंग विंतियन ने मुट्ठी बांधकर जियान फैंग से कहा। वह हजारों वर्षों तक इस भाले से प्रताड़ित रहा था और केवल एक अवशिष्ट आत्मा के रूप में ही जीवित रह सका था। अगर जियान फैंग की मदद न होती तो वह शायद हमेशा के लिए यहाँ फंस जाता। ये कहने के बाद नांगोंग विंतियन की बची हुई आत्मा धीरे धीरे सुनहरे प्रकाश में बदल गई और विलुप्त हो गई। यदि जियान फैंग ने सही अनुमान लगाया है तो इस आदमी में पुनर्जन्म की क्षमता भी होनी चाहिए। मैं यह नहीं जानता कि वह अपने अगले पुनर्जन्म में कहाँ प्रकट होगा और क्या वह अपनी सारी यादें पुनः प्राप्त कर सकेगा। अगर किस्मत में होगा तो फिर मिलेंगे। जियान फैंग भी धीरे से बुदबुदाया। फिर उसने अपने हाथ से जियाली चेन को हटा दिया और जिस दिशा से आया था उसी दिशा में उड़ चला। डॉट डॉट डॉट, रक्त कोहरे युद्ध के मैदान की परिधि। अंदर से भारी शोर सुनने के बाद जियो योरू और ये याओ ने चर्चा करने के बाद रक्त कोहरे के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने का फैसला किया। हालांकि कुछ ही देर बाद वह खो गई। रक्त कोहरे के युद्ध क्षेत्र में कोहरे की सांद्रता बहुत अधिक थी और उसके पास दिशा की पहचान करने का कोई तरीका नहीं था और उसकी अधिकांश आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग जहरीले कोहरे का विरोध करने के लिए किया गया था। जियो योरू पूरी तरह से अपनी याददाश्त के आधार पर आगे बढ़ी, लेकिन जल्द ही वह बड़ी मुसीबत में फंस गई। रक्तधुंध युद्ध के मैदान में रहने वाले राक्षस ने अचानक अपना मुंह खोला, जमीन से उभरा और सैकड़ों मीटर ऊंचा कूद गया। बस जियो योरू को एक ही घूंट में निगल जाना चाहता था। जियो योरू ने तुरंत प्रतिक्रिया की और चकमा दिया, लेकिन जैसे ही उसने राक्षस के हमले को चकमा दिया, एक बड़े मुंह ने दूसरी दिशा से हमला कर दिया। ये राक्षस रक्तधुंध युद्ध के मैदान में एक बहुत ही आम रक्त केंचुआ है। जब तक कोई जीवित प्राणी उनके क्षेत्र से गुजरता है तब तक उन प्राणियों द्वारा उस पर हमला किया जाता है, जिनमें लगभग कोई बुद्धि नहीं होती, जो पूर्णतः प्रदर्शित करता है कि योग्यतम की उत्तरजीविता क्या कहलाती है। अब बहुत देर हो चुकी है चकमा देने के लिए। जियो योरू ने रक्त केंचुए के विशाल मुंह को देखा और उसे नियंत्रित करने के लिए जीवा का उपयोग करने वाला था। परिणाम स्वरूप इस समय रक्त केंचुए का शरीर, जो सैकड़ों मीटर लंबा था, अत्यंत तीक्ष्ण सप्तरंगी तलवार की ऊर्जा से कट गया। दो टुकड़ों में विभाजित होने के बाद वह जमीन पर गिर गया और बेतहाशा छटपटाने लगा। वरिष्ठ भाई, जियो योरू ने तुरंत पहचान लिया कि यह हमला जियान फैंग द्वारा किया गया था। उसने उस दिशा में देखा जहां तलवार की ऊर्जा दिखाई दी थी और निश्चित रूप से उसने एक बहुत ही परिचित आकृति देखी जो जियान फैंग था, जो रक्तधुंध युद्ध के मैदान के केंद्र से वापस आया था। छोटी बहन, तुम्हें बाहर मेरा इंतजार करना चाहिए। जियान फैंग का मतलब जियाओ योरू को दोष देना नहीं था। वह जानता था कि यह जूनियर बहनें थी जो उसके बारे में बहुत चिंतित थी और यह भी उसकी गलती थी कि उसने उन्हें पर्याप्त सुरक्षा की भावना नहीं दी। जब जियो योरू ने सुना कि जियान फैंग का उसे दोष देने का कोई इरादा नहीं था, तो वह सीधे जियान फैंग के पास आए और उसका हाथ पकड़ लिया जैसे कि वह पूरी दुनिया की मालिक हो। भाई चलो बाहर चलें। ठीक है, जियान फैंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और जियो योरू को उसे रक्तधुंध युद्ध के मैदान से दूर खींच लेने दिया। 7 रंगों वाली परी सोने की तलवार की अवरोधक सुरक्षा के कारण जियो योरू थोड़ी बहुत दिशा पहचानने में सक्षम थी और उसने आसानी से वह दिशा ढूंढ ली जहां से वह आई थी। 1/4 घंटे बाद दोनों ने रक्तधुंध युद्ध क्षेत्र को एक साथ छोड़ दिया। कच्चा https://www.chainoshu.com/txt/101758130303701 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजकचिन्ह lab.com v1.5.8 A million in return, my senior brother is so generous. Chapter 97 WTR lab. बदले में 1 मिलियन, मेरा बड़ा भाई कितना उदार है। #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट इनाम। 0.2% #99 अध्याय 99 खुद को कुत्ते का खाना खिलाना। रक्तधुंध युद्ध के मैदान के बाहर ये याओ ने रक्तधुंध युद्ध के मैदान की दिशा में देखा, अपने हाथों को कसकर जकड़ लिया और उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। हालांकि उसने शियाओ योरू को रोकने की पूरी कोशिश की, फिर भी वह उसे रोक नहीं पाई। आखिरकार दोनों के बीच ताकत का अंतर अभी भी मौजूद था। जियो योरू के पास जियान फैंग द्वारा दी गई टूटी हुई इंद्रधनुषी तलवार थी, साथ ही 2 प्रकार की अजीब आग की शक्ति थी और उसकी ताकत निस्संदेह उससे अधिक मजबूत थी, जब तक कि कोई दूसरा स्वयं शरीर को नियंत्रित न करे। अन्यथा ये याओ में जियाओ योरू को हराने की ताकत नहीं थी। मैं अंदर नहीं जा सकता, अन्यथा अगर मेरा बड़ा भाई बाहर आ गया तो बाहर कोई उसका इंतजार नहीं करेगा। ये याओ ने मन ही मन बुदबुदाया। वह भी जियाओ योरू की तरह रक्तधुंध युद्ध के मैदान में प्रवेश करना चाहती थी, सब कुछ की परवाह किए बिना जियान फैंग को खोजने के लिए जो खतरे में हो सकता था। हालांकि एक अन्य ये याओ के शब्दों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। क्या तुम्हें उसकी ताकत पर विश्वास नहीं है? ये याओ ने 10 साल बाद ऐसा कहा। ये याओ, बेशक मैं अपने वरिष्ठ भाई पर विश्वास करती हूं, लेकिन क्या किसी को पसंद करना और उसके खतरे में होने की चिंता करना सामान्य नहीं है। 10 साल बाद ये याओ चुप हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुत्ते का खाना खिला दिया गया हो। क्या इसे स्वयं को कुत्ते का खाना खिलाना माना जाएगा? बात करते हुए खूनी युद्ध के मैदान की गहराई में 2 आकृतियां दिखाई दी, जिससे ये याओ की आंखें चमक उठी। ये 2 शख्सियतें थीं, जियान फैंग और जियो योरू। हालांकि 2 लोगों की मुद्राओं को स्पष्ट रूप से देखने के बाद ये याओ ईर्ष्यालु हो गई। दूसरी बड़ी बहन ने वास्तव में बड़े भाई को पीछे से कसकर गले लगाया और दोनों बाहर भी बड़े भाई की पीठ पर दबाव डाल रहे थे। क्या ये दोनों को एक में मिलाने की कोशिश है? वरिष्ठ भाई, मुझे खुशी है कि आप ठीक हैं। जियान फैंग के उतरने के बाद ये याओ ने तुरंत दौड़ी और जियान फैंग की बाहों को गले लगा लिया। ऐसा दृश्य सूज़ जो बहुत दूर नहीं था, उसकी हरी आंखों से ईर्ष्या करें। जियान फैंग अपनी छोटी बहनों के बीच इतना लोकप्रिय क्यों है, जबकि उसकी बड़ी बहन हमेशा उसे छोटे भाई की तरह मानती है, सिर्फ इसलिए कि उसकी शक्ल जियान फैंग से थोड़ी खराब है। उसके लिए ये स्वीकार करना और भी कठिन है कि उसकी बड़ी बहन बाइलिंग जियान फैंग को पसंद करती है।
जियान फैंग स्वाभाविक रूप से नहीं जानता भविष्य के छाया मंडप मास्टर सुज़ेचेन इस समय उसकी स्थिति से बेहद ईर्ष्या करते हैं और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जानता है या नहीं। जियान फैंग की दोनों भुजाएं अब उसकी दो छोटी बहनों द्वारा विभाजित कर दी गई हैं। इस समय आसपास के अन्य छोटे संप्रदायों के शिष्य वहां आए और जियान फैंग से रक्तधुंध युद्ध क्षेत्र में उसके अनुभव के बारे में पूछना चाहते थे। भाई जियान फैंग, रक्तधुंध युद्ध के मैदान में आपने क्या हासिल किया? हाँ भाई जियान फैंग, हमें एक व्यापक दृष्टिकोण बताओ। साथ ही ताओवादी जियान फैंग को इस यात्रा में बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ा होगा। क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या खतरे हैं? इन छोटे संप्रदायों के सभी अनुयायी जियान फैंग को अपना आदर्श मानते थे। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो रक्तधुंध के युद्ध क्षेत्र से सफलतापूर्वक बाहर निकल पाते हैं। हर किसी ने कुछ न कुछ हासिल किया होगा। ये भीड़ का सामान्य मनोविज्ञान है। जहां तक सुज़ेचेन की बात है, जो पहले जिंदा बाहर आया था, वह घावों से भरा हुआ था। भूल जाओ। भीड़ के सवालों का सामना करना। जियान फैंग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा, हर कोई, मुझे इस यात्रा में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अंदर के आध्यात्मिक खजाने को नुकसान पहुंचा है और इसमें कई खतरे भी हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसमें अवसर तलाशने के लिए प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में सावधानी से सोचना चाहिए। जियान फैंग ने इस तथ्य को छुपाया कि उसने अमर हथियार प्राप्त कर लिया था। जहां तक दूसरे वाक्य का सवाल है तो वह सचमुच यही कहना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि इन छोटे छोटे संप्रदायों के अनुयायी कुछ नुकसान कम कर सकेंगे, जिसे किसी की जान बचाने के तौर पर देखा जा सकता है। निश्चित रूप से जियान फैंग की बातें सुनने के बाद कई लोग पीछे हटना चाहते थे। यहां तक कि सीनियर भाई जियान फैंग ने भी ऐसा ही कहा। ऐसा होना चाहिए कि इस खूनी धुंध के युद्ध क्षेत्र में कई खतरे होंगे, इसलिए इसके लिए जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद जियान फैंग ने यहां रहने की योजना नहीं बनाई। उसने अस्थायी रूप से अपना दाहिना हाथ जियो योरू के स्तनों से बाहर निकाला और फिर अपना हाथ लहराया और युद्ध के देवता की उड़ने वाली नाव खुले स्थान में प्रकट हुई। चल दर भाई, अब हम कहां जा रहे हैं? जियान फैंग ने इसके बारे में सोचा और अंत में हंसते हुए कहा, मूल प्राचीन खदान। जैसे ही वह उड़ने वाली नाव पर चढ़ने वाला था, पीछे से बाई लिंग की आवाज आई। भाई जियान फैंग को पलटते देख उसने आगे कहा, यदि आपके पास समय है तो आपको हमारे युवा संप्रदाय में अतिथि के रूप में अवश्य आना चाहिए। मैं निश्चित रूप से आपका अच्छा बदला चुकाऊंगी। उसके बाद बाई लिंग अपना लाल चेहरा लेकर भाग गई। ऐसा दृश्य चारों ओर सबको देखकर वे सभी ईर्ष्यालु हो गए। हालांकि किसी को भी अन्याय महसूस नहीं हुआ। जियान फैंग की उत्कृष्टता बेजोड़ थी। वह सभी के दिलों में पहचाना जाने वाला वरिष्ठ भाई बन गया था। जब जियो योरू और येयाओर ने यह दृश्य देखा तो उन्हें स्वाभाविक रूप से ईर्ष्या महसूस हुई और यहां तक कि जियान फैंग की बाहों को गले लगाने की क्रिया भी बहुत बड़ी हो गई। सुज़ेचेन और भी अधिक स्तब्ध था और ऐसा लग रहा था कि वह केवल यही उम्मीद कर सकता था कि जियान फैंग उसकी वरिष्ठ बहन के बारे में भूल जाएगा। इस प्रकरण के बाद जियान फैंग ने येयाओ और शियाओ योरू को ले लिया और रक्तधुंध युद्ध के मैदान में उनके कार्यों को जल्द ही फैलाया जाएगा, जिसमें संत जियान फैंग का नाम भी शामिल होगा। युद्ध के देवता की उड़ती नाव पर मन की शांति के साथ उड़ने वाली नाव को चलाने के लिए जियान फैंग ने छोटी किलिंग को बाहर निकाला और इसे जियो योरू और येयाओर को खेलने के लिए दे दिया। सौभाग्यवश दोनों छोटी बहनों का दिल अभी भी लड़कियों जैसा है। जब उन्होंने सुंदर चीजें देखी तो वे अनजाने में ही आकर्षित हो गए, जिससे जियान फैंग को सांस लेने और अगली यात्रा के बारे में सोचने का कुछ समय मिल गया। दाउतन गुप्त क्षेत्र में 10 सबसे खतरनाक स्थान। अब वह 4 खतरनाक स्थानों से गुजर चुका है और अब वह मूल प्राचीन खदान की ओर जा रहा है। ये खतरनाक जगह अमर स्रोतों से भरपूर है। अमर स्रोत का एक छोटा सा टुकड़ा सैकड़ों आत्मा पत्थरों के बराबर हो सकता है। ये कहा जा सकता है कि उसे इस जगह पर अवश्य जाना चाहिए। हालांकि एक खतरनाक स्थान होने के कारण मूल प्राचीन खदान में भी कई खतरे हैं। कई लोगों ने मूल प्राचीन खदान से डरावने जीव निकाले हैं। भले ही गुप्त क्षेत्र के नियमों के कारण उन्हें नवजात आत्मा के स्तर तक ही सीमित रखा गया था, फिर भी उन्होंने आसानी से कई लोगों का वध कर दिया। केवल कुछ ही जीवित बचे लोग समाचार लेकर आए। बेशक यदि आप भाग्यशाली हैं तो उत्खनित अमर स्रोतों से अमर उपकरण प्राप्त करना संभव है। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है। कुछ घंटे बाद जियान फैंग ने युद्ध के देवता की उड़ान वाली नाव चलाई और मूल प्राचीन खदान के ऊपर दिखाई दिया। यह एक बहुत ही विस्तृत मैदान है। जमीन बंजर है और कई जगहों पर बड़े-बड़े सिंखोल हैं। ये सिंखोल खनन से बने हैं। जियान फैंग को अपेक्षाकृत ऊंची जगह मिली और वह वहां उतर गया। उतरने के तुरंत बाद जियान फैंग ने बहुत सारी लाशें देखी जो सभी विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों की थी और उनकी मौतें बेहद दयनीय थीं। कई लाशें जीवित टुकड़ों में फाड़ दी गईं और वे खुली आंखों से ही मर गए। इस दृश्य ने जियाओ योरू और येयाओ को असहज महसूस कराया। उन्होंने पहले कभी ऐसा भयानक दृश्य नहीं देखा था, मानो वे नरक में हो। वरिष्ठ भाई, दोनों महिलाएं जियान फैंग से कसकर लिपट गईं। कम से कम उन्हें अपने वरिष्ठ भाई के साथ सुरक्षित महसूस हुआ। कुछ गलत था। इस जगह पर इतनी सारी लाशें कैसे हो सकती हैं? और वहां एक भी जीवित व्यक्ति नहीं था। जियान फैंग ने भौहें सिकोड़ी। अचानक उसने देखा कि ये लाशें कुछ समय पहले ही मरी हुई प्रतीत होती थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें मारने वाला व्यक्ति अभी भी आसपास ही हो? जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, एक काली छाया ने भूत की तरह अचानक पीछे से हमला किया और उसके तीखे पंजे सीधे जियान फैंग की पीठ में घुस गए। कच्चा https://www.696.com/txt/130358758/1303067007 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजकचिन्ह lab.com 1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 98 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट नाम 0.2% #100 अध्याय 100 परिपक्व विचार श्वा इतनी भयानक गति से हवा में टूटने जैसी आवाज भी उत्पन्न हुई। जियान फैंग ने अपने आसपास लाशें देखकर पहले ही अपनी सतर्कता बढ़ा दी थी। लगभग एक पल में उसने पलटकर उस तेज हाथ को पकड़ लिया। शक्तिशाली टक्कर के कारण उसे कई कदम पीछे हटना पड़ा तथा जमीन पर कई गहरे गड्ढे भी बन गए। हालांकि जब उसने हमलावर का रूप देखा तो जियान फैंग चौंक गया। हमलावर एक बहुत ही खूबसूरत महिला निकली, दूसरे शब्दों में कहें तो एक बहुत ही रानी, और उसने जो कपड़े पहने थे वे पहले से ही फटे हुए थे। कई निजी अंग खुले हुए थे। हालांकि उसे खुद इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसकी फीनिक्स जैसी आंखें पागलपन से भरी हुई थी और इसका कोई कारण भी नहीं था। बस थोड़ा सोच रहा हूं। जियान फैंग अनुमान लगा सकता था कि यह महिला परिस्रोत से निकली होगी और उसे कई वर्षों के बाद मरना चाहिए था। अब उसके शरीर को नियंत्रित करने वाला एक शव से जन्मी एकदम नई आत्मा है। भाई, हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ हैं। मेरे भाई को छोड़ दो। जियो योरू और येयाओ ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और दोनों महिलाओं ने तुरंत अपनी सबसे मजबूत चालों का उपयोग किया। सभी ने महिला के शरीर पर हमला किया। हालांकि चाहे वह जियाओ योरू की अजीब आग थी या येयाओ की तलवार, उनका उस महिला पर कोई प्रभाव नहीं था। दोहरे हमले के बाद भी वह सुरक्षित रही। कितना शक्तिशाली शरीर है। जियान फैंग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसे शक्तिशाली और सुंदर शरीर को नष्ट करना दुखद लगता है। तभी जियान फैंग के दिमाग में एक अपरिपक्व विचार आया। चूंकि यह लाश की आत्मा का शरीर है, क्या पैदा हुआ आध्यात्मिक ज्ञान मिटाया जा सकता है और फिर छोटे किलिंग को दिया जा सकता है? निश्चित रूप से ऐसा विचार करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वही बड़ी जगह है। इस बारे में सोच रहा हूं। जियान फैंग ने जल्दी से जियाओ योरू और येयाओ के हमलों की अगली लहर को रोक दिया और अपने सामने महिला को बांधने के लिए अमर रस्सी निकाल ली। हालांकि अमर बंधन रस्सी की बंधन विधि वह नहीं थी जो वह चाहता था और यह अभी भी एक कछुए का खोल था। जियो योरू ने देखा कि जियान फैंग ने महिला को वश में कर लिया है और जल्दी से जियान फैंग के पास गई और फिर पूछा, भाई यह महिला क्या है? हाँ भाई, लगता है उसके पास कोई आध्यात्मिक बुद्धि नहीं है। येयाओ ने महिला की लाल आंखों को देखा और उसकी जिज्ञासा फूट पड़ी। जियान फैंग ने स्वाभाविक रूप से अपना अनुमान नहीं छिपाया। यदि मैं गलत नहीं हूं तो उसे बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था और फिर एक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा अमर स्रोत में बंद कर दिया जाना चाहिए था और धीरे-धीरे एक नई आध्यात्मिक बुद्धि को जन्म देना चाहिए था। कुछ समय पहले तक उसे किसी ने खोदकर निकाला था और जमीन पर पड़ी ये लाशें उसके हाथों मरी थीं।
जियाओ योरू और ये याओ दोनों ने सिर हिलाया, लेकिन जल्द ही उनके मन में नए संदेह पैदा हो गए। तो फिर हमें उसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? मैं उसके शरीर में नई आध्यात्मिक बुद्धि को खत्म करने की योजना बना रहा हूं और फिर छोटे किलिंग को उसके शरीर में प्रवेश करने दूंगा और खरोंच से अमर बनने का अभ्यास करूंगा। जैसे ही वह बोल रहा था, जियान फैंग ने ये याओ से कुलिन इमोर्टल मेडिसिन ली। इस समय उसकी बड़ी नीली आंखें जियान फैंग को बड़ी उत्सुकता से देख रही थीं। जब तक उसके पास शरीर है, वह मंडप मास्टर से बात कर सकता है। छोटे दोस्त, क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूं, मंडप मास्टर। छोटे किलिंग ने भारी स्वर में सिर हिलाया, जिससे पता चला कि कोई समस्या नहीं थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अमर औषधि को मानव रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यदि वे मानव रूप बनना चाहते हैं, तो वे केवल एक शरीर धारण कर सकते हैं और यह एक नया शरीर होना चाहिए। और अगर जियान फैंग ने सही अनुमान लगाया, तो उसके सामने खड़ी महिला एक अमर लाश होगी। जब तक आप साधना के मार्ग पर चलते हैं, आप निश्चित रूप से तेजी से प्रगति कर सकते हैं। छोटे किलिंग के लिए इसे भौतिक शरीर के रूप में उपयोग करना सबसे अच्छा है। ये देखकर कि छोटा लड़का सहमत हो गया, जियान फैंग भी खुश हुआ। फिर उसने ताबीज का एक टुकड़ा निकाला और उसे महिला शव की छाती पर चिपका दिया और समझाया, ये वानफुपी के बुजुर्गों द्वारा मुझे दिया गया ताबीज का कागज है। मैं इसे अब महिला शव पर चिपका रहा हूं। 7 दिनों के भीतर महिला शव में नवजात आत्मा निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगी। क्या जादुई ताबीज कागज है? ये याओ में कुछ कहे बिना नहीं रह सकी जब उसने जियान फैंग को महिला शव की छाती पर ताबीज का कागज चिपकाते देखा। रुको, छाती, छाती क्यों? 3 जोड़ी आंखें जियान फैंग को संदेह भरी नजरों से देख रही थीं। जियान फैंग अच्छी तरह से तैयार था और उसने शांति से कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि छाती वह जगह है जहां सैकड़ों एक्यूपॉइंट मिलते हैं। इसे यहां चिपकाने से उसके शरीर में नवजात आत्मा सबसे तेज गति से बाहर निकल सकती है। तो ये बात है, जियो योरू और ये याओ जियान फैंग के बारे में अपनी गलतफहमी से शर्मिंदा थे। बड़ा भाई तो इतना सिद्ध है, बस शव पर चर्बी के 2 ढेरों से कैसे हिल सकता है? उन्होंने शायद बहुत ज्यादा सोचा होगा। ठीक है, बस इतना ही। जियान फैंग ने महिला शव पर ताबीज चिपकाने के बाद वह खड़ा हो गया। महिला शव, जो अभी तक बहुत आक्रामक था, अपना सिर नीचे कर चुका था और पूरी तरह से बेजान हो गया था, मानो उसने अपनी आत्मा पूरी तरह से खो दी हो। हालांकि जियान फैंग को पता था कि उसे लगभग 1 सप्ताह तक इंतजार करना होगा। जब अमर औषधि ने महिला शव के शरीर पर कब्जा कर लिया, तो कुछ रहस्य सुलझ गए। उदाहरण के लिए, त्यांजी मंडप में क्या हो रहा था और यह छोटा लड़का उसके इतने करीब क्यों था? लाश से निपटने के बाद जियान फैंग ने महिला लाश को अंतरिक्ष वलय में डाल दिया। जीवित लोगों के अतिरिक्त अंतरिक्ष वलय में कुछ भी रखा जा सकता है, इसलिए एक महिला शव को रखना कोई बड़ी समस्या नहीं है। भाई, अब हमें क्या करना चाहिए? ये याओ ने जियान फैंग को महिला की लाश को हटाते हुए देखा और जियान फैंग से उसकी अगली योजना के बारे में पूछा। उसने पूरी तरह से जियान फैंग को रीढ़ की हड्डी के रूप में माना था। क्या मुझे ये कहना चाहिए? जियान फैंग ने अपना हाथ हिलाया और कहा, चलो चलें और खजाने की खुदाई करें। उसके बाद उसने एक त्यांकिंग के नीचे की ओर उड़ान भरने की पहल की। इन त्यांकिंग में खजाने खोदने के मौके थे, इसलिए वह निश्चित रूप से इसे नहीं छोड़ सकता था। दोनों महिलाएं भी तेजी से पीछे पीछे चली गईं। कुछ ही देर बाद वे त्यांकिंग की तलहटी तक पहुंच गए। यद्यपि यहाँ गुप्त अंधेरा था, फिर भी जियान फैंग की 7 रंगों वाली परिस्वर्ण तलवार से पूरे खदान के गड्ढे के तल का विशाल स्थान बहुत उज्ज्वल रूप से प्रकाशित हो रहा था। जियान फैंग को इसका हल्का सा एहसास हुआ और वह जानता था कि वे जमीन से हजारों मीटर दूर होंगे। खदान के नीचे कई खदानें थीं। जियान फैंग मूल रूप से एक खदान की गुफा खोजना चाहता था, जिसमें वह जा सके। लेकिन इस समय वह छोटा सा किलिंग जिसे वह पकड़े हुए था, उसने अचानक अपने छोटे-छोटे पंजे फैलाए और खदान की एक गुफा की ओर इशारा किया। जियान फैंग ने आश्चर्य से कहा, छोटे आदमी, क्या तुम्हारे पास अभी भी खजाने खोजने की क्षमता है? छोटे किलिंग ने सिर हिलाया, अपनी बड़ी नीली आंखें झपकाईं, बहुत प्यारा और अच्छा व्यवहार किया और यहाँ तक कि जियान फैंग की बाहों से रगड़ भी खाई। बहुत अच्छा। जियान फैंग ने उसके छोटे से सिर को छुआ। फिर कई लोग उस छोटे लड़के द्वारा बताई गई खदान की गुफा में घुस गए। ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में इस खदान गुफा के कई हिस्से ढह गए हैं और खदान गुफा में कुछ लाशें भी हैं। जियान फैंग और अन्य लोगों को न केवल खदान गुफा को साफ करना है, बल्कि इन लाशों से भी बचना है। आधे घंटे बाद, यहाँ तक कि जियान फैंग को भी नहीं पता था कि वह कितनी दूर तक अंदर चला गया था। जब तक उसकी बाहों में छोटे किलिंग ने उसके बगल में एक चट्टान की दीवार की ओर इशारा नहीं किया, एक अत्यंत उत्साहित नजर दिखाते हुए, जिसका स्पष्ट अर्थ था कि अंदर एक खजाना था। जियान फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथ में रंगीन परिसोने की तलवार को सीधे खुदाई के लिए फावड़े के रूप में इस्तेमाल किया। जल्द ही परिस्रोत का एक टुकड़ा हर किसी की आंखों में दिखाई दिया। परिस्रोत में नीली लौ की एक गेंद धीरे-धीरे कूद गई। कच्चा https://www.696.txt/109 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5 A million in return, my senior brother so generous. Chapter 99 WTR LAB